मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग और मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनएफडीबी के डेलीगेट्स प्लीज कृपया मंच पर आ जाएं। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जैसा कि हर कार्यक्रम की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के साथ, हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस आयोजन की विधिवत शुरुआत करें। उस तरफ और साथ ही मध्य प्रदेश गान लगा दिया जाए। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट झलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट झलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग एवं मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आज मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 का आयोजन किया गया है। मेरा सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के पश्चात हमारे बीच में जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कृपया हमारे फॉरेन से आए हुए डेलीगेट्स का स्वागत करें। सर्वप्रथम मिस्टर इको वतनाबे, फर्स्ट सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में फॉरेन के डेलीगेट्स हैं, कृपया जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मिस्टर इको वतनाबे, फर्स्ट सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया है। इसके पश्चात मिस्टर बद्री प्रसाद तिवारी, काउंसलर इकोनॉमिक, एम्बेसी ऑफ नेपाल इन इंडिया। कृपया जोरदार तालियों के साथ में हमारे इन फॉरेन डेलीगेट्स का स्वागत करें। इसके पश्चात मिस्टर डो ड्यू खान, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ वियतनाम इन इंडिया। कृपया जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें मिस्टर डो ड्यू खान, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ वियतनाम इन इंडिया। इसके पश्चात मिस्टर डोनाविट पुलसवट, कंसुल जनरल रॉयल थाई कंसुलेट इन मुंबई। कृपया तालियों के साथ हमारे इन फॉरेन डेलीगेट्स का अभिनंदन करें। मिस्टर डोनाविट पुलसावट, कौंसिल जनरल रॉयल थाई कंसुलेट इन मुंबई। इसके पश्चात शिवराज नंदलाल, काउंसलर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मार्केट डेवलपमेंट एशिया डिवीज़न, हाई कमीशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस इन इंडिया। हमारे बीच में जयपाल सिंह चावड़ा जी हैं। आप कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम धीमान, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, आपसे निवेदन है कृपया माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्री एम के पथरोलिया जी, मुख्य महाप्रबंधक मत्स्य महासंघ, आपसे निवेदन है आप कृपया आएं और शंकर लालवानी जी, सांसद महोदय, इंदौर का स्वागत करें। श्री भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश शासन, आपसे निवेदन है आप कृपया श्री सागर मेहरा जी, संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत करें। श्री रवि गजभिया जी से निवेदन है आप कृपया आएँ और श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। धीमान सर से निवेदन है कृपया हमारे अन्य अतिथियों का भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करें। धीमान सर से निवेदन है पीएस मैडम का भी कृपया अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ देकर। कल्पना मैम का भी अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज का हमारा जो ये मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 है, आखिर किन उद्देश्यों को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इससे हमारे प्रदेश के जो मछुआरे बंधु हैं उनका क्या लाभ होने वाला है और आगे क्या गतिविधियां संचालित की जाएगी, इन सभी पर प्रकाश डालने के लिए मेरा निवेदन है। श्री भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश शासन, आप कृपया आएँ और प्रदेश की मत्स्य पालन गतिविधियों पर अपना उद्बोधन दें। श्री भरत सिंह, संचालक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश शासन। आज के हमारे इस एक दिवसीय कार्यशाला में पधारे मैं सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारे माननीय श्री तुलसी सापट जी, मंत्री जी, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, आपका सर स्वागत है। शंकर लालवानी जी, सांसद महोदय, आपका भी सर स्वागत है। पुष्पमित्र भार्गव जी, आप भी हमारे गेस्ट हैं सर, आपका स्वागत है। रमेश मेंदोला जी, आपका सर स्वागत है। माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष इंदौर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्री गौरव रणदिवे जी, नगर पालिका अध्यक्ष, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रबंध संचालक हमारे एमडी सर, उनका स्वागत है। हमारी माननीय प्रमुख सचिव महोदया, आपका भी स्वागत है। सर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में सर ये हमने प्रयास किया है, इसमें सर हमारे भारत सरकार से श्री सागर मेहरा सर, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो पधारे हुए हैं, उनका हृदय से स्वागत है। सर, हमारे जो विदेश से लोग आए हुए हैं, उनका भी डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये 5 कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे एनएफडीबी, हमारे एनसीडीसी, हमारे मुख्य रूप से विनीता मैम, हमारे विजय कुमार जी एनएफडीबी से पधारे हुए हैं, इनका हृदय से स्वागत है। इसके बाद सर हमारे करीब 6 राज्यों से हमारे डायरेक्टर्स पधारे हुए हैं, जिनमें सर हमारे डायरेक्टर एच एन द्विवेदी सर, देव कुमार सिंह छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, यूपी से नकवी सर पधारे हुए हैं, और राकेश जी हरियाणा से पधारे हुए हैं, और मुरली कृष्णा जी हमारे तेलंगाना से पधारे हुए हैं। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस वनडे वर्कशॉप में हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारा मछली पालन को एक दिवसीय प्रोडक्शन, एनहेंसमेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। हमारे भाइयों को जो अच्छी से अच्छा मछली मिले, हमारी मार्केटिंग है, हमारी ब्रांडिंग है, इसके संबंध में हमारी एक कार्यशाला रखी हुई है। आज हमारे मंच पर जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इनकी पैनी नज़र जो है हमें प्रोत्साहित करेगी, और हमारी इस कार्यशाला में जो हमारे मछुआरे भाई हमारे पूरे मध्य प्रदेश से जो पधारे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। आज हमारी जो कार्यशाला है, इसको सफल बनाने के लिए हमें माननीय मंत्री महोदय का, हमारे पूरे मंच पर विराजमान सभी राज्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इनके जो भी दिशा निर्देश में प्राप्त होंगे, उनका हम अक्षर से पालन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री सागर मेहरा जी को, संयुक्त सचिव मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। आप कृपया भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और विशेषकर वो योजनाएं जिनके कारण मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ ही युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं, उस पर प्रकाश डालें। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सागर मेहरा जी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री शंकरलाल लालवानी, सांसद इंदौर, सुश्री कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद, श्री रमेश, माननीय विधायक इंदौर, श्री जसपाल छावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, सम्मान योग्य श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार, सुश्री आर वनीता, मुख्य संचालक एनसीडीसी, श्री विजय कुमार, कार्यपालक निदेशक एनएफडीबी, श्री गौरव रणदीव, कार्यपालक निदेशक एनएफडीबी, श्री पीएल धीमान, प्रबंधक संचालक महासंघ, मत्स्य महासंघ मध्य प्रदेश सरकार, और श्री भरत सिंह जी,
Director Fisheries Madhya Pradesh Sarkar, delegates from different embassies, fishers, fish farmers, entrepreneurs, NFDB, NCDC team, delegates from different states, friends from media, आप सभी को नमस्कार। आज की इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं तहे दिल से मध्य प्रदेश प्रशासन का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात को आप सबके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब जो लोग फिशरीज़ और एक्वाकल्चर से जुड़े हुए हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्री अलाइड सेक्टर में जितने भी दूसरे सेक्टर हैं, चाहे वो डेयरी हो, लाइव स्टॉक हो, हॉर्टिकल्चर हो, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। दलवई कमेटी जिसका गठन किया गया था डबलिंग फार्मर्स इनकम पर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा है कि क्रॉप सेक्टर की अलावा दूसरे सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें डेयरी, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर और फिशरी शामिल हैं। और फिशरीज़ सबसे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है और लगभग हमारे 3 करोड़ लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और उससे 2.5 से 3 गुना से ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है एग्री और अलाइड एक्टिविटीज़ के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो फिशरीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ। और अगर आप इसकी एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट पर देखेंगे, जो हमारी वार्षिक औसतन वृद्धि दर है 2014 से 2020 तक 7% से अधिक रही और पिछले वर्ष 2022 में कोविड महामारी के चलते भी इस क्षेत्र का वृद्धि दर 10 पॉइंट से अधिक रहा, जो अपने आप में एक अद्वितीय उपलब्धि है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर से फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी सभी कुछ उपलब्ध होता है। और हमारे किसानों ने, हमारे मछुआ बंधुओं ने, उसके साथ राज्य सरकारों द्वारा, भारत सरकार द्वारा लाई गई नीतियों और प्रोग्राम के चलते पिछले वर्ष 2021-22 में कुल 162 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। और 10.38% की दर से इसमें वृद्धि हुई है। और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर में इमेंस पोटेंशियल है। हमारे मछुआ बंधुओं को, हमारे मछली किसानों को, एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो उसमें हमारी महिलाएं हों, सभी को रोज़गार देने के लिए, सभी की आय में बढ़ोतरी के लिए, खुशहाली के लिए, फिश फार्मर्स, फिशर्स, वेंडर्स और जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो हैचरी ओनर्स हों, चाहे वो फीड बनाने वाले हों, फीड मैन्युफैक्चरर्स हों, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ खुशहाली के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 32,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट का, अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य के तहत 2015 में ब्लू रेवोल्यूशन योजना का कार्यान्वयन किया गया 2020 तक, जिसके तहत लगभग 3,000 करोड़ का सरकार की तरफ से निवेश किया गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर मिला लें तो ब्लू रेवोल्यूशन के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उसके बाद क्षेत्र की और चलायमान बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, टू कंसोलिडेट द गेन्स ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, 2018 में भारत सरकार ने फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक योजना का आरंभ किया, जिसमें 7,520 करोड़ का नियोजन किया जाना है, निवेश किया जाना है। और इस योजना के तहत अभी तक 4,920 से अधिक के करोड़ के अधिक के परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और अभी 2,000 करोड़ की और परियोजनाओं को और योजनाओं को स्वीकृति दी जानी बाकी है। और इसमें मैं कहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक सरकारों का संबंध है, अभी तक 13 या 14 राज्य सरकारों ने इसके तहत
लाभ उठाया है। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आए और इस योजना का लाभ उठाए। इसमें चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हों, हैचरीज़ हों, फीड मिल हो, आइस प्लांट हों, सभी का लाभ उठा सकते हैं। और सरकारों के साथ साथ इसमें इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो हमारे यंग लोग हों, एजुकेटेड लोग हों, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान किया गया है। इस दोनों योजनाओं की उपलब्धियों को आगे ले जाने के लिए भारत सरकार ने 2020 मई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लॉन्च किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया, इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 8,563 करोड़ की योजनाओं का स्वीकृति दी जा चुकी है और इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए की राशि अभी तक विभिन्न राज्यों को जारी कर दी गई है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 750 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है और अभी तक इस निवेश के अगेंस्ट मध्य प्रदेश में 492 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं के निवेश को स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार इस योजना का लाभ अभी तक मध्य प्रदेश ने पूर्ण रूप से लिया है और मुझे आशा है कि आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश की अगर आप रिवर्स और रिजर्वायर और टैंक्स एंड पॉन्ड्स का एरिया अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में 17,000 किलोमीटर से अधिक रिवर्स और कनाल्स अवेलेबल हैं, 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक के रिजर्वायर अवेलेबल हैं और 78,000 हेक्टेयर से अधिक के टैंक्स एंड पॉन्ड्स अवेलेबल हैं। यदि हम इन रिसोर्सेज पर नज़र डालें तो हमें लगेगा कि केज कल्चर को एक बड़े बिग वे में ले जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ टैंक्स और पॉन्ड्स में डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए तिलापिया कल्चर और स्कैम्पी कल्चर की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में स्कैम्पी कल्चर को बड़े स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। स्कैम्पी में एक अच्छी बात यह है कि स्कैम्पी आपके जो अभी किसान हैं, मछली किसान हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग पॉन्ड में कर सकते हैं, क्योंकि स्कैम्पी एक बॉटम फीडर है, उसके लिए ना अलग फीड की ज़रूरत है और आपको खाली 15 से 20,000 रुपये की लागत के साथ आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का फ़ायदा होगा किसानों को। और इसके अच्छे बीज की उपलब्धि के लिए सीफा ने कम से भी कम 20 हैचरीज़ के साथ MOU किया है, तो आपको उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से इसका बीज भी आसानी से मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश के मछली किसान इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसके साथ साथ मैं प्रशासन से कहूँगा कि तिलापिया एक्वा कल्चर को भी राज्य में बढ़ावा दें, क्योंकि तिलापिया की बाहर विदेशी मार्केट्स में बहुत डिमांड है और आपके किसानों को इसकी खेती करने से विशेष लाभ होगा। इसके अलावा जैसे हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी सीड फार्मर्स के लिए हमेशा ही एक समस्या रहे हैं और हमारे पॉन्ड्स की प्रोडक्टिविटी भी कम है, डिजीज़ की समस्या है और टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए भी एक हमें बिग वे में प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मेरा आग्रह होगा मध्य प्रदेश प्रशासन से कि अच्छी ब्रूड बैंक्स की अच्छी परियोजनाएं बनाएं, ट्रेनिंग की अच्छी परियोजनाएं बनाएं, डिजीज सर्वेलेंस की अच्छी योजना बनाएं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अच्छा सीड नेटवर्क तैयार करने के लिए राज्य में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए अच्छी परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सबमिट करें और हम उसको अप्रूव करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारी जो महिला शक्ति है उसका सही मायनों में सशक्तिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो कृपया अपने प्रदेश में महिलाओं के अच्छे से सशक्तिकरण के लिए अधिक से अधिक परियोजनाओं में उनका हिस्से का प्रस्ताव रखें और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और उन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को, उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को दें। इसके साथ साथ प्रदेश के जो युवा हैं उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को
एनकरेज करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत NFDB द्वारा कार्यान्वित की जा रही एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो एक योजना है, उसके तहत अधिक से अधिक प्रस्ताव सबमिट करवाए जाएं ताकि वो लोग उनका फ़ायदा उठा पाएँ। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कलेक्टिवाइजेशन पर एक विशेष एम्फेसिस दिया गया है कि सभी फार्मर्स को, सभी मछुआरों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अगर वो इकट्ठे होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर अधिक होगी, बाज़ार में उनका हिस्सा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, इनपुट खरीदने में आसानी होगी, अपना सामान बेचने में आसानी होगी। और FFPO बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से लगभग 58 लाख रुपए तक की सहायता अवेलेबल है। इंक्यूबेशन ग्रांट, मैनेजमेंट ग्रांट और इक्विटी ग्रांट के रूप में वो दी जाएगी। तो कृपया मेरा आग्रह होगा जो मत्स्य फेडरेशन है उससे और सरकार से भी कि अधिक से अधिक FFPO के प्रस्ताव NCDC के थ्रू, NFDB के थ्रू और सीधे अपनी ओर से भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सबमिट करें ताकि इसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बढ़ते हुए उद्योगीकरण के बाद हमारी जो फिशरीज़ रिसोर्सेज की धरोहर थी हमारी नदियों में, हमारी कनाल्स में, वो घटती जा रही है। उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार रिवर रेंचिंग को बड़े स्तर पे सहायता दे रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि रिवर रेंचिंग के लिए एक अच्छी योजना बनाएं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हमें दें ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें। इसके साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि पहले 2018 से पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा केवल क्रॉप सेक्टर के लिए उपलब्ध थी। 2018-19 के बजट में यह घोषणा की गई कि KCC की सुविधा अब हमारे मछुआ बंधुओं और मछली किसानों के लिए भी उपलब्ध होगी। और अभी तक इसमें लगभग 1 लाख के आसपास कार्ड ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं और इसमें जो भी इस सुविधा के पात्र हैं उनको जल्दी से जल्द आसानी से मिले, उसके लिए विशेष रूप से पिछले 2 साल से अभियान जारी है और अभी 15 सितंबर से दोबारा से अभियान जारी किया गया है। अभी ये अभियान जिला स्तर पे है, जल्दी ही इस अभियान को पंचायत स्तर पर भी किया जाएगा। तो मेरी प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से, फेडरेशन से, कोऑपरेटिव से, सभी से अनुरोध है कि इस सुविधा के पात्रों के लिए अधिक से अधिक KCC एप्लीकेशन कैंप में जाकर सबमिट करें और उसके बाद हमें इसकी सूचना दें। हम भी अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पूरी कोशिश करेंगे कि सभी पात्रों को इस सुविधा का जल्दी से जल्दी लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश प्रशासन का, मंचासीन महानुभावों का, ऑफ द डायस, ऑन द डायस सभी का धन्यवाद। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आऊँ और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताऊं। मेरा पुनः आग्रह होगा हमारे मछुआ बंधुओं से, मछली किसानों से कि कृपया अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर से ज़रूर मिलें और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किसान क्रेडिट कार्ड में उपलब्ध सभी लाभ अवश्य उठाएं। और अगर कोई भी समस्या है, आपकी किसी भी प्रकार की आपकी जानने की जिज्ञासा है, क्वेरी है, तो NFDB ने एक टोल फ्री नंबर भी रखा है और NFDB की टीम यहाँ आई है, वो आपसे शेयर करेगी। कृपया उसका अवश्य लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र को प्रभावशील और सार्थक बनाने की दृष्टि से हाल ही में पृथक से सहकारी विभाग का गठन किया है। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वर्तमान परिदृश्य में और बढ़ गई है। इस संस्था का महत्व मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आखिर हम सब के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मुख्य निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम R विनीता जी। आप कृपया आएँ और इस के बारे में हमें मार्ग प्रशस्त करें। R विनीता जी।
सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मंच में बैठे हुए उपस्थित हुए सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Honorable Minister for Fisherman Welfare, Fisheries and Fisheries Development Department, Madhya Pradesh, Government of Madhya Pradesh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Fisheries Department, and Shri Shankar Lal Lalwani ji, MP Lok Sabha, Shri Kavita Prathidar, MP Rajya Sabha, Shri पीयूष मित्रा जी, मेयर रमेश मिलोनी जी, MLA, JS सर, सहर मेहरा जी, विजय कुमार जी, all the dignitaries from the embassies of various countries and stakeholders, सभी को मेरा नमस्कार। I am from the Chief Director, as I sir said that I am Vanita, Chief Director from the National Cooperative Development Corporation. We are here just because to develop the FFPO, Fisheries Farmers Fisheries Cooperative Producers Organization. We are the part of the Ministry of Cooperation. The Ministry of Cooperation started in 6th July 2021 to give an important emphasis for the cooperative. मैं actually partially I am trying to speak in Hindi आपको समझने के लिए। सहकारिता मंत्रालय या सेपरेटली बना गया इसलिए कि सहकारिता को डेवलप करने के लिए, सहकारिता का जो FFPO है उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हम इधर NCDC है। तो इसी में इसका मार्गदर्शन करने के लिए मंत्री जी अमित शाह है, तो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि इसको डेवलप करने के लिए जो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी में जो क्या है उसका सर जॉइंट सेक्रेटरी सर सहर मेहरा जी आपको सब बताया। तो अभी NCDC क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो लाइफिक इज द सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, फर्स्ट एवर इंक्यूबेशन सेंटर in the country that we have started last year. It was inaugurated by the Minister Rupala ji and L Murugan ji, Minister MOS L Murugan ji. उसी में हम क्या करते हैं, तो उस आप लोगों को जो फिशरमैन है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। क्या हम ट्रेनिंग दे सकते हैं फिशरमैन को? नहीं। हम फिशरमैन से हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो और एक बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मछली पकड़ने का हमें कभी भी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन हम सिखा सकते हैं आप लोगों का उसको ज़्यादा कैसे पैसा बना सकते हैं, हाउ यू कैन डेवलप पैसा ज़्यादा, इसमें से जो आप जानते हैं टेक्निक उसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग DPR प्रिपेयर करने के लिए। तो वो 45 डेज दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेंटर है, गुड़गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, उसमें आपको हम सिखाते हैं। तो उसके बाद फील्ड में आके और रिमेनिंग टाइम में उसको कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। सहकारिता ऐसे होता है, एक सिंगल में सहकारिता एक बन के सहकारिता नहीं हो सकता है। तो कितना बनना पड़ेगा? मिनिमम 100 लोग। 100 लोग क्या बड़ा लोग है क्या? नहीं, ये घर में तो 4 लोग 5 लोग तो मिनिमम होते हैं। तो कितना घर मिलके एक FFPO बन सकता है। तो आप लोग ये कट्टा जोड़ दिया तो क्या होगा? हम क्यों FFPO बनना है? सर ने अभी बोला 1500 करोड़ 200 करोड़, बड़ा बड़ा नंबर बोला। ये क्या आके भाषण दे के चले जाएंगे क्या? नहीं, ये पैसा आ रहा है, सबको जा रहा है, फिशरमैन के लिए जा रहा है। ये कॉर्पस फंड कर दिया है, आपके लिए है। तो आपको कैसे मिलेगा ये? आप लोग एक इकट्ठा होना चाहिए। ये इकट्ठा होने से क्या फ़ायदा होगा? आपका हर घर में इसमें डेवलपमेंट होगा, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपका घर में ये पैसा आने से क्या होगा? क्यों दे रहे हैं गवर्नमेंट? ये आपका वो मध्य प्रदेश
बड़ा होगा, इकोनॉमिकली डेवलप होगा, उसके बाद हमारा देश डेवलप होगा। यही है हमारा मकसद यही है। तो इसके लिए आप लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इसको कैसे करें, कैसे ट्रेनिंग लें, इसमें कैसे हम FFPO बनाएं। तो उसके लिए शैलेंद्र सिंह है, उसका ऑफिस है भोपाल में है, आप कभी भी बुलाएंगे वो आ सकते हैं। कैन यू स्टैंड अप फॉर अ मिनट एंड टर्न दैट साइड एंड शो योरसेल्फ। इनको छोड़िए मत, ये इधर ही रहेंगे, स्टॉल है, उनको छोड़िए मत, उनका नंबर ले लीजिए, उनको परेशान करिए। वो आके हमसे पूछना चाहिए मैडम मुझे ट्रांसफ़र करो, नहीं तो अच्छा बनाना है। इतना आप उनको तंग करना चाहिए कि इधर बहुत सारा FFPOs बनेगा और डेवलपमेंट होगा। वो जो पैसा अभी ने बताया, सर ने बताया, सारा दूसरा स्टेट के नहीं जाएगा, पूरा MP का आना चाहिए। आप इतना कोशिश करेंगे, इतना करना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें उम्मीद है, क्योंकि मैं अपना मंत्री जी को देखा था। फर्स्ट मैंने पूछा, मंत्री जी विश्वास नहीं आया, और दूसरा इधर पूछा था, मंत्री जी यही है। देन अगेन आई वांटेड टू कंफर्म, मंत्री जी यही है, क्योंकि मंत्री जी फिशरमैन का फिश जैसे इतना वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव, मुझे विश्वास ही नहीं आया। मंत्री जी को देखने के बाद, थैंक यू, मंत्री जी को देखने के बाद मुझे उम्मीद आ गया कि वो सारा PMMSY फंड इधर ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इधर आ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इधर बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके थ्रू मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट होगा और देश के डेवलपमेंट होगा। इसको मैं विश्वास को लेके धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता मैम। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री विजय कुमार जी को, कार्यपालन निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। शुक्रिया जी। मैं पहला आपसे क्षमा पूछने के लिए सोच रहे, लेकिन उतना हिंदी हमको उतना नहीं आते, आप सीधा साफ बात करने के लिए मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इंग्लिश में बात कर दूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and other secretary for Madhya Pradesh, and joint secretary from the Department of Fisheries, Government of India, NCDC director, and embassies who have joined here. It is pleasure to see embassies who have joined here from other countries, and director of all the states who are present here, and all my fishermen friends who have joined here. It is really an opportunity for me to be here on this auspicious day, and I would first of all congratulate Madhya Pradesh government for taking an initiative to organize this sort of program which will facilitate and pass on the information to all the people who can able to avail the assistance which are existing in state government as well as from the central government. So I am very, very happy on this occasion, as our joint secretary is bone behind it actually to come up with this PMMSY scheme. Dr. Balaji and Dr. Sagar Mehra Sahab have worked a lot, more than 2 years to bring up all these schemes actually. The PMMSY, it is having almost 70 schemes. So which is starting from A to Z, you can call it. So it is from mother fish, that is brooders, hatcheries, spawning side, as well as from the marketing side also it is included, pond construction, nursery, everything whatever you want to start an initiative in fisheries. So everything is covered in PMMSY. And as of now the scheme is still open for innovative projects who want to do some innovative projects and suggest your innovative skills, so the same thing can be incorporated. So all these schemes can be, innovative schemes can be brought up, and still
our Department of Fisheries Ministry is willing to take up all the innovative schemes and come up with, add all your innovative schemes there. It is apart from PMMSY 60-70 schemes which are existing, there is a scheme called as FIDF also, Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development, where you get 3% of interest subvention. So this is almost, if the bank is giving 10% interest, so normally 3% is contributed by the government and you will be charged with only 7%. So this is, apart from this, we have the entrepreneurship schemes also, where women category will get up to 1.5 crores if your investment is more than 5 crores. And the general category gets 1.25 crores. So these are the schemes. In addition to that, PMMSY, FIDF, entrepreneurship. So there are a lot many schemes actually, those who are showing interest. And Madhya Pradesh has come up with most of the schemes actually. So I have seen only some 7-8 schemes where very aggressively Madhya Pradesh is operating. That I can quote actually only this ornamental fish and aquarium. They are leading in availing the schemes actually from NFDB. And new pond construction, rearing tanks, then cycle with ice boxes, they have taken a lot. RAS, mainly the large recirculatory aquaculture system, they have taken almost 29 numbers, that is also a good number actually. Bioflocks, small bioflocks, they have taken almost 176, Madhya Pradesh. These cages actually which need to be installed in reservoirs also, they have taken initiative in putting cages in the reservoirs. So this is almost around 350 numbers they have availed. It is really a great utilization of the, today what we can see, the motorcycle with ice boxes. For Madhya Pradesh, we have given almost 1,141. So this is a good number actually. And three-wheelers also 100 and odd we have given. So why all this being done actually to keep up the cold chain development? Because the production is going up day by day. Though the ministry has fixed a target of 22 million metric tons, that is 22 lakh tons. And today the production of India is 18 million metric tons, that is 180 lakh tons. Where when the production is increasing, definitely in the coming 2 to 3 years of time with the implementation of all the PMMSY schemes in all the states, it is really a great opportunity. The domestic production is going up and up. And at the same time, it is our duty, government's responsibility to see that the production, whatever is being produced, is consumed in the domestic market. That is not happening actually. So it is high time that the state government and the central government has to concentrate on the domestic market. And we say exports. Exports actually, if it is exports is not taking place, it is really a difficult task. Less than 20% of our production is going for exports. So you can imagine exports is not taking up in higher way, it will be a difficult task to produce. Whatever you produce, we cannot consume nor we cannot export. Then we will be facing a difficult task because the production cost, what we are occurring today, is going up and up. So that's why exports is very much needed. The export target has been fixed by 2025. We should reach, India should touch at least 1 lakh crore. So today the export is only 57,000 crores. So it is very high time and one should think of increasing exports also. And kindly see that the farmers who are willing to do that, all the production side concentrate on the market. So season you have to concentrate, exports you have to concentrate, and the chilled fish sales, live fish sales, where our Indian mindset is such that only the frozen item we are just neglecting it actually. The frozen items are very neatly packed and it has to be consumed domestically. We should develop an habit of consuming frozen products. Now we are only with the fresh and chilled. So maximum consumption is only fresh and chilled in India. So our mindset has to be changed. And let me assure you, because I am from Empeda, I was knowing how the fish is being processed and packed and exported. Very, very hygienic way it is processed, packed and exported. So it is much, much better than the chilled and the frozen. So one has to look in
the frozen consumption has to start in domestic market. Then only whatever we produce, we can able to consume domestically, and the balance can be thought of exports. And let me come back to Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is having more than 5 lakh hectares of potential water resources. And presently what your Madhya Pradesh is producing only 1.5 lakh tons, which is very, very negligible if you take it on an average. So it is hardly 250 to 300 kgs per hectare you are producing, which is too less. So at least you should be in such a way that 1,000 tons per hectare on an average, including reservoir, ponds, rivers. If you put in all this, you have a very huge potential of 5 lakh hectares, more than 5 lakh hectares. So it is high time that the Madhya Pradesh government plus the central government will equally put in effort to pass on their requirement, whatever is needed under PMMSY. So NFDB is going to take a challenge to promote the states which are willing to come forward for taking up production, processing and export. So meanwhile, you see that all your ponds get registered, even the certification and traceability is playing a major role. Kindly see that in addition to seeds availability, governments are fighting for that. Both the state government as well as central government is fighting to produce a best quality of the seed and feed. And it is a responsibility of the government also to see that the disease is kept under control and the quarantine facilities are in place. All these aspects the government is looking after at government level, and at the entrepreneurs level, you should come forward, put in your effort, avail the government facilities and see that all the facilities are availed and well utilized. With this, I wish all the best for this workshop which has been organized, and I once again congratulate Minister, Member of the Parliament and the Secretary who are here to promote this scheme. I wish the workshop will be a successful one, and thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इंदौर के सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी भी हैं। आपसे निवेदन है आप भी कृपया आएं और आज के इस आयोजन के प्रति अपनी शुभेच्छाएं प्रकट करें। श्री सांसद महोदय शंकर लालवानी जी। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के इस विभाग के मंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, आदरणीय विनीता जी, आदरणीय कल्पना जी, विजय कुमार जी, धेमन जी, भरत सिंह जी, और विदेश से आए हमारे सामने बैठे मेहमान, हमारे बीच में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं और जो बाहर से आए हैं, जो इंदौर के बाहर के हैं, मैं उनका सबका इंदौर की जनता की ओर से इस माँ अहिल्या की नगरी में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत सारी क्रांतियों की बात करते हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, वो लगातार कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए बात करते हैं। यही नहीं, हमने देखा कि थोड़े कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने डेयरी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, और डेयरी में जो हमारा जो दूध का उत्पादन है, हम विश्व में नंबर 1 हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कृषि में, किस प्रकार डेयरी में, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि फिशरी इसमें भी हम आगे बढ़ें। इसमें बहुत सारा हम यानी संभावनाएं बहुत सारी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने इसमें बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारा स्कीमें भी लागू किए हैं। जैसा कि बताया गया कि 2014 में
2014 के पहले इसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था, लेकिन 2014 से लेके 2021 तक इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 7% रही। पर 2021 के बाद जो अभी हाल ही में जो हमने कोविड के बाद देखा, इसकी जो ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा है। वो मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ रेट है हमारी इस क्षेत्र में तो हमारी भारत की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। यही नहीं, उन्होंने जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, 1,62,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है। और ये एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में 10% से ज़्यादा रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो 32,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। और इस ब्लू रेवोल्यूशन के माध्यम से सरकारों ने बहुत सारी स्कीमें लागू की हैं। 20,000 करोड़ का निवेश इसमें हुआ है और इसके माध्यम से हमने देखा है कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में, अभी कल्पना जी बता रही थी कि हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी हमने बहुत सारे आगे बढ़े हैं। मेरा आप किसान भाइयों से भी निवेदन है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम किस प्रकार फिशरी में आगे आ सकते हैं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। और महिलाओं को लेके तो विजय कुमार जी जिस प्रकार बता रहे थे और कल्पना जी बता रही थी, कि विनीता जी बता रही थी कि किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, खास करके महिलाओं के क्षेत्र में लोन सब्सिडी, इंटरेस्ट रेट कम है। और मध्य प्रदेश में तो जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि जितनी हमारी वाटर बॉडी है, उसका जो एरिया है, उस मान से हमारा प्रोडक्शन अभी कम है। तो माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, केंद्र सरकार की जो योजना है, पिछले वर्षों मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें बहुत सारा काम किया, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें और काम होना बाकी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि इस क्षेत्र में भी हम दुनिया का नेतृत्व करें, उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख भूमिका रहेगी। आइए हम सब मिलके इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और आने वाले समय में जब हम आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे 2047 में, तब हमारा भारत विश्व गुरु रहेगा, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। उस संकल्प लेके हम सब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। अब हम नॉलेज रिपोर्ट का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है, कृपया नॉलेज रिपोर्ट का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित भोपाल के द्वारा मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 में प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे मछुआरा बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व मत्स्य पालक भाई, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ प्रदेश के साथ साथ देश की एकमात्र अग्रणी सहकारी संस्था है जो प्रदेश में 1000 हेक्टेयर से बड़े वृहद श्रेणी के जलाशयों, जिनका औसत जल क्षेत्र लगभग 2.31 लाख हेक्टेयर है, का प्रबंधन और उक्त जलाशयों में मछली पकड़ने के कार्य के लिए पंजीकृत प्राथमिक सहकारी समिति के पंजीकृत मछुआ सदस्यों और उनके परिवार की सतत आजीविका और आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत है। महासंघ के द्वारा मछुआ हितार्थ विभिन्न मछुआ कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। आज इस मंच के माध्यम से हम मत्स्य महासंघ के द्वारा बंद ऋतु के दौरान मछुओं और उनके परिवारों की आजीविका के निर्वहन के लिए आजीविका सहयोग योजना के अंतर्गत 2021-22 में 11 करोड़ राशि का भुगतान मछुआरा बंधुओं को किया जा रहा है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। साथ ही मछुआरों में प्रतिस्पर्धा होने के कारण उनके द्वारा अधिक मत्स्योत्पादन करते हुए अपनी आय में वृद्धि भी कर सकें। वर्ष 21-22 में मछुआरों के द्वारा आखेटित कुल 8,400 टन मछली के पारिश्रमिक के तौर पर महासंघ के द्वारा राशि रुपये 26.87 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसी क्रम में आज माननीय मंत्री महोदय और
आमंत्रित अतिथियों के द्वारा महासंघ के जलाशयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों और मछुआरों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि के चेक और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है जी, सर्वप्रथम गांधी सागर श्री दिलीप विश्वास जी अध्यक्ष, जय राधा कृष्ण इसके पश्चात इंदिरा सागर से श्री दीपक रमेश, इसके पश्चात गांधी सागर श्री बालचंद्र परमानंद, तीनों नाम, सुबोध मंडल अध्यक्ष द्वितीय गांधी सागर से, सुबोध मंडल, इसके पश्चात श्री रामचंद्र कचमारिया, नवीन आदर्श बढ़िया, जब क्यों बना है तो फिर आने में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भगवान? बना वो आपको नाम बोलते ही लोग आ जाएंगे, नाम बोल दीजिए। श्री गिरधारी लाल श्री देवलाल अध्यक्ष द्वितीय इंदिरा सागर से, माँ रेवा विस्थापित नागपुर माफी बांगरदा खंडवा, श्री तुलसीराम श्री तोसिंह अध्यक्ष तृतीय जय भोले आदिवासी विस्थापित बिजौरा माफी खंडवा, तो बोलिए नाम बोलिए। इधर करना राजा, अरे एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। इसके पश्चात श्री बालचंद्र पिता श्री परमानंद प्रथम नवीन आदर्श बढ़िया, इसके पश्चात गांधी सागर से ही श्री भरत दास निरोध दास द्वितीय जय राधा कृष्ण गांधी सागर, इसके पश्चात इंदिरा सागर से श्री तुकाराम राम प्रसाद जय गुरुदेव पूर्णी खंडवा, इसके पश्चात श्री तुलसी राम राम प्रसाद जय गुरु, मामा सासा है ना, मस्त करी नाम बोल दिया। श्री युधिष्ठिर विश्वास जय लक्ष्मी नारायण गांधी सागर मंदसौर, इसके पश्चात श्री दिनेश लक्ष्मण जय भवानी जमालपुरा नीमच, श्री चुन्नीलाल पिता जयराम ग्रामीण आदर्श
नीमच श्री तुकाराम रामप्रसाद जय गुरुदेव पूर्णी खंडवा, श्री तुलसी राम रामप्रसाद जय गुरुदेव पूर्णी खंडवा, श्री गणेश लाल पिता ब्रजलाल जय माँ गंगा गन्नौर खंडवा, ये सभी से निवेदन है, जिन जिन को मिलना है चेक और सर्टिफिकेट यहाँ लाइन से आ जाए कर्मत, क्योंकि नाम चेंज हो रहे हैं तो बाद में आप ले लेना सर्टिफिकेट। चेक लेके नीचे ही आ जाए, आइए। सभी जो जिन जिन के नाम है सब आ जाए, आ जाओ, सब आ जाओ, सभी आ जाए, एक ग्रुप फोटो बना ले। सर्टिफिकेट बाद में देना, चेक दे दो, चेक तो वैसे भी। चलिए विजय, विजय सबको खड़ा कर दो तो लाइन से। हाँ? भाई जिन जिन को सर्टिफिकेट और चेक मिलना है वो कृपया आ जाए, यहाँ लाइन में आ जाए, सभी आ जाए जिन जिन को। हेलो, ये जो मोटरसाइकिल्स वाले वितरण वाले 5 लोग थे वो कृपया आगे आ जाएं। मोटरसाइकिल जिनको प्रदाय की जानी है वो 5 लोग आगे आ जाएं जिनको। हाँ हाँ, आपसे सब ये जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं जल्दी से 5 लोग आ जाएं आगे। आइए आइए आइए, आप भी आ जाओ, आ जाओ। चलो आप लोग पीछे हो जाए, फोटोग्राफर पूरे ग्रुप का फोटो कैसे आ सकता है देख लेना। एक जिनको किसान क्रेडिट कार्ड के सांकेतिक रूप में देना है वो भी आ जाएं। आपको भी सर्टिफिकेट और वो मिलेगा, अभी आपको भी मिलेगा अभी। वो उधर वाले इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 50 हितग्राहियों को मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स का वितरण भी किया जाएगा। तो वो मोटरसाइकिल तो नीचे है ना, यहाँ तो नीचे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वालों को किसने बुला लिया? अभी मैं बुलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जाने नहीं देंगे अभी। वो तो आधा सब होने के बाद जाएंगे। इसके बाद क्या है? मोटरसाइकिल वाले ये हो जाएगा साइकिल वाले 10 लोग खड़े हैं तो हो गया उसका। 7 को दे दिया और बुला लेंगे इनको। तो थैला वाला बाद में देंगे उसी को मतलब नहीं। चलिए सही नाम का लोग डाले एक्शन। हाँ, 5 मोटरसाइकिल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 50 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स का वितरण किया जाएगा, जिसमें से हम कुछ को मंच पर ही सिंबॉलिक चाबी देकर सम्मानित कर रहे हैं। सर्वप्रथम रामचरण राठौर, हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया मंच पर ही रहें और सर्वप्रथम रामचरण राठौर को मोटरसाइकिल की चाबी सिंबॉलिक रूप से प्रदान करें। रामचरण राठौर जी के पश्चात सतीश बुद्धिचंद्र, धर्मेंद्र कन्हैया, लक्ष्मण जग्गू, मदनलाल गोपीलाल,
देवी सिंह कालूराम और ताराचंद केशिया जी, आप सभी से निवेदन है कृपया मोटरसाइकिल की चाबी सिंबॉलिक रूप से आप मंच पर आकर ग्रहण करें। हमारे 7 हितग्राही जिन्हें मंच पर सिंबॉलिक रूप से मोटरसाइकिल की चाबी दी जा रही है, कुल 50 मोटरसाइकिल है जिसका वितरण आज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, आप कृपया आएं और अपनी शुभेच्छाएं प्रकट करें। माननीय मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी, आपसे निवेदन है आप कृपया आएं और आज के आयोजन के प्रति अपनी शुभेच्छाएं प्रकट करें। ये एक एफएपीओ वाले हैं, ये एक हमारा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ है जिसके माननीय हमारे एफएफपीओ धनीराम जी हैं। इनको हमने एक मध्य प्रदेश में एफएफपीओ गठन है, उनको ये पुरस्कार दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी का यही मेंदुला साहब मेंदुला साहब बोल नहीं रहे हैं। बोलिए। अरे पहले ही मैं पहले प्लान कर रहा था। आइए। सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। इंदौर के लोकप्रिय सांसद, कर्मठ, जुझारू सम्मानी शंकर ललवानी जी, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एक अद्भुत व्यक्ति, एक बार नहीं 3 बार के विधायक सम्मानी रमेश जी, संगठन के रचनाकार, इंदौर विकास प्राधिकरण के परम सम्मानी चावड़ा जी, अभी सागर जी चले गए। मैडम ने बहुत ओजस्वी बात कही। क्यों मैडम? हैदराबाद से भी आपकी बात सुनी। हमारे इस परिवार की प्रमुख सचिव, जिनका नाम कल्पना जी भी हो और नई कल्पना करती रहती हैं, कल्पना जी, दीवान जी, भरत जी, वाकई में आज इस महाहिल्या की नगरी में एक पवित्र अवसर है। हमारे देश के कई प्रांतों के साथ साथ भारत के बाहर से आए, बीच में हमारे अतिथि मेहमान जापान से, नेपाल से, वियतनाम से, थाईलैंड से और मॉरिशस से। मैं मध्य प्रदेश की इस आर्थिक राजधानी में, राष्ट्र की साफ सुथरी नगरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। देश के कई प्रांत से आप सब आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरे अपने विभाग के सभी सम्मानी वरिष्ठ अधिकारीगण, MIC के सम्मानी सदस्यगण, सम्मानी पार्षदगण, जिला पंचायत के सम्मानी सदस्यगण, जनपद के सम्मानी अध्यक्ष जी और उपस्थित समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का संकल्प है, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री का विश्वास है। मैं आप सभी का
स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज हमारे बीच में देश के केंद्रीय मंत्री, इस विभाग के मुखिया, वो भी आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी आपकी इस कार्यशाला को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमारे बीच में देश के केंद्रीय मंत्री, नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आने वाले थे, पर वो विदेश के प्रवास पर होने के कारण आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, पर उनकी भावनाएं आपके संकल्प के साथ, आपके लक्ष्य के साथ, आपके उद्देश्य के साथ सम्मिलित है। आप जानते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किए जाने वाला ये शासन है। इसी मूल भावनाओं के अनुरूप लोक कल्याणकारी सरकार लगातार जन कल्याण के कार्य में, चाहे देश की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, निरंतर इस कार्य में लगी है। भारतवर्ष हमारा राष्ट्र, हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मछुआ समुदाय हमारे समाज का एक वो हिस्सा है जिसे सामाजिक और आर्थिक उत्थान की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है कि इनका विकास हो। भारतवर्ष सनातन संस्कृति मछुआ समाज का ऋणी है कि भगवान श्री राम जब केवट राज द्वारा सरायु पर पार करने को लेकर निषाद राज द्वारा सहयोग दिए जाने के फलस्वरूप, श्री राम द्वारा सहयोग दिए जाने के फलस्वरूप पृथ्वी को हत्याचारी राक्षसों से मुक्त कराया जाना संभव हो सका था। इस सहयोग के लिए युगों तक संपूर्ण भारतवर्ष हमारे इस समाज का ऋणी है और ये इनका उपकार सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। ओजस्वी, कर्मठ, जुझारू मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए निरंतर लोकहितकारी कार्य किए जा रहे हैं। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग द्वारा के माध्यम से हमारी जन कल्याणकारी सरकार प्रदेश में मछुआरा भाइयों के समुचित कल्याण एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर सार्थक कोशिश भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है और प्रयत्न भी कर रही है। आज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो अभी 11 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया जा रहा है, इसके साथ ही आप जानते हैं कई हमारे मछुआरे भाई जो मछलियाँ लेकर और एक फीड मील 2 फीस हितग्राहियों को प्रदान की जा। मैं सोचता हूं एक नींव का पत्थर, एक बुनियाद साबित होगी जब कहीं भी मंथन हो, चिंतन हो, विचार हो और विचार भी उस समाज के तबके के लिए, उस केवट के लिए, उस मछुआरे के लिए कि इसका उत्थान कैसे हो। ये कार्यशाला एक नया संकल्प लेकर, जिस प्रकार से अभी राष्ट्र का जो संकल्प है आपका, देश के प्रधानमंत्री का विश्वास है वो आपका, वो कैसे पूरा हो, इस दिशा में आज हम चिंतन करने के लिए इस कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब चिंतन होता है,
मनन होता है, उसके बाद जो अमृत निकलता है, उस अमृत के माध्यम से जो कल्पना लेकर हमारी बहन आई है, जो मेहरा जी अभी सागर चले गए हैं, उनकी भी भावना थी कि राष्ट्र के हर प्रांत से आगे कोई जाएगा, उस प्रांत का नाम हमारा मध्य प्रदेश है। इसलिए हम वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में मछली पालन हेतु नवीन तकनीकी का प्रयोग, अनेक प्रकार के नवाचार किए जाकर मछली पालन को उन्नयन किया जाना तथा मछुआ भाइयों को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए समुचित प्रबंधन किए जाने की व्यवस्था करने का संकल्प है। इस कार्यशाला में भारत के, मैंने कहा था, विभिन्न प्रांतों एवं देश और विदेश से विद्वान भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा तथा मछुआ भाइयों को समुचित कल्याण एवं उत्थान के उपायों पर विचार विमर्श एवं चिंतन किया जाएगा। लगातार मध्य प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा समाज के सब कमजोर वर्ग के उत्थान एवं विकास के निरंतर लोक हितकारी कार्य किए जा रहे हैं। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग के माध्यम से हमारी जन कल्याणकारी सरकार में मध्य प्रदेश मछुआ भाइयों को समुचित कल्याण एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कार्य कर रही है। सरकार के प्रयास एवं मछुआरा भाइयों के सहयोग से मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में एक अद्भुत वृद्धि हो रही है। मत्स्य उत्पादन है देश में वार्षिक वृद्धि दर, जिस प्रकार से अभी हमारे सांसद जी ने कहा था, रमेश जी, कि 10% वो मध्य प्रदेश में वृद्धि की दर 3 वर्षों से लगभग 20% हो गई है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा कि विभाग का नाम है मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के नाम से स्पष्ट है कि हमारे लिए मछुआ भाइयों का कल्याण का प्रयोजन पहली प्राथमिकता में है। इसके बाद मत्स्य उत्पादन का विषय आता है। हमारी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के मछुआ भाइयों के लिए समुचित कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के मछुआ भाइयों के कल्याण हेतु मछली पालन के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। और हमारा ये भी कोशिश होगी कि जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का विश्वास, मैं सारे अधिकारियों से यही अनुरोध करता हूं कि उनका लक्ष्य 100% क्रेडिट कार्ड बनाकर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आप जानते हैं इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 43,500 से अधिक क्रेडिट कार्ड हम बना चुके हैं और लक्ष्य प्रदेश के सभी पात्र मछुआरे हैं उन भाइयों को 100% हम क्रेडिट कार्ड बनाने का प्रयास भी करेंगे और प्रयत्न भी करेंगे। आप जानते हैं इस संकट के दौर में जब एक विपत्ति आई थी, एक संकट आया था, एक आपदा आई थी पूरे राष्ट्र में, कोविड के रूप में, कोरोना के रूप में, उस आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था, आत्मनिर्भर राष्ट्र, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास एवं समुचित प्रबंधन के लिए
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देकर मछुआ भाइयों का समुचित कल्याण किया जाना हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 2023 तक हमारा लक्ष्य मछली उत्पादन का 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन करने का है। हमारी कोशिश है कि मार्च 2023 से 2,40,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाएगा। इसी तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 2023 तक मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य 2 करोड़ मानक फ्राई किया जाना निर्धारित किया गया है, पर हमारी कोशिश है मछली बीज का उत्पादन 210 करोड़ मानक फ्राई किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए हर्ष है, हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्य में परिणित करने के लिए देश भर में अग्रिम राज्य आपका मध्य प्रदेश है। रमेश जी, चावड़ा जी, पूरे राष्ट्र में हमारा मध्य प्रदेश बालाघाट प्रथम स्थान पे आया है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं इस उपलब्धि के लिए। और हमारी कोशिश है, अभी राष्ट्र में एक जिला आया है, मैं सोचता हूं कि पूरा मध्य प्रदेश बालाघाट का अनुसरण करे, ये मेरी भी कल्पना है। और इसको सार्थक कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। मछुआ भाइयों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा मछली पालन हेतु तालाब निर्माण, हैचरी निर्माण, मोटरसाइकिल वितरण, दुर्घटना बीमा, गंभीर बीमारी के लिए अनुदान, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता प्रदान करने के लिए संबल जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालित हमारी आपकी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछली पालन के माध्यम से मछुआ भाइयों के लिए कल्याण, विकास एवं रोजगार के अवसर की संभावनाओं को देखते हुए इस वर्ष में हमारी सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य विभाग योजना के नाम से एक नवीन योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि मछुआ भाइयों के विकास एवं कल्याण हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के लिए इस बजट में आपकी अपनी मध्य प्रदेश की सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मछली निर्माताओं किए जाने वाले उपाय पर विमर्श पर नीति बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कई वर्षों से ये जो विभाग की नीति है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं परिवर्तन प्रगति का नियम है। क्यों ना ये वर्षों की नीति में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं चल रही है, आज के युग के हिसाब से करना चाहिए कि नहीं। देश के साथ चलना है, मुख्यमंत्री के साथ चलना है, तो हमको परिवर्तन की दौड़ में इस नीति को भी अच्छे सुझाव आएंगे, उसको भी हम परिवर्तित करेंगे। मध्य प्रदेश में मछली पालन एवं मछुआ कल्याण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, उनके संबंध में आज ये पवित्र काम, ये कार्यशाला निश्चित रूप से मैंने कहा था ना कि एक मील का पत्थर, एक संकल्प, एक लक्ष्य का उद्देश्य लेकर ये सफल आयोजन होगा। मेरी इस टीम को मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से समुद्र के अंदर मंथन के उपरांत
एक रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह इस कार्यशाला में जो मंथन किया जाएगा उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मत्स्य पालन के माध्यम से प्रदेश के मछुआ भाइयों कल्याण हेतु सार्थक मंथन होगा। मैं इस कार्यशाला में उपस्थित देश से, विदेश से और कई प्रांत से जो आए उन सब का आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और आप जानते हैं ये माहिल्या की नगरी है। यहाँ बैठकर जब कोई मंथन होता है, कोई विचार होता है, कोई नया सोच होता है, कोई नया चिंतन होता है, तो आप मान के चलना ये प्रयास आपका सार्थक होगा, आपका संकल्प पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा, आपका उद्देश्य में आप सब सफल होंगे। मैं फिर से जो एक अनूठा प्रयास नए सोच के साथ कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका संकल्प है कि समाज का समग्र विकास, समाज की प्रगति उन्नति तभी संभव है कि इस समाज का भी विकास हो। और आज इसी दृष्टि को लेकर ये कार्यशाला जो आयोजित की है, मैं मेरी इस टीम को इस इंदौर में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और आपका भी स्वागत, आपका अभिनंदन। और जो विदेश से आए हैं, क्योंकि ये क्लीन सिटी है कि नहीं, ग्रीन सिटी, एक स्वच्छता की सिटी में आप सबका फिर से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके ही नेतृत्व में बालाघाट ज़िले को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में देश में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त हुआ है और साथ ही मत्स्योद्योग विभाग की देश में मत्स्य विकास के क्षेत्र में प्रथम स्थान भी मिला है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य पालन क्षेत्र में अलग पहचान मिली है, जिसका श्रेय हमारे और आप सबके यशस्वी माननीय मंत्री मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग श्री तुलसी सिलावट जी को ही जाता है। मैं चाहूँगा कि आप उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आभार प्रदर्शन के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पुरुषोत्तम धीमान जी, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, और 50 मोटरसाइकिल जो कि आइस बॉक्स के साथ में है उसका वितरण नीचे की ओर किया जाएगा जहां पर मोटरसाइकिल रखी हुई है। तो इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के पश्चात हम सभी वहां पर होंगे। मोटरसाइकिल का वितरण हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा किया जाएगा और पत्रकार साथ ही प्रेस वार्ता के लिए आगे से राइट हैंड की और जो ऑर्किड हॉल है वहाँ पर रहें। आभार प्रदर्शन के लिए श्री पुरुषोत्तम धीमान जी। आज की कार्यशाला एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे विभाग के मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, जो कि जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का काम देखते हैं। माननीय शंकर ललवानी जी, सांसद इंदौर, जो कि किसी काम के कारण जो है वो इनको कहीं जाना पड़ा। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मेंदोला जी, जसपाल सिंह छाबड़ा जी, इंदौर और सांबेर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, क्या आप लोग माननीय हमारे मंत्री जी को जितना हम लोग जानते हैं उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप ही के बीच के हैं वो। और जब भी हम लोग उनसे मुलाकात करते थे और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मछली उत्पादन में, मछली प्रोसेसिंग में प्रथम आना चाहिए। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है, वो हर बार जो है हर वीकली जो समीक्षा करके ये उनकी यही इच्छा रहती है कि इसको जल्दी से जल्दी उत्पादन बढ़ाया जाए। आप भी हमारे जो NFDB के जो साथी आए थे वो बता रहे थे कि हमारा जो उत्पादन है 1.7 लाख टन है। वो आपको मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, अभी जो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्शन है 2,93,000 टन हो गया। तो मैं
माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी है कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से अपना समय निकाला। अभी रात ही को माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र के दौरे से और बुरहानपुर से लौटे हैं, उन्होंने अपना समय निकाला। माननीय शंकर लालवानी जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी, उनका भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी उन्होंने हमारा समय, हमारे बीच में हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों से मछुआरे आए हैं उनका मार्गदर्शन देने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए जो समय निकाला। साथ में मैं बहुत आभारी हूँ माननीय हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं माननीय मेदोला जी और जसपाल सिंह छाबड़ा जी का भी, दिल्ली से पधारे सागर मेहरा जी, उनको भी कुछ काम देखने जाना था, वो किसी कारण से जल्दी चले गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार से चर्चा की, और उनका भी बहुत आभारी हूँ। और उनका आभारी इसलिए भी हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या प्रपोजल हमारा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से जाता है, वो तत्काल उसको प्राथमिकता पे कंसिडर करते हैं और वो सैंक्शन करते हैं। इसी कारण जो है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारा बालाघाट जिला प्रथम आया, और भी जिले काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ हमारे जो सुश्री आर बनीता, मुख्य संचालक एनसीडीसी के, श्री विजय कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएफडीबी, हमारे जो प्रमुख सचिव हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यशाला कराए हैं। और माननीय मंत्री जी की बहुत सबसे इच्छा यही थी कि हमारी इंदौर जो है व्यापारिक राजधानी है और ये कार्यशाला यहाँ कराई जाए ताकि देश विदेश और अन्य राज्यों के जो साथी यहाँ आने में सुविधा हो। यहाँ से आने वाले टाइम पे हमारा ये कार्यक्रम रहेगा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएं। ये हमारी जो राजधानी है व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल राजधानी है इंदौर, और यहाँ से जो है कार्गो की सुविधा भी है, इसको भी हम आगे यूटिलाइज करेंगे। तो मतलब जो भी आज मत्स्य पालक आए हैं वो प्रोसेसिंग के बारे में भी सोचेंगे। आफ्टरनून में सर हमारा जो सेशन होगा, जो विदेशों से प्रतिनिधि आए हैं अलग अलग देशों से, हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं आभारी हूं अपने डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने अपना पूरी टीम का जो है काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। हमारे लगभग 6-7 राज्यों के जो है डायरेक्टर और उनके प्रतिनिधि पधारे हैं, लेकिन सबसे आभारी हूं मैं अपने दूर दराज क्षेत्रों से पधारे मत्स्य पालकों का और मछुआरों का, जिनके दम पे ही हमारा जो पहले ब्लू रेवोल्यूशन में और अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से और भी अच्छा काम मुस्तैदी से करते रहेंगे। साथ में आभारी हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, और हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं जैसे सिफरी, सिफा, भुवनेश्वर, मुंबई और ये पवारखेड़ा से पधारे वैज्ञानिक। साथ में मैं आभारी हूँ अपने एनबीडीए की टीम का, एनबीडीए के हमारे बहुत सारे डैम हैं, और एनसीडीसी, एनएफडीबी, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और इवन जो बीसीसी के जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी बहुत मुस्तैदी से उन्होंने हमारा ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है इसको हॉल को जमाया। और नीचे भी अभी जो अपना मोटरसाइकिल वितरण का कार्यक्रम होगा वो हम लोग माननीय अपने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के माध्यम से करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनका भी आभारी हूँ जो हमारे विदेशों से पधारे जो प्रतिनिधि हैं, मिस्टर आइको मतनबारे, फर्स्ट सेक्रेटरी फूड एंड एफएओ एम्बेसी ऑफ जापान, मिस्टर बद्री प्रसाद तिवारी, काउंसलर इकोनॉमिक, एम्बेसी ऑफ नेपाल इन इंडिया, मिस्टर डो यू कान, एम्बेसी ऑफ वियतनाम, मिस्टर डोनाविट पुल्सबाट, रॉयल थाई कंसल्टेंट इन मुंबई, मिस्टर सेवराज सांडल, हाई कमीशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। I would like to take this opportunity to sincerely thank the delegates who have come from all our friendly countries, particularly Mr. Eiko Batanbale, Mr. Badri Prasad, Mr. Duyu Khan, and Dominic. After this session, after a short break of lunch and distribution of motorcycle to our fishermen, we will get together over here for the workshop for which you have come after leaving all your work in your offices. We take this opportunity to sincerely thank you, and we are also thankful to PhD Chamber of Commerce who coordinate with you to bring to this commercial city of India. After Mumbai, this is known as mini Mumbai. So once again, thank you so much, और आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी नीचे 50 मोटरसाइकिल जिनका वितरण किया जाएगा, माननीय अतिथियों से निवेदन है आप सभी कृपया वहाँ पर जाएं और हमारे 50 मोटरसाइकिल का वितरण करेंगे। 2 बजे से हमारा तकनीकी सत्र आरंभ होगा। ठीक 2 बजे जिन्हें आमंत्रित किया गया है तकनीकी सत्र के लिए, वो सब यहाँ पर रहेंगे
और आप सभी लंच के लिए अब आमंत्रित हैं। हमारे पत्रकार बंधु 2 बजे प्रेस वार्ता के लिए कृपया ऑर्किड हॉल में पहुंच जाएं। ठीक 2 बजे हमारी कार्यशाला, तकनीकी कार्यशाला आरंभ होगी। जिन्हें उसके लिए आमंत्रित किया गया है वो सभी 2 बजे ठीक यहाँ पर आ जाएं। अपना चलो इधर आ जाओ। 872 से नहीं हुआ हमारे इधर के अलग है। अच्छा वो समझ गए। चलो आओ इधर आइए सर, आप आइए सर, आप आइए। हाथ लगा ये डब्बा रखो आगे। इधर आ जाओ। ये लो आ जाओ। इसको पकड़िए, हम पकड़ रहे हैं। चलो पकड़ो ये हो गया। ये ठीक रहा ना। एक मिनट सर इसको पकड़िए, बालक नहीं मार रहा आपको। चलो चलिए हो गया। मैडम आइए, तुम भी आ जाओ। चलो आओ दीवान, तुम भी आओ। ये सारे के सारे 50 लोग का है। सर पूरे यही सबको बुलाओ जरा एक मिनट। सॉरी चलो आगे लो।
अतिथियों का इस द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग एवं मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 में हम द्वितीय सत्र अब आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थानों पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। माननीय मंत्री महोदय, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री तुलसी सिलावट जी से मेरा निवेदन है, आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव मैम, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, आपसे भी निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। वनीता मैम भी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पुरुषोत्तम धीमान सर से भी निवेदन है, आप भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। द्वितीय सत्र हम आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं और आगे की कार्यवाही के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नीरज जी, सीनियर सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स। आप कृपया आएं और आगे की कार्यवाही आरंभ करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। Thank you, Gautam ji. May I now request all the diplomats to join us on this stage. May I request Mr. Iko Watanabe, First Secretary, Food and Agriculture, Embassy of Japan, to join us on the stage, please. Mr. Badri Prasad Tiwari, the Economic Counselor from Embassy of Nepal in India. Mr. Dudeo Khan, the First Secretary from the Embassy of Vietnam in India. Mr. Dunavit Pulsawat, the Consul General, Royal Thai Consulate in Mumbai. And we have Mr. Siraj Nandal, the Consular Investment and Trade, Market Development, Asia Division, High Commissioner of the Republic of Mauritius in India. कृपया हमारे सभी सम्मानीय अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। द्वितीय सत्र का आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग कल्पना श्रीवास्तव मैम को। आप कृपया आएँ और आज के इस द्वितीय सत्र का आरंभ और स्वागत उद्बोधन दें। कल्पना श्रीवास्तव मैम। मैं अपना भाषण हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में बोलूँगी, क्योंकि अपने जो विदेश से माननीय अपने अतिथिगण आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाह रही हूँ अपने माननीय मंत्री जी सिलावट सर का, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके ऊर्जावान नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया है। और मिस्टर धीमन, Vanita Madam, and our honored guest from Embassy of Japan, Mr. Iko Watanabe, First Secretary, Mr. Badri Prasad Tiwari,
Counselor Economic, Embassy of Nepal in India, Mr. Do Dua Khan from Embassy of Vietnam, Mr. Pulsabat, Consul General from Thailand, Mr. Sivraj Nandlal, Counselor, Investment and Trade from Republic of Mauritius, and Dr. Badri Narayan, who is joining us from Delhi online, Ms. Deepthi Thakur, Senior Investment Specialist from Invest India. आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए। हम लोग ने ये जो फर्स्ट सेशन रखा है इसके बाद 2 सेशंस और रखे हैं जिसमें पैनल डिस्कशंस होंगे। जो हमारे विदेश से अतिथिगण आए हुए हैं उनके साथ हम लोग एक कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जहाँ पे नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड जो हमारा फिश प्रोडक्शन है इट्स सो हाई, वी सी दैट द फ्यूचर लाइज इन मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। तो उस बैकड्रॉप में वी हैव इनवाइटेड आवर ऑनर्ड डिग्निटरीज एंड वी होप दैट आफ्टर दिस डिस्कशन we are hopeful for a very positive outcome. And now, after this welcome, I would request Mr. Neeraj to take over. Thank you so much. Thank you, ma'am, and Honorable Minister. PhD Chamber of Commerce and Industry is privileged to partner with your department in the event, and we look forward to many more collaborations in future, especially in the international collaborations which we can have. PhD Chamber of Commerce has been working at global, at the grassroots level with various states, governments to boost international cooperation, sir. So to understand the status of fisheries and the various government policies for the welfare of the fishermen in their respective countries represented by the diplomats over here today, may I call upon first Mr. Iko Watanabe, the first Secretary Food Agriculture, Embassy of Japan in India, to give his presentation. Mr. Watanabe, please. धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम इको वातानाबे, जापानीज एम्बेसी फर्स्ट सेक्रेटरी है। That's all I can speak in Hindi. Thank you very much, all, and then I'm very happy to be here to this wonderful occasion for me to present our fishery industry's situation. I can give presentation of our industry of fishery. And then, first of all, I want to introduce our fishery food culture. And or maybe all of you know sushi. Yeah, sushi is raw fish on the rice. It's famous Japanese food. And then, because Japan is surrounded by sea, so traditionally we eat seafood. And then this food culture was born out the purpose to preservation fish for a long time. And so originally sushi is not raw fish. We ferment the fish and then preserve fish and then eat with rice. It is originally sushi. But 100 years ago, the introduction of electric refrigerator in Japan spread raw fish in around all over Japan. So current sushi, we call it nigiri zushi, is familiar in Japan, and now sushi is familiar around the world. Okay, and then now I introduce our fishery industry a little bit. Fishery product is an important part of our food culture, as I explained by sushi. And then during period of rapid economic growth in 1960s and 1970s,
And also 1980s, consumption of fish product increased rapidly. And then that time, we import fish product around the world. The peak was around 2000 years. When it is peak, we eat over 40 kilogram fishes per year per capita. But however, changing in dietary habit in Japan, it is declining, and now we eat only 20 kilogram per year per capita. But that is why our domestic production of fish is declining year by year. On the other hand, import of fish product not decrease, keep still high level. This is because we rely on the imported fish product. And also, I want to mention about the current Japanese fishery industries. Okay, the working population in Japan, in Japanese fishery industry is also declining. This is because the domestic demand is declining, so our fishery worker retired their job. But so it is difficult to keep produce Japanese fish. But that is why my Ministry of Agriculture, Forestry, Fishery introduced a new initiative since 2010. It is component is there is 4 components, and the first one is I'm sorry. First one is innovating in farming, fish, and aquaculture. And second one is improving quality and adding value by strengthening cold chain. And third one is developing products that meet consumer needs. I mean the invention of new fish product. It's called ready to eat. And the last one is reducing cost by introducing energy efficient fishing vehicle or something. And then outcome of this new initiative, Japanese fishermen's income is increased by 40% for 10 years. But I also mentioned the number of fisher is declining. It's our problem. And then, so we have to collaborate with the other country, I mean the exporting country, because our fishery is declining, so we have to keep import from other exporting country. So the cooperation in fishery sector is important for us. But I want to mention about bad thing because the national diet members, there is so many national diet members, those who think whaling is important for Japanese culture. And then regarding whaling, the position is changed country by country. For example, Japan support whaling culture, but India do not. So national diet member don't want to support such that G2G level collaboration is somehow difficult between India and Japan, honestly. But we can pursue the B2B collaboration or academic collaboration. That is fine. So I want to introduce some good example of our private sector's initiative.
And then first one, I want to introduce Kinki University. Kinki University is famous as the tuna aquaculture. They succeed in full life cycle aquaculture. It means the baby tuna to mature tuna, they can grow up on their aquaculture farm. And then maybe they want to expand their know-how and knowledge to around the world because it is contribute to keep sustainability of tuna resources. And then, of course, Japanese people love tuna, and they want to keep eating tuna. So we want to support tuna production around the world. Right? And then I want to introduce a private startup company also. It's called Umitoron. It is a famous startup in fishery sector in Japan. They provide the technology, but AI and ICT regarding to fishery, especially aquaculture. They use satellite remote sensing and then IoT, and then they advise which timing is best to feeding or fish is growing up improperly or not. Automatically they can judge such kind of thing. So fisherman input is optimized. They don't need to add much of cost to feed or something. So I want to propose here. Maybe we proceed to human exchanging between private sector or academic sector between India and Japan. And then maybe Indian fishermen can learn a lot of things from Japanese fishery sector. So maybe the Embassy of Japan encourage and support such kind of exchanging. That is all of my presentation. Thank you for attention. Dhanyavad. Thank you, Mr. Watanabe. And I think you're in the right state of India, which is definitely going to provide you with all those needs with the Japanese people need, because decreasing the consumption of fish from 40 kgs per capita to 22 is something not nice. And I think especially the state of Madhya Pradesh can provide you with those fishes which you need in Japan. And definitely, I think the government of Madhya Pradesh would definitely like to collaborate with you in terms of technology know-how and how we can learn from the expertise you had 20 years back. So I think ma'am will also agree that we need to have more collaboration with the Japanese government. So thank you so much, Mr. Watanabe, and thank you for coming down to Madhya Pradesh to express your feeling on behalf of the government of Japan. May now invite our friend from Nepal, Mr. Badri Prasad Tiwari, the Councillor Economic from the to give his presentation, please. Mr. Badri, please. Thank you so much, Neeraj sir. Respectable chairperson, distinguished chief guest, and other guests. Namaste and good afternoon, all of you. I would like to extend my heartiest thanks to the government of Madhya Pradesh and India leading chamber organization PSDCI for inviting to Nepal Embassy at this valuable program. This MP Fisheries Workshop 2022 will definitely create more opportunity and awareness on the conservation and management of resource knowledge sharing for enhancing trade relations between Nepal and India. In this valuable program, I am going to present on the investment opportunity in Nepal at the present scenario. Nepal is an agriculture-based country. In Nepal, like other agriculture crops,
fish is also produced and consumed very well. Mainly in Nepal, artificial and natural ponds to be the area of fish production in Nepal. Due to the lack of sea access, Nepal does not have access to sea fish. So in the last year, a total of 105,000 metric ton of fish were production in Nepal. Let's see some slides of the presentation where we are always welcoming Nepal for foreign investment. मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन है, थोड़ा हिंदी सीख रहा हूँ नेपाल में नेपाली और हिंदी उससे सेम लैंग्वेज है ना, ठीक है. नेक्स्ट. Cooperation of fisheries sector in government of Madhya Pradesh. Nepal, having a large fish consuming population, can be the destination for freshwater fish from Madhya Pradesh. Partnership can happen in the fisheries sector under cooperative framework. Technology sharing, innovation, smart shortage and refrigeration. 2 slides of investment in fisheries. While Nepal is looking for the investment in fisheries sector, Nepal's leading business and interest in the sector may explore the investment potential in Madhya Pradesh fisheries. Further simplifying the producers for cross-border economic integration with emphasis on fisheries. Making fisheries a core area of enhanced bilateral economic cooperation, jointly working to create global market linkage for value-added fisheries products. Next. It is now we have I have some slide or investment opportunity in Nepal. In the policy reform of doing business in Nepal and the recent reform in Nepal and Foreign Investment and Technology Transfer Act, Intellectual Property Act, Special Economic Zone Act, Company Act, Public-Private Partnership PPP and Investment Act, Insolvency Act, Labor Act and Labor Regulation, Partnership Act, Hedging Fund Regulation, Custom Act, Land Use Act, Foreign Currency Exchange Act, Industrial Policy, E-Commerce Act, and Logistic Trade Policy. Next. Computer one. Next. Investment climate in Nepal. Nepal is an investment destination. Nepal is an investment destination. Policy institution producer reform. Introduction of over 3 dozen of legal reform. Provision of one-stop service center. Introduction of online automation in registration and payment. Few competitor of the vibrant market. Limited competition due to the few permanent foreign players. Rapidly growing consumer base. Next. Human resource young, energetic, educated and training workforce, 56 economically actively population, infrastructure and development, power sufficiency, now power project under progress in collaboration within the Indian companies, especially economic zone, cross-border economic cooperation, industrial district, industrial village, industrial corridor, production specific industrial area. Next. DTAA within the 11 countries we have contract, BPAS with 5 countries, additional agreement with potential countries in pipeline. Trade connectivity, existing port facility with India and China, exploring additional connectivity and port facility, railway and waterway mode of transportation under process, transshipment procedures using the electric cargo, tracking system on third country, consignment via India. FTA में up to 100% foreign ownership in almost sector. Easy entry operation, repatriation and exit of investment, national treatment provision of no nationalization and due process for exportation. Visa, Indian national do not require any visa for entry in Nepal. Only a valid ID proof, voter's card or Aadhaar card is well sufficient for travel. Next,
Potential sector of investment in Nepal: fisheries, food processing, manufacturing industries, energy-based industries, infrastructure industries, hotel tourism-based industry, IT-based industries, pharmaceutical industry, service-oriented industry. Incentive and facilitates foreign investor entitled to 100% repartition rebate of the corporate rate income tax, maximum 10 years and up to 100% rebate of income tax, no excise duty and VAT on export, some incentives on import of raw material, etc. Government committed to provide roads access, electricity connection and drinking water supply facility to manufacturing industries and whether they have established. Government has committed to provide security to all industries. Comparative and competitive advantage, liberal rule and investment. All Nepalese rule are friendly, invest friendly and labor friendly rule. Use potential of growth and updated natural resources. One window policy and service for industries. Nepal located between all two largest markets and preferential access India and China. Preferential access for Nepal to a number of deployed country markets including the USA, Japan, Australia, etc. Availability of world-class and friendly workforce, suitable climate condition, high chances of value addition, and homely environment to stay, hospitality and friendly people. Next, one-stop service center center का ऐसे टाइप उसमें है, custom and revenue unit, industry registration unit, infrastructure unit, energy and also communication, land facilitation unit, environmental unit, foreign currency facilitation unit, administration unit and visa facilitation unit, all over in the one-stop center service center. Then investment process in Nepal, initial consultation at Investment Board Nepal, estimated project and the cost over the NPR 6 billion and Department of Industry estimated project cost up to 6 billion. Investment application, then investment approval, then company registration, then tax registration, then industry registration, then central bank clearance only for brownfield investment, negotiation and agreement, PDA, PIA, PPA or other only for IBN project, additional service any required by sectoral authority. Next, why investment in Nepal? Investment friendly policy, high rate of return, conducive environment, access to big market, power sufficiency, new power project under progresses, availability of raw material, demographic dividend, young, energetic, educated and trained workforce, tax rebate industry and up to 100% foreign ownership and smooth entry, repartition and exit of the investment. Thank you so much. And also at last I will give you, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Mr. Badri Prasad Tiwari. This was a very extensive presentation which we gave on the various opportunities in Nepal and how you wish to collaborate with Madhya Pradesh. And I'm sure the government of Madhya Pradesh will encourage the industry from Madhya Pradesh to, if they can, look at Nepal as a potential investment and potential partnership. From Nepal, let us move to a very interesting country, that's Vietnam. So may I invite Mr. Du Doi Khan, the first Secretary of Embassy of Vietnam, to give his presentation on the fish industry in Vietnam and how we can have a collaboration with Vietnam. Mr. Du Khan, please. Dear Sri Tunsimran Silawat, Honorable Minister of Fishery in Madhya Pradesh, dear
distinguished diplomats, speakers, dignitary, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere thanks to PSD Chamber and the Madhya Pradesh government for giving me an opportunity to participate a wonderful interaction Madhya Pradesh Fishery Workshop in 2022. In the context of Vietnam and India are among the leading production and the export country on fishery, and this year in 2022 we will mark the 50th anniversary of bilateral diplomatic relations between Vietnam and India. Today in the morning, I learned a lot of the fishery sector in India and Madhya Pradesh also. You don't have coastline, but I think you have like ambition and vision and policy on fishery. I read that you have the first policy of the state in 2008, if I'm not wrong. And I see Vietnam and India quite similar in fishery sector. What's the difficult you have? The same thing with challenging with Vietnam. I think maybe in my, I'm not sure, but maybe Vietnam is leading in 4 years in advance of India in fishery only, I think. So I see deeply the difficulty of fishery sector in India and Madhya Pradesh also. I think I would like to break my presentation into small 5 parts. First, I will give some general information of Vietnam, but because I think some audience don't know about Vietnam, I think. So secondly, I will mention briefly about the bilateral relation, especially in economic relations. And thirdly, I will provide some overview of the fishery industry in Vietnam. And then I will clarify the cooperation on fishery between the two countries. Now, let's move on to the first one. I think it's not working. Oh. Next. Vietnam, you can see Vietnam is the Southeast Asia country sharing a border with China to the north now and Cambodia to the west and East Sea to the east. The area is more than 300,000 square kilometers and about 1/7 the size of India. And the population of Vietnam is nearly 100 million, and the coastline is more than 300 kilometers. We have a direct flight between Vietnam and India, and it takes you only 4 hours for flying. Vietnam is a developing economy. Our GDP estimated to $400 billion in 2022. And so the GDP per capita is about $4,000. Vietnam is an open economy with import-export turnover is estimated to $700 billion, nearly 180% of the size of the GDP. Because we have signed 16 free trade agreements with more than 50 countries and territories over the world, like India, Japan, EU, China, ASEAN, to name a few. And Vietnam, next step. Continue, next. Vietnam and India had a long-standing traditional relationship that has been nurtured by the leaders' generation. The two countries established the diplomatic relation in 1972 and a strategic partnership in 2007 and a comprehensive strategic partnership in 2016. And Vietnam is an important pillar in India Act policy and Indo-Pacific region. Trade relation is one of the important pillars of the relations.
The bilateral trade has grown steadily over the last 10 years, and in 2021, the bilateral trade turnover reached $13.2 billion US for the first time, and is expected to reach the target of $15 billion US set by the leader of the two countries. And now India is the eighth largest trading partner of Vietnam. We export to India the mobile phone components, products, and electronic product, chemical, plastic, rubber. And we import from India textile materials, fishery, corn, pharmaceutical, auto spare part. And now let me move on to the overall information of Vietnam fishery sector. Next. Yeah, and like India, fishery is one of the key sectors of Vietnam economy, accounting for a significant proportion of GDP, about 5%, I think, as approximately, creating 1 million jobs, including direct and indirect jobs. You can see from 1995 to 2020, Vietnam fishery production grew by more than 6 times, from 1.3 million tons to 8.4 million tons, in which the agricultural fishery account for 54% of total production, and maritime as a capture seafood accounting for 46%. Next. About the agricultural products in Vietnam, in the same period, we increased 11-fold annual rate of 10%, from 400,000 tons in 1995 to nearly 4.6 million tons in 2020. Next. About the captured seafood of Vietnam, we developed more than 4 rupees with an average annual growth of 6%, from 900,000 tons to 3.85 million tons. Next. You can see Vietnam has formed and developed a fishery processing industry and system with a relatively modern technology and equipment linked to the raw material area. In 2020, the whole country has around 800 industrial-scale fishery processing establishments eligible for export, and about more than 3,000 small-scale processing investments serving processing for domestic consumption. Next. We are one of the leading exporter of seafood. The exports increased 11 times over the 23 years, growing on average annual rate at 10%. We export fishery to more than 160 countries around the world, in which the top markets including US, EU, Japan, China, Korea, ASEAN, Australia, UK, Canada, and Russia. And the main export product is shrimp and pangasius. Yeah. And now I would like to mention about the relationship between the Vietnam and India in fishery cooperation. I just mentioned about the import and export. Fishery is one of the India key export to Vietnam, with turnover around. Next slide. Next. Okay. With fishery, one of the India key export to Vietnam, with turnover of $280 million in 2019, 2020, and $260 million in 2020, 2021, and $286 million in 2021, 2022. And the fishery accounts for about 5% of India export to Vietnam. Vietnam now stands in the top largest
seafood importer from India, just after US, China, and Japan. You can see in the first 4 months in the fiscal year in 2022 and 2023, from April to July, India exported a turnover of 153 million US dollar to Vietnam, in an increase of 22% over the same period. I think so many statistics, but I would like to introduce you. And finally, it's give me to the end of my presentation. The first part is a cooperation between the opportunity between Vietnam and India in general in Madhya Pradesh on fishery sector. I think Vietnam, India, and Madhya Pradesh are leading country with a fishery production and export with a long coastline. But in Madhya Pradesh, you have many lakes, rivers, streams, reservoirs, and so I think we can cooperate as following. The first is creating a trading. India is the very important supporter, exporter of raw material from Vietnam, and then we processing to use it in domestic or maybe export to international market. So because the price of India is quite competitive in compared to the other sources, so a lot of companies in Vietnam keen on the Indian markets, and I think we can do some like business delegation. We can come to see, and Vietnam can set up the branch and a company to buy the raw material from India and export to Vietnam. It's easy it's good for logistic master. And second thing is the investment. I think investment is both sides. Vietnam company can come here and come in India to make investment in FDI, like because we have some good machine and know-how and things to set up a company in India, and then we can the product can be used in the Indian market or export to Vietnam or export to the other countries. The second thing is maybe some Indian company can come to Vietnam to open the plant, because Vietnam we signed more than signed 16 FDI with more than 80 countries over the world. So if you come to Vietnam, you can get the good tax in export to the other countries. And the one more thing I think is the research cooperation, because of course the fishery needs the labor and research to how to develop to the sector, like supply chain and the house, the warehouse, something like that, and the labor for the making of the fishery. So the college and university and research of the two countries can exchange the knowledge and program, and even exchange the student. I think it's a good way. We already work with some state. I hope that Madhya Pradesh we can work closely to this. Yeah, this brings me to the end of my presentation. I think quite long, but thank you very much for the listening and the patience. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Khan, and definitely Vietnam is one country which talks about the technology they've been using in various fields, especially the agriculture and fisheries. And ma'am, you may understand that these are the countries which are here. They are the top 30 countries where India exports fish. So the representatives are here. They are from top 30 countries where India exports. So that is what we did a very good analysis, and we ensured that these are the countries are present in Madhya Pradesh. Yes, that's right.
Now we move on to a country which all Indians like, and not for anything else but for tourism. But then we have a very good sector, the fisheries sectors in that beautiful country called Thailand. So may I invite Mr. Donavit Pulsawat, the Consul General, Royal Thai Consul General in Mumbai, to give his presentation, please. Sawasdee krap. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, may I take this opportunity to thank the organizers, namely PhD, Chamber of Commerce and Industry, as well as Department of Fishermen Welfare, Fishery Development, the government of Madhya Pradesh, for inviting me to participate in today's events. For me, this is an eye-opening event. To be able to meet all of you experts in the fishery industries, as well as this is my first time to Madhya Pradesh. But I have to ensure that it's not be the last, it's gonna be more. Thank you. Actually, I have to confess that every time that I get invited to talking about agriculture or the fisheries, it makes me very uneasy. The agriculture sectors or the fishery is a very sensitive and very complex issue. It involves a lot of people, mostly poor. It involves a lot of local and national politics, people welfare, pollution, international trade, international standards, global warming, and so on. All of these factors is very unfortunately mostly lead to protectionism. But we cannot let these factors to get into the way of our cooperation and developments. There are still a lot of positive things that happen in agriculture or in the fishery industry every day. All these things that we can learn, we can share, we can explore together. New technologies, new management style, new management system, experience, or even a new breed of animal, to name a few. Please allow me to talking a little bit about the fishery in Thailand. Thailand is bound by the Gulf of Thailand in the east and the Andaman Sea in the west. We have around 7,000 kilometers of the coastline. The fishery is a very important sector in our economies. They employ over 650,000 people in the fishery industry and related industries. Fish is a primary source of animal protein for the most of the Thailand population. Each year, every Thai consumes about 33 kilograms of fish and aqua products each year. This is the main source of protein for most of the Thai, besides pork, beef, or chickens. And Thailand is one of the top fish producing nations and the world ranked 15 in the world capture fishery and 10 export to the world markets. But the fishery industry in Thailand is not a very beautiful pictures. We have our own problems. We used to have overfishing, we have illegal fishing, we have human trafficking in the fishing industry, or even we are illegally steal fish from our neighboring countries. That lead to our exporting ban from the EU due to that IUU regulations. We have struggled a lot for many years. And now,
we are very happy that the IUU ban on the Thai fishery is lifted, partly because the Department of Fishery under the Ministry of Agriculture and Cooperative is responsible for the promoting the Thai fishing industry while ensure that the sustainability of agriculture. The Thai fishing law recognizes the importance of the fishing industry to the national economies and its role as important employer and the source of livelihood for the coastal province. The policy is very clear that instead of aiming for the increased production alone, it is more important to promote the sustainable production of existing resources as well as complying with the international standard. The government will manage the fishery to ensure maximum sustainable yield. Fishing license is issued according to the available source, not because someone just want it or just issue it without a regulation. The seasons, we issue the fishing license according to the season of the fish, the life cycle of the fish in each time. So no more freely fish. The new law has a clear direction to promote environment-friendly production practice and to protect the environment as well, so that the past mistake about the IUU will never happen to Thailand again. Back to India. I would like to inform you that the Thai companies such as the CP Aquaculture India, Jaran Pokapan, and Jaran Pokapan Seed are involved in the fishery and agricultural in India for the last 30 years. They have both shrimp and fish feed mill, shrimp hatchery, shrimp and farm, and shrimp processing plants located in various places across India. But I think it's not in Madhya Pradesh yet, but I will try to correct them. They are not only doing this kind of thing that I just mentioned, they are also introduce efficient and effective farm management, water quality management, and feeding management to the Indian fishermen that aim to minimize loss and maximize profitability for more sustainable Indian shrimp farming industries. I hope that after today, I can draw their attention and convince them to come to visit Madhya Pradesh to explore the rich natural resource of this beautiful state in the futures. I strongly believe that Madhya Pradesh fishery resource combined with Thai vast experience in aquaculture technologies will help the fishermen in Madhya Pradesh to gain more profit from their work in sustainable way. As I mentioned before, we cannot allow ourselves to fall into the trap of protectionism. Of course, the regulation concerning the protection of people and natural resources is a must. But at the same time, it must be clear and transparent to encourage the foreign investor to come and invest in the state. The incentive in various kind of is needed, and also the infrastructure and facility that must be built. The well-being of the fishermen and farmer depend on these things, and I do hope that Thailand, a Thai company, can be a small part of overall of the state of Madhya Pradesh to elevate the quality of life of the Indian farmer and fishermen in the future. Thank you. Thank you, Mr. Pulsawat.
And I'm sure PhD Chamber of Commerce Industry can work with the Department of Fisheries Madhya Pradesh to at least mount a delegation to Thailand and understand how best they are preserving their fisheries and how best technology they are using, what kind of cold chain supplies, logistic supplies they have. And we can work out that, sir. And thank you for encouraging the Thai companies to consider Madhya Pradesh as a state for investment and set up their plans to help the fishermen out here. Thank you so much, sir. Mantriji and Madam, now let us move to another beautiful island from Southeast Asia to Indian Ocean, where our own brothers and sisters have been staying for decades. So may I call upon Mr. Siraj Nandlal, the Councillor of Investment, Trade, Market Development Asia Division from the High Commission of Republic of Mauritius, please. Thank you. माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावत, सही कहा ना? Thank you. Ma'am Vanita, right, and Ma'am Kalpana ji, and all my colleagues here from the various consulates and embassies in Delhi and also in Mumbai. First of all, I would like to thank PhD Chamber to have given us this opportunity to be here. Laudable initiative of keeping indoor cleanest in India. So I think that demands a lot of applause from everybody. Yeah, thank you. So and also thank you to the minister. ये जब यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं सुबह से, माने कि पूरा दिन यहाँ पे इनका समय चला गया, क्योंकि इनका समय भी कीमती होता है, तो ये समझना चाहिए कि मिनिस्टर जी जो सुबह को अपना स्पीच में कहा, जो भाषण दिया, जो भी कहा उन्होंने, now he is walking the talk, very important. So he believes in what he is saying because he wants to give the real push to the fisheries sector in Madhya Pradesh. So again, thank you, Mantri ji. So I have a small presentation that I would like to make, and I would like to start with that presentation about Mauritius and the fisheries sector. Basically, we call it, we can call it the blue economy, we can call it the ocean economy, so different names, but it's the same thing. It's all about the resources that we have in the water bodies. Mauritius. Next. So this is about the Mauritian economy, as you can see. So population is very small, 13 lakh. We have a large exclusive economic zone, that is the water body that we have. We are surrounded as an island, we are surrounded by water. So it's 2.3 million square kilometers, that is 23 lakh kilometers squares. Land mass is very small, 2,000 square kilometers, and then we speak English, we speak French, हम हिंदी भी बोलते हैं, मैं भोजपुरी भी में बात भी कर सकता हूँ. So we are multilingual, right? Next, please. Yeah. So this is what you see. We became independent in 1968. That is 54 years back. So that's how our economic trajectory has been. So when we became independent, economy was entirely dependent on agriculture. So 95% of the economy was agriculture, mostly sugarcane cultivation. Now, over the years, we have become diversified. We have diversified the economy. We have industry. We have services sector-based economy. So now we are more into services-oriented based economy, and we are moving towards new areas of development, which is mostly based on technology. Next. So here you can see how the economy has diversified. So the strongest sector today is manufacturing. But when you take the services sector overall, it represents around 70% of the economy. And agro-industry, as you can see, it has gone down from 95% to the 3.3% today, which is very less. But it's still a vibrant economy because there you see the fisheries sector, which is there, and it is still contributing a lot in terms of the economic benefits that the country is deriving from there. Next. So the way we have developed and the way we continue to develop, basically we try to accelerate the established sectors, which includes, of course, the fishing industry.
diversifying into high growth sectors, as you can see, medical, pharmaceutical, energy, transport, and all that. And then innovation through high tech field like biotech, fintech, and all the different technology-based industries, but at the same time becoming a regional headquarter for Africa. So the pillars on which these are based is manufacturing, high tech, and finance. Next. Thank you. So now we come to the crux of the matter, that is here we are here to speak about the fishing industry, the fisheries industry, and how Mauritius has developed its fisheries industry. Basically, we started, I mean, we have been historically been fishing, but it has always been like traditional artisanal fishing. But 20 years back, that is in the year at the beginning of the 20,000 of this century, so we started developing fisheries as an industry. So the industry players sat down and they decided what should be done, how we should be doing it, where we should be taking the economy in terms of the fisheries industry. Infrastructure was lacking, raw material was available, but there was no infrastructure in terms of the processing, and the market was just fishing and exporting the fresh fish. But we had to add value so that we could get more benefit out of this industry. So this is where the fisheries industry started, basically the seafood industry. We collaborated with the universities to train the people in terms of the industry, but at the same time, government provided incentives for building the infrastructure. When we speak of the infrastructure, it is about the facilities at the port, that is the cold rooms, the different services required by the fishing industry, but also providing flags, I mean fishing licenses to foreign vessels to come and fish in our waters. This is how we have been able to collaborate very closely with Japan, where we have a very strong collaboration with the Japan Fisheries Cooperative Federation, and where they come and do fishing in our waters, and then the fish is exported. Basically, we're exporting tuna, which is sashimi grade and sushi grade tuna, to Japan, but also to other developed economies. We are yet to export our fish to India, but we are importing a lot from India, of course. Yeah. So as you can see, Mauritius here, and then all the areas which are like shaded here, it's about the exclusive economic zone. And this is where we allow the vessels to come and do the fishing. But as our colleague from Thailand also mentioned, there is a lot of IUU issues coming. You know, IUU basically it's about illegal, unreported, and unregulated fishing, which is also happening because we have such a huge expanse of exclusive economic zone that surveillance is a real challenge for a small country like Mauritius. So this is where probably collaboration can also come with India to see how that surveillance can take place. Yeah. Next slide, please. So when we look at the industry, how it has evolved, as I was telling you, so the ocean economy today represents around 10% of the economy. It's contributing around 10%. And here we have the seafood related activities, which is a very established industry in Mauritius. And where we see new emerging activities happening within the industry is aquaculture, maritime services, marine commerce, and also new activities that we are promoting now is marine biotech and also marine renewable energy. Because this is where the future is, so we want to promote this ocean economy in a big way where more and more development can happen, and where eventually the contribution to the economy will double from 10 to 20 years over the years. Thank you. Next slide. Right. Again, the ecosystem has to be there to be able to attract the operators to come and operate in the industry. And this is where we have come up with different sorts of incentives to allow the industry players to come and operate within the fishing industry here in Mauritius. And we're speaking about now processing, not only fishing, but also the processing, and then canning, and then exporting. So for example, we export a lot of canned tuna to European Union because we have preferential market access. Market is very important, as we all know. We can have the product, but if you don't have the market, what do you do with it? So we need to have the market, and we have preferential market access to the European Union where we're exporting our tuna. Mauritius is the third largest exporter to the European Union when it comes to canned tuna. Next slide, please. So I'll briefly speak about the relationship between our two countries, that is Mauritius and India. Next slide.
As we can see here, so it has been a very strong relationship and it grows every day, I would say. Now it is 75 years of diplomatic relations that we are celebrating this year and next year. We started 10 days back where we had a major workshop that we organized under the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement. We know India signs a lot of FTAs. Discussions are going on with many other countries right now. So like India has CICA and also CEPA with different countries, that is the FTAs. But with Mauritius, it is more special. It is CECPA, CECPA. Yeah. So I'll speak more about the CECPA later. Next slide. So one of the major projects that have been developed in Mauritius with the support of Government of India is a metro project. Next. And here you can see the economic trade and economic relationship between the two countries. So last year we imported, Mauritius, we import a lot from India. In fact, we imported over $800 billion of products from India. Food items, petroleum, fabric, textile, pharmaceuticals, so different seafood products also imported from India. But we export very little. Like last year, we exported only 46 million. But when you see from the previous year, we see that there has been a substantial increase from the previous year. So we get a lot of tourists also from India, and we invite you all from Madhya Pradesh to also come and visit our beautiful country. I hope the minister will take a delegation to Mauritius for not only for the visit, but also for trade and opportunities in terms of economic development. Yeah. Some companies are present from Mauritius in India, but we have many more companies from India which are present in Mauritius as well. Next slide. So the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement that I was speaking about, CECPA. So this was signed last year and became operational in April of last year. Next slide. So there are three main chapters which are covered into this in this agreement. One is on trade in goods. Second one is on trade in services. The third one, which will be added, is a general economic cooperation chapter. This chapter has already been agreed by the two countries. Now it remains to be added to this CECPA. Next slide. Next. So some of the services areas where we have covered in this agreement, where both countries can work together in terms of export of services or be presence in the country or movement of people and all that, because there are four modes of services. 4 modes of supply for services under the WTO GATS agreement. Yeah, next slide. So the trade in goods, which is of more interest to us here, you will see that it also covers canned tuna, fish products. Next slide. So here you will see that the market access that Mauritius has got is all about exporting to India under certain items under duty-free or quota, under quota, TRQ, or even under reduced duty. So for example, for canned tuna, Mauritius has got a provision where we can export 7,000 tons of canned tuna duty-free to India. Next slide, please. So here under CECPA, and we know that India is more about fresh produce, fresh products. So we also produce a red drum, so which can be exported to India. And we do hope that we will be able to get some importers from Madhya Pradesh for our fresh produce. But also, Indian Madhya Pradesh producers can also export their fresh water produce to Mauritius. Next slide. So some of the areas where we are producing, that is, we are fishing, we are doing the processing that in terms of the tuna, canned tuna, but we are also doing some aquaculture, farming, and then all these products are being exported to various markets. Next slide. So here are some of the opportunities for investment. Basically, this is all about the ecosystem that has been put in place. It's all about having the infrastructure, giving the soft infrastructure in terms of the incentives, and then encouraging the operators to come and operate in the country. Yeah, next slide. Next. So, as I mentioned, market is very important. So here you will see that Mauritius has preferential market access because we have signed agreements with various countries, with various regions. For example, with India, we have the CECPA, we have China with an FTA, we have the US, again, Africa Growth and Opportunity Act with the European Union, and with Africa. Africa, I think, is very important for all of you here, because when you're producing and you need to find new markets, I think Mauritius provides you the ideal gateway to get into Africa.
So you can bring the produce to Mauritius. If Africa is asking for a processed food product, then you can process it in Mauritius and export it to Africa. Or if they're asking it for fresh, then you can, again, export it fresh from Mauritius because the infrastructure is there in Mauritius for these type of activities. Next slide. So as you can see, in Africa is also a market which is equal to the size of India. That is 130 crore people, and it's 55 countries, 55 different countries. So you have 55 different markets. But Mauritius being part of Africa, again, these products, when they are value added in Mauritius, then it is going duty free to the different African countries. Next slide. We have an extensive network of bilateral treaties, I mean, be it in terms of the investment protection or be it in terms of the tax treaties. So these are the countries where we have all these treaties in Africa. Next slide. Last year, there was 82 billion of FDI that flew from Mauritius into Africa. Next slide. Some of the countries which are operating in Mauritius from India. Next slide. A brief introduction about the Economic Development Board that I also represent, which is an economic development agency of the country of Mauritius, operating in the Ministry of Finance and Economic Planning and Development. So 4 main areas of responsibilities, which are strategic and economic planning, trade and investment promotion, business facilitation, and country branding. Next slide. So what is it about in the post-COVID era between India and Mauritius cooperation? It's all about being optimistic and also taking advantage of the opportunities which are being created. Next slide. So I always say there is an African proverb. It says that if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, let's work together and go together. So just before I end, there is a video clip for 2 minutes. I would like to play it very quickly for you to have an idea about the SECPA.
So thank you everybody. I hope you enjoyed the presentation. And last but not least, again I'll request माननीय मंत्री जी से कि आप एक डेलीगेशन लेकर आइए मॉरिशस में PhD के कोलैबोरेशन के साथ, सपोर्ट के साथ हम आपका वहाँ पे स्वागत करेंगे. थैंक यू. Thank you, Siraj Nandlalji. And ma'am and Mantriji, we've always been promoting Mauritius as a gateway to Africa. Mauritius, I mean, it's one of the most beautiful country. बहुत Indians हैं वहाँ पे, and you'll feel like at home. Language is never a problem. We recently had a delegation from Mauritius. It has one of the largest Shiv temple in Mauritius. Shiv ji ka mandir bhi hai bahut. With your permission, Mantri ji and Madam, would like to tell you that PhD Chamber of Commerce and Industry is mounting a delegation to Mauritius and Seychelles end of November. So would request your permission if you can work with your colleagues, with your officers, to see if we can have some representation from Madhya Pradesh government in that delegation. Thank you, sir. We'll now move on to another presentation from Niti Ayog. Unfortunately, Dr. Badri Narayanan Gopal Krishnan could not be present physically, so we have a virtual address by him. So can we have the video, please? माननीय मंत्री जी और यहाँ पे आए हुए सज्जन लोग सबको नमस्ते. I will continue to talk, deliver this address in English. I am very happy that I am able to do this address virtually, and I have to apologize for not being able to come in person. I thank the PhD CCI and other organizers for allowing me to deliver this virtually, which I would have loved to come in person and interact with all of you. So please accept my apologies for not being able to come. This is a very important event. It covers a very important sector of the economy, fisheries, and whenever we think of fisheries, we think of the oceans and seas, we think about the marine fisheries, but the inland sweetwater fisheries are also equally important. And that is why I think the venue of this workshop is also very significant. It's happening in Madhya Pradesh. And I would like to discuss a few aspects related to fisheries. The first aspect is that our brothers and sisters who are engaged in fisheries sector should be thinking more in terms of value addition and processing. It is not sufficient to just focus on the raw fishery products, but they have to upgrade themselves, produce a lot of value added products. Why is that important? Because first, the moment you add value, you process the food, its shelf life increases. So you can actually export to other countries, you can also trade in other parts of the country, and it gives you more flexibility compared to the raw materials which are perishable. Secondly, while doing that value addition, you also are able to increase the price, you can command premium for producing that product. And you also engage in developing your ecosystem beyond just fisheries, but to the entire food processing industry. In fact, whatever I am saying in this context can equally be applicable to the agricultural sectors also. So instead of producing some crops and stopping there, we should actually develop the value chain integration and do more and more of processed foods. So the same thing applies to the fisheries sector. So that is the very first thing, and from a policy point of view, and we sitting in Niti Ayog as policy makers, we always think about generation of jobs, employment generation. So the more and more processes you add to the sector, and more subsequent industries that develop, the more jobs are going to be generated. So that is very, very important. That is the first aspect I wanted to touch upon. The second aspect I wanted to discuss is the
the importance of using new technologies, disruptive technologies in the fishery sector. Here I am not only talking about the technologies that are part of the fisheries sector itself, the integral part of fisheries sector, but also the sectors that are, the technologies that are totally unrelated in one sense, things like digital technologies, artificial intelligence, machine learning, blockchain, all these technologies, but using them for process improvements, efficiency improvements, cost reductions, market access, all these things in fishery sector. So one example could be blockchain. So if you are using blockchain technology, combine that with Internet of Things, cloud services and so on, what you can do is you can actually track the source of the fisheries, and we are looking at a lot of developed countries who are importing food products from India and even raw foods from India. They have a lot of standards. There are sanitary and phytosanitary standards, technical barriers to trade and so on. So these standards, our farmers or fishermen have been finding it very difficult to match these standards, and even though they may match these standards, they may even exceed these standards, but they may have no way of showing that they have indeed complied with these standards and followed these standards. So that is an important aspect, and here technology can be really handy. So these technologies can track what happened from the ocean or from the river or lake where the fisheries are caught to the final customer who gets it. So what is happening through the supply chain can be tracked, and I think that is just an example. There are many more things that can be done. You can have remote sensing to help find the existence of fisheries in different parts of the river or lake and so on. And then you can use big data analytics to do quality control, to improve the processes, reduce costs and so on. So a lot of things can be done. So that is the other aspect. And in this point I also want to emphasize the elite audience here would comprise of a wide range of members of this value chain and stakeholders. I would also like to see a lot of technology startups who are entering this area. Now you know this term called agri-tech. So the same way we also need aqua-tech or fish tech. So where you need these tech companies coming and getting into developing these technology solutions for pressing problems that we are facing, the fishermen are facing. So I think that is a very crucial thing. And another aspect I would like to discuss is the focus on exports and trade in general. So we have to think about exporting our products to other countries. So recently in this context we have been negotiating several trade agreements. We have the India-UK Free Trade Agreement that is being negotiated now. India-UAE, India-Australia have already been concluded, and several more agreements are being negotiated. What is the purpose of these agreements? It is to get market access for our products in these countries and also get cheaper inputs from these countries that can go into our production. So both are equally important. So our fisheries sector can greatly benefit from these. So we have to have more and more global orientation, exports orientation and so on. So these are quite important aspects as far as I can think of, which I should also mention that I am not an expert or specialist in this area. So I am talking from a general policy perspective. We at Niti Aayog, we have a vertical which deals with agricultural and allied sectors, and fisheries is definitely one of them. And we have been doing a lot of work on blue economy and the marine fisheries and so on. So definitely this discussion that we are having now can be a trigger for us to also think about the inland fisheries. So that is one thing we should be working on. And we have also, as I mentioned earlier, you need technologies, solutions from new technologies to help the fishermen.
And in that context, we also have an innovation ecosystem like Atal Innovation Mission, which is a broad set of institutions that are set up across the country to promote innovation. And definitely fisheries sector also can benefit from the innovations that come from this kind of initiatives. So we need more and more of these kind of initiatives across the country, and Niti Aayog plays an important role there. We also have to think of sustainability when it comes to fisheries. And the recent discussion we have had in terms of the WTO negotiations, where we got the fisheries subsidies, some conclusions we have had on fisheries subsidies are also, they also happen in the interest of our fishermen. So we have taken into consideration India's interest, Indian fishermen's interest in that. So these are some of the initiatives from the Government of India, Niti Aayog and other organizations. Finally, I would also like to add that we at Niti Aayog and also the Government of India, we would like to collaborate with the state government in promoting fishery sector in many various ways that is possible. And we are looking forward to many more collaborations. These kind of events should happen. I should thank PhD CCI not only for having me here, but also for organizing such a great event. And these are sectors that are less looked upon by the rest of the industry. So it's really nice that PhD CCI is taking this initiative, and many more such initiatives should happen. And we at the central government and the state governments, we will be happy to collaborate and work on many such information gathering and trade promotion kind of workshops and events. So again, thank you very much to all of you, Honorable Minister and other colleagues here. Looking forward to many more initiatives in this regard. Namaste and Dhanyavad. Thank you. That was Dr. Badrinaran Gopal Krishnan. Now, because the Honorable Minister has to leave, so he would like to felicitate the diplomats for their presence here. So, माननीय मंत्री जी को मैं request करूँगा if you can facilitate each of the diplomats here. We start with Mr. Iko Watanabe, the First Secretary, Food and Agriculture, Embassy of Japan. Mr. Badri Prasad Tiwari, the Economic Counselor from Embassy of Nepal in India. Mr. Do Dieu Khan, the First Secretary from the Embassy of Vietnam in India. Mr. Dunavid Pulsawat, the Consul General, Royal Thai Consulate in Mumbai. And finally, Mr. Sivraj Nandlal, the Consular from the High Commission of the Republic of Mauritius. Sir, Mauritius is a little far, that is taking time.
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा अगर वो आकर अपना छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। सर, एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आफ्टर हियरिंग एवरीबॉडी। आज का दिन मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारा राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर जो भारत का नाम स्थापित किया है, आज यही कारण है कि विदेश के 5 अतिथि राष्ट्र में और हमारे मध्य प्रदेश में और इंदौर में आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें, आपका अभिनंदन करेंगे। जापान से इक्का वाडनेर जी, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। हमारे नेपाल से बद्री प्रसाद तिवारी जी, आपका भी स्वागत, आपका अभिनंदन। वियतनाम से डू कोसाई जी का स्वागत, अभिनंदन जी। थाईलैंड से डोकानी जी का स्वागत, अभिनंदन जी। नंदलाल जी, यहाँ चलना है हमें, क्यों? स्वागत, अभिनंदन जी। कोई भी पवित्र काम करो तो मात शक्ति का होना जरूरी है। यहाँ 2 मात शक्ति बैठे हैं, क्या मिलता जी? और कल्पना जी बड़े अच्छे ढंग से द्वितीय चरण का संचालन नीरज जी कर रहे हैं। आपका भी स्वागत करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये कार्यशाला अपने आप में एक नया प्रयास है, नई कोशिश है और नया प्रयत्न है। प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ाने का तथा मछुआ भाइयों के कल्याण के लिए आयोजित इस कार्यशाला में चिंतन भी हो रहा है, विचार भी होगा और मंथन भी होगा और परिणाम सुखद अच्छे आएंगे। हम प्रदेश में से लागू करने का प्रयत्न भी करेंगे और अच्छे से करेंगे। हम प्रदेश में मछली उत्पादन की मार्केटिंग और निर्यात के संबंध में कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। मछली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करना आज देश विदेश के अतिथियों के साथ जो बात होगी उस पर हम आगे कार्य भी करेंगे, इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच विदेशी अतिथियों ने मछली पालन के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का एवं आपसी सहयोग को लेकर जो रुचि दिखाई है, मैं वाकई में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभार मानता हूँ और इसी प्रकार से आपका सहयोग की अपेक्षा भी करता हूँ। आज हम जापान, नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, मॉरिशस के साथ अनुबंध कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी सभी देशों के साथ इस क्षेत्र में मिलकर काम करें। इस हेतु हम एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस कार्य योजना में किए जाने वाले विचार से, मंथन से, चिंतन से एक सार्थक निष्कर्ष निकलेगा और देश विदेश के सहयोग से एवं उनकी साझेदारी से
उनके सहभागिता से, उनके सहयोग से प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र में अमूलभूत परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही हमारे मछुआरे भाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो, मत्स्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने तथा मछुआ कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक, एक रचनात्मक, एक जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे व्यक्ति है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जो हमारे हितग्राही हैं उनके लिए भी चिंतन कर रही है। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे विदेश से मेहमान आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और राष्ट्र के कई प्रांतों से जो हमारे अतिथि आए हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे मित्र हमारे सामने बैठे हैं, हैदराबाद से भी आए थे ना, अभी कहाँ हैं? हाँ, मैं और गुजरात से, महाराष्ट्र से भी आए ना, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा का, मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से पूरे राष्ट्र का स्वागत करता हूं आपका। और सबसे ज्यादा इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए जो हमारे इस वर्ग के, इस विभाग के जो रीढ़ की हड्डी हैं, मेरे सारे आला अफसर, बड़े से लेकर छोटे से लेकर 20 से लेकर, मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ये एक सफल कार्यशाला आपके सहयोग से, आपके समन्वय से, आपके सामंजस्य से आज इसने सार्थक रूप लिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल्पना जी, आपका जो लक्ष्य है, आपके सानिध्य में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कल्पना जी के साथ एक तरफ दीवान जी हैं और एक तरफ भरत जी हैं। ये त्रिवेणी संगम बहुत कम देखने को मिलता है और इस पवित्र काम के लिए हम सब आपके साथ हैं। पर मेरी प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है, जो राष्ट्र का नेतृत्व का संकल्प है, मध्य प्रदेश के सरकार का विश्वास है, उस विश्वास को, उस संकल्प को हमें पूरा करना है। आज इस कार्यशाला में ये भी एक संकल्प लेना है। मैं फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये कार्यशाला मध्य प्रदेश में एक नींव का पत्थर साबित होगी। फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। Diplomats, ladies and gentlemen, we are very happy that the government of Madhya Pradesh is really very proud to host the diplomats over here, and we have received 4 expressions of interest of actually taking forward the positive collaboration that can have between Madhya Pradesh and the countries of Japan, Nepal, Vietnam, and Mauritius. So that is something very big positive things which we can take forward from this event. May I now invite the representative from Invest India, Ms. Dipti Thakur, the Senior Investment Specialist, and Ms. Neema Miftah, the Investment Specialist, to give a presentation on the Indian fisheries scenarios and Madhya Pradesh in particular, and what are the other observations Invest India has. Please. Okay. I'll just wait for Mantri ji to.
शर्मा जी देखिए इधर देखिए आगे अरे इधर देखिए वर्मा जी अरे इधर आ जाइए आप अरे मेरी अभी तो देखो साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, वो अब कोई NHBC का है। Give you a call. इसके पश्चात हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सत्र है यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट। और अब मैं Sorry, Dipti and Naima, please come over. I'm so sorry, there was a little confusion. Come. Please. Thank you so much, Neeraj ji. I think there was some confusion. Yeah. Good afternoon, everyone. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. First of all, I'll start with thanking PhD CCI and Government of Madhya Pradesh for inviting Invest India and giving us the opportunity to be a part of this Matsyiki Karyashala. We are honored and delighted at the same time to be a part of this event. Presentation. Further to the points highlighted earlier today by Honorable Minister Shri Tulsiram Silawat ji and Shri Sagar Mehra, JS, Department of Fisheries, we would like to highlight opportunities in Madhya Pradesh in fisheries sector and how Invest India can assist in grounding of these opportunities by facilitating investments in the sector. So first of all, we'll start with the overview of Indian fisheries scenario. The fisheries sector of India is the sunrise sector, which plays an important role in the overall growth of the Indian economy, and it contributes more than 7% to the agricultural GDP of India. India has seen around 22 times increase in fish production from 7.5 lakhs metric ton in 1950 to 161.87 lakhs in year 2021, which is 22 times, and it's a huge growth. So earlier in 2021, the exports from fisheries has the highest ever exports was done in fisheries sector, which was around $7.76 billion. So moving forward, before we move forward, let's start with a small quiz. I would like to ask all of you, what is the state fish of Madhya Pradesh? Any guesses, please? Absolutely, that's absolutely correct. Mahseer is the economically important fish species and it is used for recreational purpose. Next slide, please. So Madhya Pradesh ranks 11th in terms of fish production, and the total inland production of Madhya Pradesh is around 2.93 lakh metric ton. The maximum disposition of fisheries in Madhya Pradesh is through marketing of fresh fish, which again gives us the opportunity of setting up a value addition infrastructure to further enhance the value addition of fisheries.
The predominant varieties of in Madhya Pradesh are Indian major carps, Indian minor carps, its exotic carps, and then catfish, out of which 77% of the production is being, the share is being held by Indian major carps, which include rohu, katla, and mrigal. So further, as Honorable Minister highlighted, that Balaghat district was awarded as the best inland district in fisheries sector for doing excellent job in fisheries sector. We believe similar initiatives can be taken up in other districts and make Madhya Pradesh as the best state in fisheries in future. Next slide, please. So here, as I spoke about the important fishery species in Madhya Pradesh, India exports freshwater fish to various countries, which includes Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, and Taiwan. And then India also exports katla to Bangladesh, Bhutan, and Singapore. Further, if we see, pangasius and carps have the highest potential in export market, and Vietnam is the leading exporter of the pangasius, followed by India. India exports pangasius to various countries, which include Nepal, Bhutan, US, Hong Kong, Maldives, etc. Apart from these markets, there are several other markets who are importing pangasius and other freshwater species, which include Hong Kong, which include Netherlands, UK, Germany, Spain. So these are the markets which can further be tapped by Indian freshwater fisheries market as well. Next slide, please. So few potential areas and focus areas for development of fisheries sector in Madhya Pradesh is enhancement of production and productivity. That can be done through setting up of brood banks, setting up of hatcheries, and also augmenting river ranching in the state. Species diversification is another an important aspect for development of fisheries in Madhya Pradesh. By species diversification, we again can look up for gift tilapia, Nile tilapia, and then there's scampi as well that can be taken up in the sector to further augment the production. Along with that, we have technology infusion. By technology infusion, we can further adapt the best aquaculture practices from various countries, which include Vietnam, Japan, Thailand. These are the countries we can adapt these practices and augment our production and value addition in India. Next slide, please. So the government provides assistance in setting up of these infrastructure. So this was highlighted by Shri Sagar Mehra ji earlier today. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a flagship program again, and the assistance being provided under the scheme is at 40% for general category, and it's at 60% for SC, ST and women category. Next slide, please. There's FID. This is one of the example how for if you avail subsidy under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. For example, the cost for setting up of a new pond is around 7 lakhs. Then under general category, the central government will be providing around 2.8 lakhs, and for SC, ST and women category, it will be around 4.2 lakhs. For further details on Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, please you can reach out to us, and we'll be happy to guide you through the guidelines. Next slide, please. Then we have Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Again, this is the initiative under which interest subvention for up to 3% is being provided by the central government. For more details on this, please reach out to us. And now I'd like to invite my colleague Naima to give a brief introduction about Invest India. Thank you so much. Thank you, Deepti. Next slide, please. So now mostly we are going to talk about Invest India. यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा इन्वेस्ट इंडिया के बारे में. सो इन्वेस्ट इंडिया इज़ इंडियाज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी. इसका मतलब है कि किसी तरह का निवेश अगर किसी भी कंपनी को करना है या इंडिविजुअल फार्मर्स को करना है तो वो हमारे पास आ सकते हैं पूरे वैल्यू चेन में इन द बिजनेस सेक्टर. बिकॉज हम लोग हर सरकारी माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से जुड़े हुए हैं, बॉडीज़ लाइक PhD CCI से जुड़े हुए हैं.
तो अगर आप लोगों को किसी तरह का फैसिलिटेशन चाहिए होता है या किसी तरह की सहायता चाहिए होती है अपना बिजनेस रन करने में, तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। डिटेल्स हमारी अपनी वेबसाइट भी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ DPIT के अंडर ऑपरेट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भारत सरकार की ही योजना है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि कहा जाता है वो बढ़ाई जाए, स्पेशली फिशरीज सेक्टर में, क्योंकि फिशरीज़ डिपार्टमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, हम उनके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। आई होप, हमारे पास ब्रोशर्स कम थे, आई होप आप में से कुछ लोगों को मिले होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है या कोई भी जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर हैं अभी कुछ ही देर। आप प्लीज़ रीच आउट कीजिए हमारे साथ। एंड ऑल्टरनेटिवली आप हमारे वेबसाइट से हमारा नंबर भी ले सकते हैं, ईमेल आईडीज़ पड़ी हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू PhD CCI एंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर। हैव अ नाइस डे। Thank you, Deepti and Nima. So this brings to the conclusion of the event, and I'd like to again thank all the diplomats who joined us from Mumbai and Delhi. And we hope this is just the first step towards a larger cooperation between the Madhya Pradesh government and your government. Thank you so much. Thank you, Neeraj ji. You took quite good time, and we are hopeful कि we benefited a lot. मुझे उम्मीद है कि इनके जो भाषण से कुछ हम लोगों को समझ आया होगा। बेसिकली चीज़ ये है कि जैसे मॉरिशस वाले या थाईलैंड वाले या जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे एक्सपोर्ट करने पे अपने को जोर देना है। अभी जो टेक्निकल सेशन है, अभी हमारा बहुत थोड़ा लेट हो गई गाड़ी, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वो हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ये जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए हमारे आप बताएंगे, और फिर आते जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है पैनल डिस्कशन, और हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री विजय कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NFDB हैदराबाद। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। कृपया हमारे सभी अतिथियों का ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आर वनीता मैम, चीफ डायरेक्टर NCDC न्यू दिल्ली। डॉक्टर MA हसन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CIFRI कोलकाता। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। श्री सुनील कुमार नायक, साइंटिस्ट CIFE पवार खेड़ा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। श्री N बारीक, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CIFA भुवनेश्वर। श्री HN द्विवेदी, डायरेक्टर फिशरीज झारखंड। श्री रमेश डांगी, डायरेक्टर फिशरीज हरियाणा। एंड डॉक्टर AP सिंह, डीन कॉलेज ऑफ फिशरीज जबलपुर। हमारे सभी सम्मानीय अतिथि मंच पर है, कृपया जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। और इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आर विनीता मैम, चीफ डायरेक्टर NCDC न्यू दिल्ली। आप कृपया आएँ और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। Good evening to everyone. I'm very happy to come back to you again. As you all know that I'm not very good at Hindi, so I would like to welcome you all here. All the experts, the technical people on fisheries are here. So I would like to just say that I would like to just ask my, from NCDC, there is a technical person, Mr. Nilesh Patel is here. So he would be coming and telling you all the technicalities, and he'll be sharing all the information here. Since I'm not expert in the, fisheries, I would like to invite him on my behalf, and he'll be explaining things to you and telling a presentation over here, or talking here. Thank you. Come Nilesh, come this side.
ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम, और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, इस प्रोग्राम के लिए अलग अलग जगह से आए हुए सभी ऑल रिस्पेक्टेबल डेलीगेट्स हैं, और ये प्रोग्राम हम जिनके लिए आज ये अरेंज किया है, जो इस प्रोग्राम के एपिसेंटर से, वो सभी फिशरमैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि मध्य प्रदेश में फ़िश का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, जो भारत सरकार की विविध योजनाएं हैं, ये योजनाएं कैसे फिशरमैन बंधु और भगिनी की पास में लेकर जा सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहे, वो मार्केट की टेक्नोलॉजी कैसे फिशरमैन के पास में जा सकती है, और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकती है, और ये हर एक्टिविटीज़ में कोऑपरेटिव्स को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, और मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ पर कैसे फोकस किया जा सकता है। ये अलग अलग, इसके अलग अलग पहलू को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम अरेंज किया था। और आज जो टेक्निकल सेशन आज जो अरेंज किया है, तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले श्री विजय कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NFDB सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे व्यक्त करें। सर प्लीज़। So again, back to English only actually, because Hindi is a problem for me. So morning itself I was explaining, as well as Sagar Mehra Sahab also, he has clearly said about the schemes existing. So I had a presentation actually, so I wanted to give you a presentation, but unfortunately since scarcity of time is there, so you can log on to our NFDB website. The clear-cut details, there is a ready Rockner of PMMSY. So you can go through that. So if you, whenever you get free time, sometime, you can just go through that. All the schemes are mentioned there actually, from your brood stock to marketing up to your plate. So the schemes which are the processes are involved actually about maturation, breeding, spawning, rearing tanks, and you come back to farm construction, advanced technologies like RAS, biofloc, cage culture. So of diversification of species, which is important, and we, India, actually normally depend on only one species, which is situation we need to identify 2-3 species, apart from this species. And the main constraint morning also I was stressing mainly on the domestic market. And the production, many farmers who are expert here, hatchery people, they are not finding it, the production is such a difficult task. Marketing is a difficult task for them. So you have, especially in Andhra Pradesh, what I am familiar with Andhra Pradesh and Gujarat, Orissa, these areas, where the production is too high and people are finding it, marketing is a big constraint, and value addition in case of fish, in fish varieties, it is really a difficult thing. Suppose if you, there is a lot of demand, export demand in case of fillets and steaks. So who are the exporters don't have the facilities to produce the steaks and fillets, which is even in case if they come forward to produce also, it is not economically viable for them. So people are comparing with the Vietnam. I think my Vietnam friend was here actually, so it was nice that Vietnam, if you look into the processing capacity of their workers, India, if by the time they process one fish for filleting, Vietnam laborers actually they process 10 fish. That is their workers' efficiency. And the live fish come to their table for filleting. That's why they maintain the quality. And I will tell you, India is importing almost 5,000 metric tons per month in the filleted form from Vietnam, just to supply to the star hotels in India for domestic consumption. And if you look at the prices, which is extremely very, very competent, and we go for filleted, we imported Vietnam fillets rather than our Pangasius fillet what has been produced in India.
So this is the competitiveness. I don't know, just I wanted to ask my Vietnam friend, the incentives given by Vietnam and especially the Thailand, the government support of incentives for exports will be, even if it is 1 or 2% government supports, the Indian exporters find it very, very difficult to compete with the other markets, other importing countries like USA and China. So that is what exactly happening in India. So Indian government finds it little difficult in supporting the exporter in case of incentive wise compared to Vietnam and Thailand. So these are the competitiveness which are existing in the market. But we should, Madhya Pradesh having such a huge potential, since we are talking about Madhya Pradesh, so Madhya Pradesh having a huge potential. Thanks for my friend who has corrected me in the morning, where the records I saw, I am seeing is almost 2.97 lakh metric tons Madhya Pradesh is producing. So out of this 5.7 lakh hectares of water area which is available. So it is, this is the state where a lot of freshwater resources available. You utilize the resources, come up with the production with value added. Some of my friends in lunch time, they were asking actually, they want to come up in 100, 150 acres of area for the Pangaseous production, basa fish. And seeds which are readily available. I am happy to note from 1 or 2 hatchery people who have discussed with me in the afternoon. So I am very happy that the Pangaseous seeds are being produced in Madhya Pradesh. It is really a great task. And mastering a technology, even we are trying, NFDB is trying, and ministry is trying, state governments are trying actually to master the technology of Pangaseous seed breeding. So in Madhya Pradesh, which is a few people who have tried and who are successful in breeding, I want them to master the technology. When they expand into aquaculture side, I advise them to come up with a processing plant also. Processing of fish, frozen fish or chilled or live or value-added form. And only thing, the task you need to create your brand. So brand plays a major role in case of frozen fish consumption. Now the technologies have come in and the contamination, if you look into the hygienic handling of fishery products, so you get very nice hygienically processed fish and fishery products when you go into supermarkets. So I don't have faith on the fresh fish and chilled fish which is being processed and packed on the roadside and marketed at the weekend markets where the trash is thrown aside. After 2 days it starts on shrinking. So such a beautiful city in Indore, if they do that roadside marketing on weekends, so it is really difficult to maintain. And one important thing which I want to tell you is about the finance. So finance for a medium and a small scale entrepreneurs, it has become a difficult task. And I request Madhya Pradesh government to bring all the bankers on one firm and discuss about the collateral security where the farmers can able to get with lesser interest, or the society or the federations can take the responsibility of collateral security and provide them the loan facilities, so that many of the people have their land and the water resources available, they want to take up, but there is no source of finance. So it is high time that the bankers need to come forward to facilitate. If you stick on to collateral security, they have a collateral security, either the president of the association, they can able to provide the collateral security so that your freshwater thing can be actually utilized. And many of the youngsters, this is the young generation which they want to stand and sustain on themselves. So this is very important, and I request the director of fisheries here, so can hold the bankers meeting and see that the bankers are convinced and fishery sector is being lent with a lesser interest, and give them an opportunity for 1 or 2 years. Fisheries is such a sector, within 1 year you can able to repay the loan. That is what I can assure you, because if you take 2 to 3 crops, in case of shrimp it goes on, in case of fish 1 or 2 to 3 years of time, you can repay the loan, not like other industries where 10-15 years time is needed for repayment.
and the banks are convinced with the 7 years of repayment, that is nice. But in fisheries sector, kindly see that this finance sector comes together and facilitate the entrepreneur, especially small and medium scale industry. So with this, I conclude by saying that you can have the questions rightly shot to our experts here, so we can able to concern questions can be answered. So with that, I want to say and go ahead here, questions from you to our experts, please. Experters, please. हेलो, एक्चुअली ये पैनल डिस्कशन इसमें होना है, और जैसे कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, इस पैनल के जो सबसे वरिष्ठ हम लोगों के समझ में आया, वनीता मैडम को इंचार्ज हम लोग घोषित करते हैं, और आपकी देख रेख में इस पैनल का टॉपिक है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर फिश एंड प्रॉन प्रोडक्शन. सो प्लीज़ कंटिन्यू लाइक दैट. अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है तो जिसके पास भी है प्रेजेंटेशन शार्ट में करेगा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उस तरह से इसको कंडक्ट करें अपन प्लीज़. जी जी, ओके, थैंक यू. ऑन माय बिहाफ नीलेश विल बी डूइंग इट. ठीक सर. हाँ, थैंक्स. प्लीज़ कंटिन्यू. Yeah, as sir said that you can do that, but on my behalf, Nilesh will be doing the presentation. Why not? Yes. एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हम 1 घंटा टाइम लेट चल रहे हैं, तो रादर देन हैविंग पर्सनल प्रेजेंटेशन वी विल गो फॉर पैनल डिस्कशन. जो पैनल डिस्कशन की तरह हम जाना चाहते हैं, तो उसी तरीके से हम सभी एक्सपर्ट्स के व्यू भी जानना चाहेंगे कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टेक्निक्स है वो क्या है, और हम टाइम भी रिस्ट्रिक्ट कर पाए तो हम इसको जल्दी से ये कर पाए. यस 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 सर. तो जैसे विजय कुमार सर ने बताया था, PMSY FIDF स्कीम के बारे में बताया था, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और जो उन्होंने इंग्लिश में बताया कि मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में उन्होंने बताया था कि जैसे हमारा जो एक्सपोर्ट है पिनियस वेनामी पे और हम ज़्यादा डिपेंड है, तो हम स्कैम्पी प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश को कंटेक्स्ट में कैसे हम फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में सर बोल रहे थे. मध्य प्रदेश में जो पंगेशियस प्रोडक्शन के लिए जो पोटेंशियल है उसके बारे में सर बोल रहे थे कि पंगेशियस के प्रोडक्शन और उसको एक्सपोर्ट में हम कैसे टैप कर सकते हैं. सर की जो बात थी कि मध्य प्रदेश के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वैल्यू एडिशन में हमें वी शुड फोकस ऑन वैल्यू एडिशन पार्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे बहुत से फिशरीज रिसोर्सेज है. अगर इस रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना हो तो वैल्यू एडिशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा. सर का कहना था कि अगर हमें एक्सपोर्ट में जाना हो या प्रोडक्शन के पार्ट पर जाना हो तो हमें हाइजेनिक प्रोडक्शन पर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. तो सर का ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. और लास्ट में उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल पार्ट्स, जो फिशरीज सोसाइटीज़ है या फिशरीज एंटरप्रेन्योर्स है वो फिनेंशियली वीक है या फिनेंशियली लिटरेट नहीं है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सामने आना पड़ेगा. मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ के पार्ट में उनको फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ में कैसे टाइप कर सकते हैं. तो मुझे लगता है सर के स्पीच के ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये मुझे लगता है कि इस डिस्कशन जो पैनल डिस्कशन स्टार्ट किया उसमें विजय कुमार सर ने जो पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट उनके स्पीच से आए, तो मुझे लगता है ये जो टॉपिक है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो मध्य प्रदेश स्टेट की अगर बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर के ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे. और इसी पॉइंट को लेते हुए इस पैनल डिस्कशन को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. और मैं डॉक्टर M.A. हसन सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपके पॉइंट्स में जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं. सो वी कैन गो वन बाय वन एक्सपर्ट्स एंड वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवर टाइम ऑल्सो. प्लीज सर. No, I just use the mic. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं अपने तरफ से और मेरे डायरेक्टर डॉक्टर बसंत कुमार दास की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा मौका दिया है मुझे इस तरह का एक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए. और वो फंक्शंस मैं सुबह से देख रहा था कि यहाँ पॉलिसी मेकर बैठे हुए थे, और सबसे पीछे जो हमारे प्रोडक्शंस के जो पिलर्स हैं, द फिशरमैन कम्युनिटी, जिनको आपने डिफरेंट अवार्ड से नवाजा है, तो वो लोग भी थे.
और हमारे डिपार्टमेंट की जो बैकबोन्स है, ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पर हैं। हमारे नीति आयोग को भी हमने सुना है, एनसीडीसी और एनएफडीबी, सबके बीच में कुछ कहने को मौका मिला है। तो मुझे हम लोग जो रिसर्चर हैं, हमारे लिए बहुत एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि हम लोग जो रिसर्च करते हैं इट्स फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है, हम फिश ईल्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ जो वैल्यू एडिशन की बात हो रहा था कि हम कैसे इस वैल्यू एडिशन के ज़रिए हम इनकम जनरेट करें और हम इवन पैसा का आमदनी हो और रोज़गार बढ़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, इसे नेचुरली ब्लेस्ड स्टेट है, जहाँ से 4 नदियाँ की उत्पत्ति होती हैं। 4 रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस स्टेट, अनदर 4 रिवर्स की कैचमेंट इस स्टेट से गुजारती हैं। और हमने तो इनोवेशन आज से करीब 75 साल पहले किया था, जब हमने नदियों में बांध के ज़रिए हमने वाटर को टैप किया था। एक करीब 0.5 मिलियन हेक्टेयर रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है, और करीब अनदर 80,000 हेक्टेयर जो है ये पॉन्ड है, जो हमारे माय ब्रदर डॉक्टर बारिक इज़ हियर, ही इज़ फ्रॉम सीफा भुवनेश्वर, ही विल स्पीक ऑन दैट। तो मैं मध्य प्रदेश की जो खुले जल स्रोत है, जो ओपन वाटर फिशरीज़ है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। अनदर जो मैं सुबह से डेटा देख रहा था कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है करीब 2.9 लाख टन्स है, 2.8 लाख टन्स है। तो नेशनल रैंकिंग में ये करीब 11th रैंक होल्ड करते हैं मध्य प्रदेश, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव ए प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड वन ऑफ द लीडिंग इनलैंड रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट स्टेट्स। कॉन्स्टेंट क्या है फिश प्रोडक्शन में, जो कोस्टल स्टेट्स है उनके पास समुंदर भी है, और ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो इनकी जो जोर है वो मीठा पानी में जो प्रबंधन है और उसमें से हमें प्रोडक्शन लेना है। तीसरा एक फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश फिश कंजम्पशन में काफ़ी नीचे है। इवन मैंने जो डेटा देख रहा था कि 3 किलो से भी कम है यहाँ का फिश कंजम्पशन। मैं दूसरा एक स्टेट का नाम लूँगा, वो भी लैंडलॉक्ड है, जैसे कि त्रिपुरा। आप लोग हैरान होंगे, सबसे ज़्यादा फिश कंजम्पशन त्रिपुरा के लोग करते हैं, मोर देन 20 किलो। सेकंड पोजीशन में हमारा केरला आते हैं, भले केरला की तो मैरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। तो ये जो एक ट्रेजेडी है, यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, फिश कंज्यूमर कम है। तो हमें एक स्ट्रेटजी निकालना होगा कि हम यहाँ का प्रोडक्शन को चाहे दूसरे स्टेट में हम कैसे एक्सपोर्ट करें और हम विदेश में कैसे एक्सपोर्ट करें। यहाँ एनएफडीबी के जो हमारे आधिकारिक बैठे में इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं, और वियतनाम की जो ऑफिशियल्स यहाँ थे, हम लोग सब जानते हैं, इवन हमारे देश में भी आप लोग हैरान होंगे कि हम भी वियतनाम से वासा का जो फिले हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, एंड दे आर द लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ पंगास फिले। और हम पंगास को जो इस देश में हमने एज कैंडिडेट स्पीसीज, एक्वाकल्चर स्पीसीज ने जो अपनाया, हम क्यों पीछे हैं? व्हाट इज़ द कॉन्स्ट्रेंट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चूँकि ये हमारा देश का मछली नहीं है, तो ग्रेजुअली वी आर पिकिंग अप विद दिस फिश ऑन आवर टेबल। लेकिन हम एक्सपोर्ट में कहाँ चूक रहे हैं? एक्सपोर्ट में जो हम लोग जो स्टडी किए हैं, जो वियतनाम फिले हैं दैट इज़ वाइट इन कलर, और हमारे देश का जो फिले हैं स्पीसीज सेम है, केवल स्पेस का फ़र्क है, वो वियतनाम है, हम इंडिया है, बट स्पीसीज रिमेन सेम, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस इन देयर फ्रेश वाटर रिसोर्स, वी आल्सो प्रोड्यूस इन आवर फ्रेश वाटर रिसोर्स। लेकिन ऐसे कलर में अंतर क्या है? तो हम लोग इस विषय में रिसर्च शुरू किया है, जस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क, एंड वी हैव नोटेड ए वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, इंडिया एंड वियतनाम। वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड होपफुली इन ए ईयर और 2 हम आपको वो टेक्नोलॉजी दे पाएंगे
जिस जरिए कि हम वाइट फिले तैयार करें और हम इसको एक्सपोर्ट कमोडिटी बनाएं। और जब हम एक्सपोर्ट कमोडिटी बनाएंगे तो स्टेट लाइक मध्य प्रदेश इनको फिर सोचना नहीं होगा, इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास इतना रिसोर्सेस है फ्रेश वाटर की, ये लीडिंग स्टेट बनेंगे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट में। मैं अपना जैसे इनोवेशंस की बात हो रहा था, ये केज कल्चर, ये हम जो यंग जनरेशन्स है, ये हम लोग भी जब रिसर्च शुरू किए थे 90s में, तब हम लोग अपने सीनियर्स को सुनते थे केज कल्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया 2000 में, हम लोग केज कल्चर स्टार्ट किया। उसके बाद ग्रेजुअली हम इस चीज़ को मॉडर्नाइज़ किया। उसके बाद जब ये केज कल्चर एज ए टेक्नोलॉजी हमने इसको इस्टेब्लिश किया, तो NFDB से कुछ फंड हमारे ऑफिस में आया और उस फंड से हमने इस टेक्नोलॉजी को, जो हमारा पहले टेक्नोलॉजी जो यहाँ चौधरी साहब बैठे हुए हैं और डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जानते हैं, आपके ही दाहोद रिजर्वायर में हमने शुरू किया था केज कल्चर। और वो कैसा केज था? बैम्बू मेड केज था, बांस की बनी हुई। आज देश में देखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने उसको GI केज में तब्दील किया। उसके बाद आज FRP केज आ गया। उसके बाद आज देखेंगे सर्कुलर केज है। उसके बाद आप देखेंगे कि हाई वॉल्यूम केज है। हमारा केज का वॉल्यूम था हार्डली 100 क्यूबिक मीटर, आज हम बहुत बड़ा केज की बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली वी आर इवॉल्विंग एज ए लीडिंग नेशन इन इनलैंड केज कल्चर, और उसमें हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हम निरंतर उस विषय पे काम कर रहे हैं। तो ये केज कल्चर के ज़रिए हम जो पांगाश प्रोडक्शन करेंगे, और उसमें अगर हम वाइट फिले बना लिया है, तो हम एक लीडिंग स्टेट बन सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक एरिया वेयर we can emphasize and we can see the future. This is one area. Second area जो है, मैं जो समझता हूँ कि चूँकि मध्य प्रदेश फ़िश कंजम्पशन कम करते हैं, ये पांगाश फ़िश का हम बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में ये चलन नहीं है कि पांगाश की जो बोन्स है, उस बोन को हम पाउडर बना के एक कैल्शियम का सोर्स बना सकते हैं, और उसको हम पापड़ में और दूसरे फूड आइटम्स में हम उसको एडिशन करके एक वैल्यू एडेड न्यूट्रिशनल एनरिच हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये काम भी चल रहा है। ओनली क्या है, इस टेक्नोलॉजी को लाना है, इस मध्य प्रदेश में लाना है। इसके लिए हमारे CIFT जो इंस्टीट्यूट है कोचिन में, उसकी मदद हम लोग ले सकते हैं। तो एक तो हो गया ये वैल्यू एडिशन, दूसरा इम्प्रूव्ड फिले। ये दो एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरा एरिया जो है कि चूँकि हम लोग विल बी वर्किंग इन ओपन वाटर रिसोर्सेज, और इसकी कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें चूँकि केज कल्चर इज़ ए फीड बेस्ड सेक्टर, इसमें हमें देखना है कि हम जो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना एनवायरनमेंटल फ्रेंडली है। अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो आने वाले दिन में वी कैन सी ए ग्रेट डेंजर इन द सेक्टर, क्योंकि उस फीड में देखना होगा कोई ऐसा कोई एंटीबायोटिक तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कोई केमिकल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है विच इज़ नॉन डिग्रेडेबल, एंड ग्रेजुअली दिस में अफेक्ट आवर एक्वाटिक इकोसिस्टम। और वो इकोसिस्टम जिसमें हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। पॉन्ड में तो मैनेज हो सकता है, बट ओपन वाटर में मैनेजिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए हमें वो क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान देना होगा। मध्य प्रदेश जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, क्वालिटी फीड। चौथा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि फीड का जो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी सही इस्तेमाल हो, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऐसे नहीं कि हम फिश को बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मछली प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हमें राशन लेवल को सटीक करना होगा, हम एक्सेस फीडिंग ना करवाएं, ताकि एक तो हमारी इकोनॉमी FCR जो आप लोग जानते हैं, फूड कन्वर्शन रेशियो जो है, वो ख़राब होगी, और दूसरा क्या है, हमारा इकोसिस्टम प्लीज़ माइक, सर का माइक देख लीजिए। सर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बता रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जो फीड को हम यूज़ कर रहे हैं या जो कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो यहाँ के मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में फिलेट्स की जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है, उसके बारे में सर हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सर के पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे फिशरमन्स के लिए या जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर में बहुत ही अच्छी ये पॉइंट्स हो सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं श्री सुनील कुमार नायक सर से पूछना चाहूँगा सर कि अगर हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इज़ अ वास्ट स्टेट जहाँ पे बहुत रिसोर्सेज है, रिजर्वायर्स है, पॉन्ड टैंक्स है, बहुत से फिशरमन्स आज प्रोडक्शन भी यहाँ का स्टेट्स का बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर हम पॉइंट 2-3 टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आप कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे फिशरमन्स को जिनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कम है बट उनका लाइवलीहुड भी इंक्रीज हो जाए? तो प्लीज़ सर। नीलेश जी हियर मैं कुछ पूछना चाहता था डॉक्टर हसन साहब से, हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ओके आपको सब पता है कि मध्य प्रदेश इज ओनली स्टेट वेयर ऑल द रिवर्स आर वेरी प्रिस्टीन क्वालिटी ऑफ वाटर। वी डोंट हैव एनी केमिकल पोल्यूशन इन आवर रिवर्स, इवन वी डोंट हैव एनी मेजर इंडस्ट्रीज इन आवर स्टेट, so our water is of very pristine quality. Now the problem arises that if we are selling the fish to the, हमारे यहाँ पे कंजम्पशन कम है जैसा आप ही ने बताया कि 3% 3 kg का है। अब हम बाउंड है कि हमारी जो प्रोड्यूस फिश है उसको हम एडजॉइनिंग उनमें प्रदेशों में बेचते हैं, बेसिकली कलकत्ता दिल्ली में बेचते हैं। वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, आपको याद होगा कि पिछले साल आंध्र प्रदेश की फिशें आती नहीं तो उसमें वो कुछ उसको डिप ट्रीटमेंट दे के आते थे फार्मलिन में और उसके कारण बहुत बवाल मचा, हमारी मछली भी बेचने से रोकी गई। हमारे इंदिरा सागर के कॉन्ट्रैक्टर को हमको सर्टिफिकेशन देना पड़ा कि हमारी फ़िश में हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपनी मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस होने वाली सभी फिशेस को कहीं पे भी बेचें तो उसका एक ब्रांड करके बेचें कि उसमें हम 2-3 चीज़ें लिखें कि हमारा सीड बहुत अच्छा है, हमारी वाटर क्वालिटी बहुत प्रिस्टीन है, हम कोई एडल्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो इसमें आप गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के मंशा में आप क्या कह सकते हैं या हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी फ़िश को ब्रांड के साथ में बेच सकें? थैंक यू सर। प्लीज़ सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जो सवाल है उसको प्लीज़ सर। ओके थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक टॉपिक्स यहाँ था जो जिसके बारे में मैं किसी से सुना नहीं, आपने ब्रांडिंग के बारे में शायद इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट ब्रांडिंग। मैं कुछ सोचा था इसके बारे में लेकिन देखा कि टाइम की कमी है तो बात नहीं कर पाया उस इश्यूज़ पे। पर देखिए हम लोग कश्मीर के एप्पल तो जानते हैं, दार्जिलिंग टी जानते हैं, रसगुल्ला का जब नाम करते थे कहाँ याद आता है हमके दिमाग में, क्या आता है? कलकत्ता याद आते हैं। अच्छा हिल्सा के बारे में क्या है? हम लोग हिल्सा कंज्यूम करते हैं, हम चूँकि कलकत्ता से हैं तो हम जानते हैं हिल्सा मतलब पद्मा का हिल्सा। इंडियन हिल्सा अगर 1200 रुपया है, पद्मा हिल्सा हमको 2000 रुपये में हम खरीदते हैं। तो जो पद्मा हिल्सा हो सकता है, दार्जिलिंग टी हो सकता है, तो हमें विंध्या रोहू क्यों नहीं हो सकता है? आपका स्टेट जो है विंध्या पर्वत है तो हम विंध्या रोहू क्यों नहीं कर सकते हैं? और उस ब्रांडिंग के लिए आपको देखिए ब्रांडिंग कैसे होगा। रोहू तो यूपी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिहार भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका विंध्या रोहू कैसे मशहूर होगा? आपका जानकारी के मैं बता दूं, जब आपका लॉकडाउन हुआ था और ये जब फॉर्मलिन या एंटीबायोटिक डिप करके मछली को ट्रेड किया जा रहा था तो हम आइसर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी आया था कि इसको डिटेक्शन किट बनाइए। हमने भी डिटेक्शन किट बनाया, हमारे पास है, और CFT भी डिटेक्शन किट बनाया। हम बता सकते इसमें फॉर्मलिन है कि नहीं है। लेकिन उसी दौरान मैं कलकत्ता में जब फिश खरीदता था तो हम लोग पूछते भाई फॉर्मलिन तो नहीं है, तो वो कहते थे सब ये मध्य प्रदेश की है, ये इंदिरा सागर की है, रिजर्वायर की है। कि आपके मछली का पहचान क्या है? वो बहुत बड़ी होती है, आंध्रा फिश उतनी बड़ी नहीं होती, या हमारा बंगाल में जो फ़िश है वो उतनी, आप जानते हैं बंगाल में छोटी मछली खाई जाती है तो ये प्रोड्यूस ए स्मॉल फिश। बट जो बड़ी फ़िश है हम आँख मूंद के उसको खरीदते हैं, ये मध्य प्रदेश की फ़िश है, रिजर्वायर की फ़िश है। तो हम इस तरह क्यों ना ब्रांडिंग सोचे, मध्य प्रदेश जैसे इंदिरा सागर है कि तवा है कि और जो बड़े बड़े रिजर्वायर आपका है उस हिसाब से इसको ब्रांडिंग कर लें। और साथ में आपको करना क्या होगा कि यूनिकनेस होनी चाहिए।
टूथपेस्ट कोलगेट भी बेचता है और दूसरे कंपनी भी बेचते हैं। इसके बाद जी। में होगा सेशन। अच्छा, सो वेरी गुड। तो मैं ओनली सबमिशन क्या है कि मध्य प्रदेश को फिश को आपको थोड़ा सा रिसर्च मदद लेना होगा। हो सकता है कि चारों तरफ आपका यहाँ प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट है, हिल्स है, रॉक्स हैं। हो सकता है आपका फिश में कोई सेलेनियम हो, एडिशनल सेलेनियम, या हो सकता है उसमें एडिशनल जिंक हो, कोई चीज़ आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे लिए। तो अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे मध्य प्रदेश का मछलियों में एडिशनल जिंक है, ये सेलेनियम है, या और कोई कंटेंट ज़्यादा है, आप उस चीज़ को आप इनकैश कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। थैंक यू। ये सर मुझे तो लगता है कि सर जैसे मध्य प्रदेश में निमाड़ की मिर्ची गुंटूर के मिर्ची के साथ कंपेयर की जाती है, या मालवा का शरबती पूरे इंडिया में उसको ब्रांड के साथ में बेचा जाता है, तो आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश का भी मछली एक ब्रांड के साथ में पूरे इंडिया में और बाहर के देश में भी बेची जाएगी। सो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग ब्रांड ऑफ द मध्य प्रदेश। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं सुनील कुमार नायक सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमारी बात हुई थी कि सर 2-3 टेक्नोलॉजी आप बताइए कि जो स्मॉल फिशरमैन है या कोऑपरेटिव्स है वो एज ए लाइवलीहुड या इनकम जनरेशन के लिए वो अडॉप्ट कर सकती है। प्लीज़ सर। थैंक यू सर। सर मेरे तरफ से और पहले तो मेरे तरफ से और मेरे कुलपति डॉक्टर रविशंकर सर की तरफ से ये जो आयोजक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमको मौका दिए। आपके कल्पना मैडम है, धीमन साहब है और भरत सिंह साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया है सर। सर का भी क्वेश्चन था आर.के. चौधरी साहब का। सर पहले तो थोड़ी सी पीछे आ रहा हूँ सर। ये जो ब्रांडिंग सर बोल रहे हैं, ब्रांडिंग के बारे में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 27 रिजर्वर है, लगभग मैं यहाँ पे 8 साल कंप्लीट हो रहा है मेरा, पावर खड़ा में मैं पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे लगभग जैविक मछली मिलता है सर, और कहीं पे आप आंध्रा में जैविक मछली की बात नहीं चलता है। तो अगर हम जैविक मछली के बारे में बोले तो काफ़ी मात्रा में ऑल ओवर इंडिया में डिमांड बढ़ेगा। मान लो 200 रुपया भी है, उसको हम 300 कैसे कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं सर। और जैसे सर का पॉइंट था, पहले तो मैं आ रहा हूँ सीड पे। कोई भी मछली पालन करे पहले उसको सर बीज की बहुत ज़रूरत पड़ता है। बीज जो है ऑल ओवर इंडिया में सर हम लोग लगभग बीज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया में 1500 से 2000 हैचरीज है, और मध्य प्रदेश में लगभग 100 से 130 हैचरीज है। और ऑल ओवर इंडिया में 52 बिलियन और 52 बिलियन प्रोडक्शन हो रहा है सीड का। और सबसे पहला जो है अपना वेस्ट बंगाल आ रहा है सर, उसके नेक्स्ट आ रहा है झारखंड। देखिए मीठा पानी के दोनों राज्य हैं, वाई नॉट मध्य प्रदेश भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है सर। मध्य प्रदेश में भी सीड की जितना ज़रूरत है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर हम उस पर थोड़ी सी ध्यान दें तो उसके लिए अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे सीड अडल्ट्रेट होकर आ रहा है वेस्ट बंगाल से, नहीं आटी बिष्टुपुर से। आप कटला मांग रहे हैं, रोहू दे रहे हैं, जो भी है आप देख रहे हैं, बड़ा मुंडी कटला चाहिए आपको, छोटा मुंडी दे रहे हैं, बहुत सारे आप अडल्ट्रेट सीड्स का बहुत सारे अपना किसान भाइयों को मिल रहा है। तो इसी के जरिए सिफा में भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे काम कर रहा है। और हम लोग ICAR-CIP पावर खेड़ा में भी सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिए हैं कोहोर्ट ब्रीडिंग का। कैसे कोहोर्ट ब्रीडिंग में 3-4 जनरेशन के बाद हम लाइन ब्रीडिंग करके उसको उस पर ब्रीड करा के कैसे आपको 20% ज़्यादा, चाहे कटला हो, चाहे रोहू हो, चाहे मृगल हो, इस पर भी हम IMC में काम कर रहे हैं सर। और उस जो आपका जो सीड देंगे सर्टिफाइड सीड के ऊपर हम काम कर रहे हैं सर। और 3-4 साल 5 साल लगेंगे, 3-4 साल लगेंगे, तो उसको सीड को कैसे हम किसान भाइयों के पास पहुँचे जो 20% नॉर्मल सीड से ज़्यादा पैदावार दे। तो सीड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे, सीड प्रोडक्शन में जैसे ध्यान, जैसे 100 हैचरीज है, हम लोग अगर 100 हैचरीज को भी ध्यान दें, कैसे ज़्यादा से प्रोडक्शन करके देश के जो 52 बिलियन प्रोडक्शन, देखिए अब भारत को अभी जैसे प्रधानमंत्री का एक नारा है, हमको लगभग मैंने कैलकुलेशन किया था 88 बिलियन सीड की ज़रूरत पड़ेगा। आप सोचिए 52 बिलियन से हमको 88 बिलियन सीड की ज़रूरत पड़ेगा, जो कैसे हम लोग करेंगे। एक तो सर सीड को कैसे बढ़ावा देके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी अगर सीड पे थोड़ा मीठा पानी का राज्य है, अगर थोड़ी सी ध्यान दें तो डेफिनेटली सीड का जो इवन महासंघ को भी बहुत सीड की ज़रूरत पड़ रहा है। तो अगर हम कोशिश करें स्टंटेड फिंगरलिंग भी अगर बढ़ावा दे, बहुत सारे छोटे छोटे जो फार्मर्स आ रहे हैं अभी जो जितने सारे फार्मर, अभी 20 तारीख को सर एक चर्चा हुआ था, धीमन सर भी थे उस पर, कल्पना मैडम ने भी उस पर ध्यान दिया था, कैसे सीड को
हम लोग सीड को मतलब अपना मध्य प्रदेश में जितना सीड का ज़रूरत है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम स्वायत्ता हासिल करें, मतलब अपना पास जो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम सीड प्रोडक्शन करके दूसरे राज्यों को कैसे भेजने की हम वो कष्ट करें। दूसरा यहाँ पे और एक बात आता है, अगर आप प्रोडक्शन सीड का करें कैसे फीड पे, यहाँ पे फीड का बहुत डिमांड रहता है सर। जैसे अभी यहाँ पे चर्चा भी हुआ था थोड़ी देर पहले, बहुत सारे कंपनी सीपी ग्रोवेल बहुत सारे जो मिनिमम सीड का कॉस्ट आ रहा है 50 रुपया मिनिमम। आप जैसे 4 mm का कोई सीड खरीद रहे हैं, 4 mm या 6 mm का सीड का 50 रुपीज़ आ रहा है। कैसे लोकल फार्म मेड फीड हम अगर जैसे बहुत सारे योजना भी चल रहे हैं फीड का, अगर बहुत सारे फार्मर जो छोटे छोटे किसान हैं अगर उनको फीड का डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपना फार्म के लिए कितना फीड का प्रोडक्शन हो, और मॉलिक्यूल तो पता है आपको फीड कैसे बनाना है, उसको मॉलिक्यूल सबको पता है। अगर अगर वो किसान भाई हमें पूछे तो बता सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो फीड के मामले में भी हम लोग अपना फीड अगर जब बनाएंगे 25 से 30 रुपये पड़ेगा हमें। तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका मिनिमम जैसे 15 CS पे आपका 70 रुपये जा रहा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे रोकें, तो ये एक अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में एक सीड और फीड का भी आ सकता है। और जैसे बहुत सारे आपका योजना भी चल रहा है RAS बायोफ्लॉक में भी, जैसे RAS बायोफ्लॉक को बहुत सारे किसान भाइयों डायरेक्ट प्रोडक्शन में ले रहे हैं। मैं तो बोलूँगा अगर RAS बायोफ्लॉक आपके पास है, अगर आप 2-3 महीना जैसे आपने कहीं से सीड लिया फ्राई लिया, उसको 50 ग्राम 100 ग्राम करके 50 ग्राम 100 ग्राम करके आप तालाब में छोड़िए, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन जो आपका आएगा डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आ सकता है सर। उसको यूज करिए आप सीड का थोड़ा ग्रो आउट के लिए, फ्राई से फिंगरलिंग बना के अपना 50 ग्राम 100 ग्राम बना के आप सीड को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी उस पर प्रोडक्शन का आप लक्ष्य मत लेके सीड का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, एक इस पर भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे RAS और बायोफ्लॉक का आप लोगों ने बहुत सारे लिए हैं मध्य प्रदेश में, अभी बायोफ्लॉक का भी बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है। डेफिनेटली सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी और पानी का कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, मीठा पानी का, तो डेफिनेटली ये यार है। और चिकना मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा है, ये चिकना मिट्टी है। और एक सर यहाँ पे मुझे बोला गया प्रॉन के बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सागर मिश्रा जी ने ये भी बात बहुत सारी जगह पे बोला, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को लगभग 800 से 1000 हेक्टेयर आपको डेवलपमेंट करने के लिए सब्सिडी के रूप में देने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम चाहेंगे प्रॉन को कैसे बड़ा पता है, जैसे सेमी इंटेंसिव में आप एक एकड़ में 4 आप रख सकते हैं, तो आप 20 पर मीटर स्क्वायर में भी आप जा सकते हैं फ्रेश वाटर प्रॉन, जो माइक्रोरोजन वर्गी पे आप काम करके डेफिनेटली। और सीड का उपलब्धि हम लोग भी कराते हैं सर। अगर टेक्नोलॉजी चाहिए जैसे ब्रीडिंग करने का, हैचरी डेवलपमेंट करने का, तो ICR CIF पावरखेड़ा भी दे सकता है, सिफा भी यहाँ बैठे हैं, सिफा भी दे सकता है यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का, जैसे भी आप फार्मर्स आप भेज सकते हैं हमारे पास। हाँ सर, ओके सर, ठीक है, ठीक, यस थैंक यू, ठीक है सर। सर आप सर का जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। हम यहाँ पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, बट सर हैज़ टच जो बेस है फिशरीज का, उस पर उन्होंने टच किया कि अगर हमें आगे बढ़ना हो तो वी शुड टच सीड एंड फीड, ये दोनों जुड़वा भाई है। और उन्होंने बताया कि अगर हमें आगे बढ़ना हो तो मध्य प्रदेश को सीड प्रोडक्शन में पहले सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ेगा। उस बेस पर सर का कहना था कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो स्कैम्पी प्रोडक्शन के बारे में सर बोल रहे थे, सुबह में मेहरा सर भी बोल रहे थे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फीड, तो ये सीड प्रोडक्शन हैचरीज है, स्कैम्पी हैचरीज हो या फीड यूनिट्स हो, ये छोटे छोटे यूनिट्स है, 20 lakhs to 40 lakhs to 50 lakhs 15 lakhs इन्वेस्टमेंट है, ये एज ए लाइवलीहुड एक्टिविटी ले सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर यन बारिक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम जब अभी कुछ फार्मर्स अभी बात कर रहे थे फ्रेश वाटर में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, बहुत से फार्मर्स बोल रहे थे कि हमें ये प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी इसको प्रमोट किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, तो आपका क्या सजेशन रहेगा इन टेक्नोलॉजी के बारे में बाय कंसिडरिंग द फिशरमैन्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? नमस्कार, मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से आता हूं, भुवनेश्वर से। सो आप लोगों ने तो नाम सुना होगा कि भारत के जो एक्वाकल्चर जो
छोटे तालाब का जो मछली प्रोडक्शन है हम उसी के ऊपर काम करते हैं और हम लगभग 30 पीसीस में काम करते हैं, 30 पीसीस 30 पीसीस में काम करते हैं और उसका पूरा वैल्यू चेन में काम करते हैं, सीड से लेके पूरा लास्ट तक काम करते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट सुबह से, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, मार्केट भी खुल रहा है, एक्सपोर्ट भी का भी स्कोप है, सब्सिडी भी अवेलेबल है, फाइनेंस भी मिल रहा है, तो हर तरह का चीज़ें हैं। अभी हमारा पास चैलेंज है कि हम आगे इससे आगे 10 साल के लिए हम अगर प्लान करें तो कैसे करें, कैसे हम उसको किस तरह से प्लान करें सो दैट हम एक सिस्टमेटिक वे से हम जाएं। तो सबसे पहला है कि जितना भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अभी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बोलूँगा तो बहुत लंबा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम सर हमारे पास टाइम हाँ, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते हैं। खाली मैं ये बताता हूँ कि जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं हर चीज़ का टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है। अभी आज का डेट में आप जो भी करना चाहते हैं, सीड से लेके अप टू प्रोसेसिंग तक हर तरह का टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, जो कि 10-15 साल पहले वो सिचुएशन नहीं था। अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी चैलेंज है हम सही टेक्नोलॉजी कैसे आइडेंटिफाई करें और हम ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा 5 मिनट में बोल देता हूँ। तो सही टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमारा एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, हम एंटरप्रेन्योर आते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो जब आप इवैल्यूएट करेंगे ना, तो कोई भी टेक्नोलॉजी को आप किसी का कहीं सुने का बात में मत जाइए, आप उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करिए कि कम से कम जो प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए कोई भी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से पहले, इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट, टोटल सब कॉस्ट मिला के, अपना ओन कॉस्ट भी मिला के, मैनेजमेंट कॉस्ट और क्रेडिट कॉस्ट, ये सब मिला के अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और कमिंग 10 साल 15 साल 20 साल तक ये प्रॉफिटेबिलिटी होने का स्कोप नहीं है तो उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी है तभी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका हमने कुछ ट्रेनिंग भी करते हैं, हम हमारा पब्लिकेशन भी है और आप कभी विजिट करना चाहते हैं तब भी आइए। तो हम उसमें एनालिसिस करके हम बता देंगे, या आपका जो ऑफिसर्स है वो भी बता सकते हैं कि हमारे पास 100 टेक्नोलॉजी है, उसमें से हमारे लिए 20 टेक्नोलॉजी और 25 टेक्नोलॉजी फिजिबल है, हम उसी के ऊपर काम करेंगे। सेकंड बात में आता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम हर तरह का स्पीसीज़ में काम करेंगे, हम फंगस भी करेंगे, मागुर भी करेंगे, प्रॉन भी करेंगे, तो वो थोड़ा हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं करके हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम स्पेसिफिकली ये 2-3 के ऊपर ही काम करेंगे जो कि हमारे पास आगे में मार्केट है और हम आगे में प्रोसेस कर सकते हैं और हम आगे में सस्टेन कर सकते हैं। जैसे वियतनाम का प्रेजेंटेशन आप देख रहे थे, वियतनाम इज लगभग मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से लगभग सेम है, लेकिन उनके पास लगभग 4000 प्रोसेसिंग यूनिट है, 4000 प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कोई भी फार्मर वहाँ तिलापिया या पंगासियस करता है तो उसके पास में ही वो जाके कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है और उधर मछली दे के प्रोसेस करके एक्सपोर्ट होके आता है। एक ही स्पीसीज पे या 2 स्पीसीज के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए हमको आइडेंटिफाई करना है हम कौन सा वैल्यू में काम करेंगे, या तो तिलापिया में काम करेंगे, पंगासियस में करेंगे या रोहू में करेंगे, जहाँ पे करेंगे हम उसके ऊपर एंटायर वैल्यू चेन एंड टू एंड काम करना है। सीड से लेके गुड क्वालिटी सीड अवेलेबल होना चाहिए, गुड क्वालिटी फीड अवेलेबल होना चाहिए, प्रोसेसिंग अवेलेबल होना चाहिए, ट्रेडर और बिजनेसमैन अवेलेबल होना चाहिए जो मार्केट को ले जाए। तो उसी के ऊपर फोकस करें और जो जिसके ऊपर फोकस करेंगे हम उसके बाद क्या करें कि हम एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करें जो कि उसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करेगा। जैसे एक वैल्यू चेन का लगभग 10 से लेके 15 एंटरप्राइज होता है, सीड, फीड, फिर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, सर्विसेज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, एक ही कोई भी एक वैल्यू चेन में 10 से 15 एंटरप्राइज होता है। तो 15 एंटरप्राइज एक स्टेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सीड मिलता है और बंगाल में सीड मिलेगा, गुजरात में फीड मिलेगा, तो ऐसा होने से क्या होगा कि हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो एक ही क्लस्टर में या एक ही ग्रुप ऑफ में भी डिस्ट्रिक्ट में एंटायर वैल्यू चेन होना चाहिए। तो आप पहले उसी को आइडेंटिफाई करना है हम कौन सा वैल्यू चेन में काम करेंगे और वो वैल्यू चेन में कौन कौन सा एंटरप्राइज को लेना है और उसी एंटरप्राइज में कौन कौन सा एंटरप्रेन्योर अवेलेबल है या उनको ट्रेन करना है या उनको ओरिएंट करना है। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर को मालूम नहीं है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी है और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है
हम ट्रेनिंग में आएंगे। सर थोड़ा फिर- सा टाइम का हाँ, रिस्ट्रिक्शन है फिर actually, तो उसके already बाद 5 हाँ उसके बाद जब आइडेंटिफाई कर लिया फिर सिफा या जो भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके बाद वो ग्रुप में लेके आइए, फिर उनके बाद टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दीजिए, तब उसको ऑर्गेनाइज भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। यस थैंक यू एक्चुअली सुबह से हमारा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ये हो गया बिकॉज वी नो ऑल डेलीगेट्स आर फ्रॉम रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट्स, दे हैव वर्क 25-30 ईयर्स, 25-30 साल किसी कंसेप्ट पर काम किया और लास्ट में जब बोलने की बात आ जाती है तो 2 मिनट में किसी को कंक्लूड करना बोलना एज ए यहाँ पे अगर मुझे बोलने को बोल दिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आई कैन नॉट। हाँ यस सर, तो ये ऑर्गेनाइजर का सर सुबह से मैनेजमेंट होना चाहिए, लास्ट में वी कैन नॉट मैनेज एक्चुअली, तो हमें पहले से मैनेजमेंट करना चाहिए इस चीज़ का। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक्सपर्टाइजी है वो हर लोगों के पास में वो पहुंचनी चाहिए, बट इट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। बट सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, तो इस पर एज ए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स रहेंगे या फिशरीज डिपार्टमेंट रहेगा, मुझे लगता है सर का ये पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फिश फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर डेवलपमेंट पर जो फोकस कर रहा है, तो आने वाले टाइम में जो सर का जो मेजर पॉइंट था क्लस्टर डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफाइंग सम वैल्यू चेन, तो उस पर करना चाहिए। हाँ, तो सर आप ही आ जाए और इसको कंक्लूड कर दीजिए सर, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि फास्ट इसको किया जाए। ठीक है। मैं द्विवेदी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आपके पॉइंट्स प्लीज रखिए इसमें। वहीं से बोलिए, वहीं से। हाँ सर, बट कंक्लूजन निकालना जरूरी है। यस सर। हेलो, हाँ है सर, सर्वप्रथम मैं देश की हृदय स्थली राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मैं प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी डिग्निटरीज और डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें मौका दिया बोलने के लिए। मैं एच.एन. द्विवेदी, डायरेक्टर फिशरीज झारखंड। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, अपना अनुभव सीधे सीधे शेयर करना चाहता हूं कि कैसे महाराष्ट्र फिशरीज आगे बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी, मध्य प्रदेश ही इसके लिए जोरदार तालियां। मध्य प्रदेश आगे बढ़े और तरक्की करे, मैं इसकी शुभकामना करता हूं। सर्वप्रथम आज तक जितनी भी बातें होती आई इधर उधर की सब कुछ है, मैं अब बात करूंगा कि अब कैसे तरक्की करें मछली पालन में। पहले प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ मछली उत्पादन की बात होती थी, आज प्रति क्यूबिक मीटर मछली उत्पादन की बात होती है। यदि नेशनल लेवल पर देखा जाए तो प्रति क्यूबिक मीटर यानी 1000 लीटर पानी में नेशनल एवरेज 300 ग्राम मछली का उत्पादन है, और यदि केज में देखा जाए तो एवरेज 30 केजी प्रति क्यूबिक मीटर मछली का उत्पादन है, यानी 100 गुना मछली का उत्पादन होता है। जहाँ तक मुझे अभी पता चला कि 2,73,000 मेट्रिक टन यहाँ का उत्पादन है, और यहाँ का इतना अच्छा ज़्यादा पोटेंशियल है कि 1 लाख केज तो 2-4 साल में यहाँ लगाया जा सकता है। और जितना मछली का उत्पादन आज हो रहा है उतना मछली का उत्पादन जस्ट डबल हो सकता है। एक केज में लगभग 100 क्यूबिक मीटर पानी में 3 टन से 3.5 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है। और यहाँ पर तो इतना ज़्यादा रिजर्वायर है कि 1 लाख केज बहुत आराम से लगाया जा सकता है, और जितना आज मछली का उत्पादन हो रहा है उसका जस्ट डबल हो जा सकता है जितना दिनों में लगाया जा सके। अब रह गई बात कि सीड कहाँ से आए। सीड एक ज़रूरी व्यवस्था है, बिना सीड के कुछ हो नहीं सकता। तो ग्रेजुअली इसके लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत होगी कि कैसे हम 4 साल 5 साल में सीड के लिए भी अपने को सस्टेन कर लें और आने वाले दिनों में हम अपने स्वावलंबी हो जाएं और सीड के लिए। तो इस रोड मैप पर भी काम करने की ज़रूरत है। तिलैपिया पंगेसिया इसकी भी हैचरी लगाने की ज़रूरत है। साथ साथ केज में डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन भी, कि दूसरी भी प्रजाति की कोई इंडिजिनस मछली जैसे सरना वगैरह सिफरी इसमें काम कर रहे हैं, तो दूसरी प्रजाति की भी मछली उसमें डाल के कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उत्पादन सीधे सीधे बढ़ेगा। अब रह गई फीड की बात।
मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश भी, जहां सोयाबीन ज़्यादा होता है, सोयाबीन यहाँ पर ज़्यादा होता है और फिश फीड में सोयाबीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो प्लांट प्रोटीन को कैसे एनिमल प्रोटीन में डेवलप किया जाए, इसका सीधा उदाहरण है केज कल्चर, जिसमें प्लांट प्रोटीन से टोटल फीड बेस्ड फिशरीज है, वहाँ पर मछली का उत्पादन एनिमल प्रोटीन के रूप में किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा जैसे आज देखें कि इंदिरा सागर और गांधी सागर और भी तावा और भी बहुत से जलाशय यहाँ पर हैं, बहुत से पोटेंशियल है, बहुत किया जा सकता है। तो ये एक बात हो गई कि सीड भी डेवलप कीजिए, मछली भी और फीड भी, और आगे फिर प्रोसेसिंग। एक बात यहाँ पर अभी आ रही है एक्सपोर्ट की, तो मैं 4 चीज़ इसमें 4 स्पीसीज के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 स्पीसीज का एक्सपोर्ट किया जाता है, वह है आपको तिलैपिया, पंगेसियस, प्राउन, और एक अभी तक चर्चा नहीं हुई है, वो है सी बास भेटकी। 600 रुपये से 700 रुपये 800 रुपये केजी होता है, और वह भी मीठा जल में किया जाता है। तो एक्सपोर्ट वेराइटी की भी बात हो गई। एम्पीडा उसके लिए ये है, अभी चर्चा चल रही है भारत सरकार में। एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट सेशन में हमारा एक्सपोर्ट ब्रांडिंग शॉर्ट, आप उस पैनल में भी हैं। नहीं, हम शॉर्ट लिस्ट कर दिए कि एम्पीडा को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। आपके लिए सुविधाजनक के लिए हमने अपनी बात रख दी आपके पास। अब रह गई बात कि सीड कैसे उपलब्ध हो, तो सीड उपलब्धता के लिए अब नए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अपनी नदी की मछलियों को यहाँ पर ब्रीड करा के उस वैरायटी को भी अब डेवलप करने की ज़रूरत है। और अब तो NBFGR जो ICR की इंस्टीट्यूट है, क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी जो कि अभी गाय में जिसका इस्तेमाल किया जाता था लिक्विड नाइट्रोजन का, एक क्रायो प्रिजर्वेशन भी है जिसको नोट किया जा सकता है, जिसके कारण से आप फिश सीड क्वालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो हैचरी सीड पॉलिसी पर भी काम करने की ज़रूरत है, जिस ढंग से एक्सटेंसिव मेथड से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैचरी का यहाँ पर निर्माण हो सके और यहाँ पर बीज उपलब्ध हो। बस इतना ही कहना चाहेंगे। एक बात और कि नदी में मछली घट रही है, आपका जो भी इंडिजिनस देसी मछली है वो घट रही है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, रिजर्वायर में कैसे ऐसे मछली जो पकड़ने वाली है कैसे उसका स्टॉकिंग को बढ़ाया जाए, बस इसी पर काम करने की ज़रूरत है। साथ साथ प्रशिक्षण दिलाया जाए, लोगों को सही नई तकनीकी जानकारी दिया जाए। RS और बायोफ्लॉक भी आने वाले दिनों में एक अपनी पहचान स्थापित करेगा मध्य प्रदेश में। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय झारखंड, जय मध्य प्रदेश। Thank you, sir. Now I'll request Ramesh Dangi ji, the Director of Fisheries, Haryana, to express his views in very brief. धन्यवाद। सबसे पहले मध्य प्रदेश प्रशासन मत्स्य विभाग का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मौका दिया बोलने का। बिल्कुल थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सप्लाई और डिमांड पर ध्यान देने की। हम कहाँ पैदा कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी पैदा कर रहे हैं और उसकी मार्केट कितनी दूर है, किस रेट में बिकती है। ये किसी चीज़ की डिमांड 10 टन है शहर में और डेली वो 15 टन पहुँच जाएगी, तो उसका रेट ऑटोमेटिक 200 है तो 100 रुपये आ जाएगा या 80 रुपये आ जाएगा। यानी कि हमने मार्केट सर्वे करना है। जैसे RS बायोफ्लॉक वाले जो फार्मर हैं वो चीज़ वो पैदा करें, अपने जो प्रोडक्ट है उसमें जो पैदा कर रहे हैं उसका इस तरीके से स्टॉकिंग करें, एक आपका जो प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअल जाए, एकदम बल्क में ना जाए। ये एक संगठन बना के ऐसे किया जाएगा। RS और बायोफ्लॉक आप कह रहे हैं
नुकसान में है, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले चयन कौन सी वैरायटी आप करेंगे, तिलापिया करेंगे, पंगेसियस करेंगे, सीबास करेंगे या अपने वियतनामी कोई, ये लगभग 4 वैरायटी लगभग फार्मर कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई डिमांड का ध्यान में रख के ही करें। दूसरा, उसकी इकोनॉमिक्स ज़्यादा मायने रखती है। जो आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चला रहे हैं, जिनका के ऊपर जो इनपुट है खर्चा वो ज़्यादा आ रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें। ये एरिएटर वगैरह चलाना है तो आपने कितने टाइम चलाने हैं ताकि जो सफिशिएंट हो, आपका एक्सेस में जो है एक्सपेंडिचर ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर यदि आप मैनेजमेंट करेंगे तो जरूरी बात है आपको प्रॉफिट होगा। सभी पॉइंट्स पे लगभग बताया गया है। एक जो ये है पर क्यूबिक मीटर, इसमें हम आरएस और बायोफ्लोक में करते हैं 100 स्पीसीज 100 पीस पर क्यूबिक मीटर हम स्टॉक करें, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन ले, वो सही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ग्रेडिंग, यानी कि 100 जो पीस है उनको आप आधी किलो या 1 किलो साइज का ले जाना चाहेंगे तो इकट्ठा नहीं जाएंगे। यानी कि आपने जो आरएस है 90 क्यूबिक मीटर का एक टैंक होता है, 90 क्यूबिक मीटर में आपने 80 क्यूबिक मीटर उसका वो होता है वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम। 80 क्यूबिक मीटर में 8000 जो है फिंगरलिंग आपने डाले, 8000 में से आप ये मत सोचें कि सारे एकदम तैयार हो तो भी बेचे। यानी कि जब वो 300 ग्राम पे आ जाए तो 20% आप निकाल दें, फिर उसका वेट 3000 केजी के करीब पहुंच जाए, फिर 20% फिर निकाल दें। यानी कि 4 बार उसकी मार्केटिंग करें। इकट्ठी मार्केटिंग आप करेंगे तो वो एक तो कोलैप्स हो जाएगा, मोर्टलिटी हो जाएगी और आपको रेट भी नहीं मिलेंगे। ये सबसे मार्केटिंग जो ट्रेंड है ये जरूरी समझने की बात है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं एक बार आप सोच के देखें, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा इत्मीनान से एक पत्थर ऊपर तो उठाइए, ऊपर। धन्यवाद। लास्ट में मैं डॉक्टर एपी सिंह साहब, डीन कॉलेज ऑफ फिशरी जबलपुर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ब्रीफ में अपना उद्बोधन देने के साथ ही कंक्लूड भी करें इस सेशन को। थैंक यू राय साहब। मैं डॉक्टर एपी सिंह, अधिष्ठाता मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी से शायद। और इस टॉपिक को मैं देख रहा था कि इसमें आप ध्यान से देखिए तो यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट, यानी 2 शब्द जो है इसको बहुत सोच के बनाए गए हैं। पहला है सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट, दूसरा है इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट कैसे हो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपना करके। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। ये शब्द जो छोटा सा दिख रहा है आपको, सस्टेनेबल फिशरी डेवलपमेंट, जो है केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से नहीं है। ये जो सस्टेनेबल टर्म आया था कि क्या हम ही सब खा जाएंगे अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए नहीं छोड़ेंगे। 1990 में रियो डी जेनेरो में शब्द का हुआ था। इसीलिए जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सब जगह लगाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम क्या जो डिस्कशन पैनल में किए हैं, क्या इसको हमने ध्यान में कहीं रखा है? चूँकि कंक्लूड करने के लिए भी सर ने कहा, तो इसलिए आवश्यक है एज ए प्रोफेसर होने के नाते कि पहले शब्दों को समझें और उस पर क्योंकि एक मंथन करें। मंथन करने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन जो है आज नहीं कई सालों हजारों साल तक चलेगी, तो यानी ऐसी पॉलिसी को बनाना, ऐसे विचारों को रखना जिससे केवल हम ही नहीं उत्पादकता बढ़ाए, आगे भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए काम करें। तो मेन जो है आप देखें कि मुद्दा ये है। अब आते हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है। अब जो है उत्पादन क्षमता तो बढ़ानी है हमें, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो है हम आज ही ना खा जाएं, बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए छोड़ें, सस्टेन करें उस डेवलपमेंट को, यानी कि खींच के रखें। ऐसा नहीं कि प्लेट में रखिए सब खा जाएं बाद में पेट खराब हो जाए, यानी कि भविष्य में कुछ ना मिले। तो उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो हमने किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई। एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा सा दूंगा। लाइव स्टॉक सेक्टर में जब दूध उत्पादन क्षमता बढ़ानी हुई तो हमने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी, और आज जो है उल्टा चल रहे हैं कंजर्वेशन के लिए, यानी कि हम जो है जो पैसा खर्च किए क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, अब अपनी जो इंडिजिनस ब्रीड है उस पर उल्टा पैसा खर्च कर रहे हैं।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हम डेवलपमेंट करें तो किस फीस को हमें, क्योंकि हमारी एक स्पीसीज गायब हो रही है, एक स्पीसीज कोई बनती है सदियों लगता है कि स्पीसीज बनने के लिए, तो उसको ध्यान रखें। और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है, तो अगर इनोवेशन की बात करें तो जीनोमिक सिलेक्शन आप चल रहा है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तो अली, हम क्या इनोवेशन करें, तो ब्रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडिंग एंड ब्रीडिंग सबने इसकी चर्चा की। तो यानी कि हमें जो फिश है जिस पे ब्रीडिंग जो है पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, जो शायद अभी नहीं है, तो ब्रीडिंग पॉलिसी में जीनोमिक टेक्नोलॉजी लगाना या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगाना ये बड़ी अति आवश्यक है। यानी कि वो ब्रीड तैयार करना जिसमें ग्रोथ, यानी कि अगर हम ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, हमें चाहिए फिश से किस लिए, प्रोडक्शन कम समय में कितनी उसकी ग्रोथ हो। और आप देखें फिश में जनरेशन इंटरवल 1 साल का करीब आएगा, तो और इसी को आप मुर्गियों को देख लें तो उसमें 21 दिन का जनरेशन इंटरवल है। तो यानी जनरेशन इंटरवल को अगर आप कम करेंगे तो आप क्या करेंगे, जल्दी से गेन प्राप्त करेंगे, आपका जेनेटिक गेन होगा। तो ये टेक्नोलॉजीज हमें सोचना है। और इसके बाद रही फीडिंग की, तो फीडिंग में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ह्यूमन से कम्पीट कर रहे हैं। अगर ह्यूमन से कम्पीट करेंगे तो फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्टीमेटली तो हम किस लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और ऑल थिंग्स आर इंटीग्रेटेड। मैं इस पे देख रहा था कि जो फिशरीज है अगर आप देखें तो लाइव स्टॉक सेक्टर और जो है एग्रीकल्चर से इंटीग्रेटेड है, एलाइड सेक्टर है। तो अगर हम लोग सोचें, आजकल बात भी चल रही इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमारा लाइव स्टॉक भी हो, एग्रीकल्चर भी हो, यानी कि फिश भी, अल्टीमेटली हम यहाँ बैठे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। इट मे बी द फिश फार्मर, इट मे बी लाइव स्टॉक फार्मर, इट मे बी एग्रीकल्चर फार्मर। तो वी हैव टू कनेक्ट देम। अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग जो है अगर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने ये देखी कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज होनी चाहिए, तो फिश, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फिश सीड की बहुत कमी है, मैं भी इस पर थोड़ा सा देख रहा था कि बहुत ज़्यादा कमी है। तो वी हैव टू थिंक ओवर इट एंड नॉट ऑन द फिश सीड हैचरी, क्वालिटी फीड सीड हैचरी। अब इसमें जो है ब्रीडिंग सेंटर हमको डेवलप करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अभी मध्य प्रदेश में एक भी रेफरल स्टेट लेबोरेटरी नहीं है। तो वी हैव टू ओपन एंड कनेक्ट टू द टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फिश डिजीज, नॉट डायग्नोसिस, इसकी प्रिवलेंस स्टडी करनी पड़ेगी हमें, टारगेट एरिया में क्या हो रहा है एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। इस पैनल को फेलिसिटेट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर साहब आप और प्रबंध संचालक साहब, प्लीज़ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री पुरुषोत्तम धीमान सर प्रबंध संचालक और भरत सिंह जी संचालक मत्स्योद्योग, आप दोनों से निवेदन है कृपया हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों को, मंचासीन अतिथियों को स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके पश्चात हमारा अगला जो पैनल डिस्कशन है वो है स्कोप एंड चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। डॉक्टर एम ए हसन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। इसके पश्चात सुनील कुमार नायक जी, साइंटिस्ट। इसके पश्चात एन बारिक जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। एच एन द्विवेदी जी, डायरेक्टर फिशरीज झारखंड। श्री रमेश डांगी, डायरेक्टर फिशरीज हरियाणा।
डॉक्टर A.P. सिंह, डीन कॉलेज ऑफ फिशरीज जबलपुर। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री प्रशांत गंगवार सर, ADF आगरा उत्तर प्रदेश। आप कृपया मंच पर आएँ, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री पुरुषोत्तम धीमान सर, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, और भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आप सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है, आप कृपया मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन समस्त अतिथियों से निवेदन है, कृपया मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। अगला जो हमारा पैनल डिस्कशन है उसका टॉपिक है स्कोप एंड चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री विजय कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NFDB हैदराबाद, आर विनीता मैम, चीफ डायरेक्टर NCDC न्यू दिल्ली, श्री कमल राज, सेंटर इंचार्ज NIF PHTT विजाग, श्री देव कुमार सिंह, DDF डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज छत्तीसगढ़, श्री आदित्य बिल्लोरे, प्रोफेसर IIM इंदौर। आप कृपया मंच पर आएँ। श्री प्रशांत गंगवार, ADF आगरा, और श्री मुरली कृष्णन, जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज तेलंगाना। आप सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री आदित्य बिल्लोरे जी को, जो कि प्रोफेसर है IIM इंदौर। आप कृपया आएँ और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर पैनल डिस्कशन आरंभ करें, स्कोप एंड चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री आदित्य बिल्लोरे, प्रोफेसर IIM इंदौर। गुड इवनिंग। सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और बोलने का अवसर देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और बातें सुन रहे हैं। जो पिछला पैनल डिस्कशन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और उसमें हमने कई इनोवेटिव टेक्निक्स के बारे में जाना, सप्लाई चेन से जुड़ी, प्रोडक्ट से जुड़ी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग मोड़ देना चाहूँगा इस जो डिस्कशन हमारा चल रहा है अभी सुबह से। अंततः हम सब व्यापारी हैं और अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन की है। अगर सब टेक्नोलॉजी और सब इनोवेशन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर एट द एंड ऑफ द डे, अंत में सब एक जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर ही एक जो अपॉर्चुनिटी और चैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य पालन में, फिशरी में, हमको कमोडिटी से ब्रांड की तरफ मूव करना है। जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स ने भी अभी तक यही बात की है कि हमको कमोडिटी से ब्रांड की तरफ मूव करना है। अब कमोडिटी और ब्रांड में क्या अंतर है? कमोडिटी को सप्लाई चेन चाहिए, कमोडिटी में फाइट जो होती है वो प्राइस के ऊपर होती है। आपको वॉल्यूम्स बनानी है। जब ब्रांड आप बन जाते हैं तो आप एक बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट के बारे में सोचते हैं और उस मार्केट को सर्व करने के लिए आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो बाकी के प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ जो मैं ब्रांड की बात करना चाहूँगा उसमें मैं दो लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक तो जिस पे हम सब ने बात की है और हम सब शायद सहमत भी हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उस लेवल पर ब्रांडिंग। दूसरा स्तर ये है कि आप खुद भी तो एक ब्रांड हैं। एक व्यापारी के रूप में, एक फिश फार्मर के रूप में आप खुद भी तो एक ब्रांड हैं। तो जब आप ब्रांडिंग के बारे में सोचें तो इन दो स्तरों पर सोचें। ये सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रांड नहीं बनानी है, ब्रांड आपको अपने आप को भी एक ब्रांड के रूप में ट्रीट करना है और ये पूर्णतः संभव है। अगर आप देखें प्रोडक्ट ब्रांड के बारे में तो कड़कनाथ, सीहोर का गेहूँ और नमक को देखिए आप, जो शुरू हुआ था कमोडिटी से और आज सक्सेसफुली वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। अगर हम देखें कई कंपनियां तो वो लो सोडियम,
और प्योर सॉल्ट 100 रुपये किलो 25 रुपये किलो दोनों में जो है वो नमक उपलब्ध है और लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसा क्या किया है इन लोगों ने कि जो नमक जैसी कमोडिटी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो गई है। ब्रांड मतलब जिसमें लोग ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स देखते हैं, जिसके लिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये ब्रांड जो है इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाती है दिमाग में। जो बायर है या जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अगर मैं बड़ी बड़ी ब्रांड के नाम लूँगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विशेषण आएंगे, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव्स आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ टाटा, आपके दिमाग में कुछ शब्द आएंगे, पॉजिटिव होंगे जो कि। अगर मैं कहूँ मारुति सुजुकी, तब भी आएंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जहाँ भी आप ये देखेंगे कि ब्रांड जो है वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है और उन चीज़ों को एड्रेस करती है जो ग्राहक को चाहिए, और ग्राहक के उन्हीं जो अनटच्ड नीड्स हैं। अभी तक अगर हम कमोडिटी रहेंगे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, लेकिन जब हम अपने बिजनेस को बेनिफिट्स के रूप में देखने लगेंगे, जब हम अपने बिजनेस को इस रूप से देखने लगेंगे कि हम कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब हम कमोडिटी से ब्रांड बन जाएंगे। और तब हम ये देख पाएंगे कि कंज्यूमर के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सभी एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सभी एक ही ग्राहक के लिए लड़ रहे हैं। और अगर सभी एक ही ग्राहक के लिए लड़ रहे हैं तो सब प्राइस पर ही लड़ सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन पर। लेकिन अगर हम सब उन्हीं ग्राहकों के बीच में अलग अलग सेगमेंट्स देखें, तब हम अपनी प्रोडक्ट के बजाय वैल्यू प्रपोजिशन बेचने लगेंगे। और वैल्यू प्रपोजिशन अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। अगर आप ये जानते हैं कि सामने कौन है ग्राहक, तब आप अपनी वैल्यू प्रपोजिशन भी बना सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि ग्राहक कौन है, अगर आप सभी ग्राहकों को एक जैसे मानते हैं, तो फिर शायद आप वही प्रोडक्ट बेचेंगे और उसमें ग्राहक को भी कोई ग्राहक भी अंतर नहीं कर पाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जो आवश्यकता है वो ये समझने की है कि दो लेवल पर ब्रांडिंग करनी है। एक लेवल तो वो है जो प्रोडक्ट का है, जिसके लिए जो विभाग है वो भी प्रयासरत है, पर दूसरा लेवल आपका खुद का है। आपको खुद को अपने आप को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना होगा। आपको ये देखना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि आपका अगर पूर्णतः अगर आप सिर्फ इसी चीज़ पर रिलाय कर गए कि भाई जो सब बेच रहे हैं, जो सब इनोवेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, मैं भी वही करूँ, तो फाइनली कुछ सालों के बाद ये जो बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि सब एक जैसी ही चीज़ें कर रहे होंगे। और हमको एक जैसी चीज़ें करने से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। हमें अपना मार्केट आइडेंटिफाई करना है, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से सोचना होगा। मैं सिर्फ एक कंक्लूड करने के लिए छोटा सा एक फ्रेमवर्क जो मैंने सोचा यहाँ बैठे बैठे, जिसका मैंने नाम भी रख दिया फिश फ्रेमवर्क, वो आपको बता देता हूँ। FISH, इन 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहला F जो है वो है फिट और फिजिबिलिटी। फिट मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके बिजनेस के लिए जो फिजिबल है, आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जितनी रिसोर्सेस लगा सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से क्या फिट है। दूसरा जो है आई, जो आई है वो है इंक्लूसिव या इंक्लूजन। इसमें आप सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके कोलैबोरेटर्स हैं, उनको इंक्लूड करके एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिससे कि एक इकोसिस्टम बन सकें, जिसमें सब बढ़ सकें, प्रोग्रेस कर सकें। एस, सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में पिछले डिस्कशन में भी बात हुई है। मैं सस्टेनेबिलिटी को 2 पहलू में देख रहा हूँ। एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जिसकी बात हम लोगों ने की थी, और दूसरी सस्टेनेबिलिटी है मेरे बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी। आई शुड बी एबल टू सस्टेन लॉन्ग टर्म में ये धंधा या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और फाइनली जो लास्ट है H, वो है ऑनेस्टी। आपने एक बार कमिट किया है किसी एक पोजीशन के प्रति, ब्रांडिंग का मतलब है पोजीशनिंग। आप क्या परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ग्राहक के दिमाग में, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर कीजिए। अपने बिजनेस की सारी प्रोसेसेस जो हैं उनका अलाइनमेंट जो है वो उसी ऑनेस्टी के साथ किया जाना चाहिए जो ग्राहक को प्रॉमिस किया गया है। तो ये जो फिश फ्रेमवर्क है, जो थोड़ा सा मेरे सतही जानकारी के आधार पर है, उसको मैं मैं श्योर हूँ कि आप लोग जब, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो जब आप लोग इसके बारे में सोचेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इतना ही कहना चाहता था मैं। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री कमल राज जी को, सेंटर इंचार्ज NIAPHTT विजाक। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। Yes, just I am having a presentation. So, good evening all of you. My name is Kamal Raj. I am coming from National Institute of Fisheries, Post Harvest Technology and Training from Cochin, Kerala. So, just I am having a presentation. Without the time scarce is there, so I will just skip out my presentation. जो हमारा इंस्टीट्यूट जो है, it is National Institute of Fisheries, Post Harvest Technology and Training. It was started in 1952 as Indo-Norwegian project. Next. And it was started in 1952 as an Indo-Norwegian project as a tripartite agreement between India, Norway and United Nations. And the headquarters was at Kollam in central part of Kerala. And it was in 1963 the headquarters was shifted to Cochin. And for 1971 onwards, 72 onwards, the administration of Indo-Norwegian project was taken over by the government of India, and it was placed under the Ministry of Agriculture. And during 2008, the institute name was renamed as National Institute of Fisheries, Post Harvest Technology and Training. And we were the pioneer institute in that era, doing the fish processing and marketing, and also all the preservation and post harvest technology in India. So next. So we are having the processing facilities in Kerala, in Cochin, the headquarters in Cochin, and one branch in Visakhapatnam. We are having the most modern preservation and freezing facilities. A canning plant, the only one canning plant in India, and that too, that the oldest canning plant in India. And we are having all types of post-harvest freezing, validation, then all the post-harvest technologies and the training program also we do conduct it. A common center for chilled tuna processing plant on lease basis, funded by MPDA in Cochin, and also by NFDB funded in Visakhapatnam we are having, in order to promote the chilled fish processing from India. And the quality assurance laboratory we are having for the testing of fish and fishery products. And out of the processed products, we are having a marketing channel, marketing wing, in order to what all products we have processed, it is being distributed all over India. Next. We have a training cell in order to train well qualified and well experienced, broad trained technicians in our institute for training the students, the entrepreneurs, government officials, the fisher folks, etc. We are having a refrigeration section of all type of freezers, and the civil section, and also the other facilities. Next. So this is our processing plant. You can see a first one, that is the mincing machine, in which the fish is being processed in that machine, and the meat is being separated from skin, scales and bones. These are the processing facilities where we are having fish cutters, etc. Next. This is the canning factory we are having. Now we do produce the canned products from tuna, 3 to 5 varieties of canned products. Next. Value addition unit, value addition plant we are having, that facilitates to make more than 45 value added products, mostly from marine fishes, also from freshwater fishes. Next. It's the lab. Next. We are having a waterfront fish landing facility just behind our processing factory in Cochin. Next. This is the mobile marketing. What all products we are processing and storing in our cold storage is being marketed through this cold storage insulated vans, in which the rural area, the product is being taken and it is being marketed. Next. We are having retail outlets in Ernakulam, Visakhapatnam, Chennai, and also the mobile marketing, and also the dealerships in all metropolitan cities. Next. Chilled tuna processing factory. Next. So this is the sashimi grade and the loins we produce, and that is being processed and it is being exported to the Chinese or the Japanese companies. Next.
This is the loins of tuna vacuum packed. Next. We are having a Vishakhapatnam unit, all the processing and the training facilities we are having, and also the sashimi grade processing complex. Next. So this was the past achievements, fishermen community area development, introduced mechanized fishing methods, surveying and mapping of fish resource, located new fishing resource, etc. and all. Next. Next. Now our current mandate is the post-harvest technology development, its upgradation and its dissemination to different beneficiaries, right, starting from rural fishermen community, small scale industry, export processing plant, fish consumers and fishery students. Next. Value added product development by way of processing and different product diversification, human resource development, popularization and test market of new value added products, whether it is from freshwater or from marine water. Next. Spreading the importance of fish in terms of nutritional health point of view, providing consultancy and training in fish processing, establishment of processing centers, training centers, fish food restaurants, seafood kitchens, etc. Extension and popularization and test marketing of new value-added products. Next. These are the products till now NIFAT has developed. The variety of canned products are there. Canned products is, you know that it's having a shelf life of 3 years we are giving, which is kept in a room temperature. The frozen products, blocked fish, fish steaks, fillet, fish keema, dressed fish, all the product is being processed in that unit, and we are ready for giving the training to different beneficiaries wherever requirement is there. These are the dried and smoked products we have developed. Next. Battered and breaded products. Nowadays we are switching to value-added products. We have standardized in marine fish, and also now we are focusing on freshwater fish. Next. So NIFAT, now canned products we are commercially marketing in, that is tuna flakes in oil, light meat tuna in water, mackerel in oil, and light meat oil. And we have also researched the rohu fish canned in oil. Next. Next. This is the fish curry in retortable pouches. We have developed in sardine, mackerel, tuna curry, and also the rohu also. So we are planning to develop in freshwater fish like tilapia and all. Next. Frozen fish curry, fish wafers, fish papad. Next. Fish prawn or clam samosa, clam roll, fish vada, like that. New products like its snacks nowadays, it's having good demand in common. Next. These are the value-added products which we are giving training to the fisher folks from low-cost fish. These are ready-to-eat, ready-to-cook, ready-to-serve products. Next. Other value-added products. Recently, we have developed fish mixture out of the low-cost fish, and also the fish kurkure. Next. These are the market research we are going, consumer response study, and studies through demonstration and sales we are giving. We are getting the feedback from the consumers from different states and age group. We are formulating it, and what all the shortfalls and suggestions are there. After that, we are recovering and we are launching a new product to them. Next. The market network of, I think some problem is there. So most of the places in North India, our canned products and dried products is being marketed. And moreover in Kerala, all those small towns, our products is being reached. Next. The training program, mainly we are focusing on in-plant and on-job training program, post-harvest technology, HACCP, value-added product development, microbiological analysis of seafood, and refrigeration technology. And we have target groups are trade industry, colleges and universities, entrepreneurs, etc. I think in Jabalpur, some 4 to 5 years, we have come through the Fisheries College, and we have, I have demonstrated all the 15 types of value-added products from freshwater fish, katla, rohu, and pangasius, and also trained the Fisheries College students. Next. Next. Yeah. This is about the what all skilled upgradation programs for fishermen, and in post-harvest technology it is there. Next. So in these areas we are imparting training, and we are making hygienic handling of the fish and cannings. Then other part also, what all things we are giving, focusing on the topics covering for the training for the fisher folks. Next. Importance of packaging, preservation, then maximum utilization, minimum waste technology, etc. Next. Training on product development of what all different forms, filled, frozen, value-added, dried,
So these can be applied in freshwater fishes in order to value addition can be boosted up in the state like Madhya Pradesh. Next. Yeah. So just I will just skip on the slides, please. Okay, okay, thank you. Okay, come on. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए. श्री मुरली कृष्णन जी, जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज, अगर हो तो कृपया मंच पर आ जाएं. और अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप कृपया आएँ और हमारे टॉपिक स्कोप एंड चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर अपने विचार रखें. श्री विजय कुमार जी. और इसके पश्चात श्री मुरली कृष्णन जी. Good evening, everybody. Thanks to the MP Fisheries for inviting me to the programming. Congratulations to the organizers. Very well organized, in fact. My best wishes from Telangana Fisheries to MP Fisheries. Thank you very much. So I know it is getting bored and coming to an end. So I'll just complete it in just 2 minutes for me. So I just wanted to highlight you on fish-based value-added products. Actually, what Kamal Raj has already covered it, and it is very important for the domestic as well as for the export market. Fish value-added products. There are no fish value-added product units actually which are coming up, and all the exporters who have the processing plant, they are not habituated to value-added processing plant. To diversify it requires a lot of amount actually. Since they have set up their unit and they don't want to diversify, those people only have experience. Newcomers cannot get into value addition because the investment is very huge and they are poor in the marketing. So import of value-added equipment, this I have been putting up to the government so many times actually. All the value-added based equipments should be duty-free imported actually. Then only our India can able to come and entrepreneurs can able to diversify into value addition. And very important is branding, which my friend has covered it actually. So branding is also very important. It takes lot of time. In fact, MPEDA has spent more than 1 crore for just to put some 15 seconds branding in the BBC News, which has spent us almost 1 crore rupees. And branding requires actually a certification and traceability. If these things are not there, then the branding it is very difficult to establish your brand. So for that, again, certification, your registration of forms and all, it is very important. That is on the one aspect. So now because these are all the these biosecurity issues are there. Australia have different issues. Thailand have different issues. There is implementation of TED is a problem. Antibiotic issue is a big problem. And US is insisting on marine mammal certification. Then traceability certificate, anti-dumping. All these issues, coastal aquaculture authorities registration for marine sector. These are all running issues actually, which we cannot sit. So I was just morning onwards, I was trying to cover only which is related to Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh, in case of innovative schemes, so many people have covered. Just innovative things I wanted to stress that already this Jayanti Rohu, which gives 30% of increase in the production actually, which is done by SIFA, one of my friend. I think I thought you will be covering it. So Jayanti Rohu is a good this one, and genetically improved scampi, which gives 60% growth, more growth, where Madhya Pradesh government can very well try that. So these are the things which I wanted to just put you in front of you. But whenever Madhya Pradesh government get a chances to have dialogue with the entrepreneurs, this will be a good issue, good stage actually. So I once again thank each and everyone who has gathered here, got some information. And I would like to thank the organizers very successfully and very comfortably they have organized, kept the guests, and wish them all the best. And let us see some more programs if Madhya Pradesh is able to diversify and organize some other programs. So NFDB is very eager to sanction the projects, whatever they submit. Thank you very much. Thank you so much, sir.
अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री पुरुषोत्तम धीमान सर को, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ। आप कृपया आएँ और वर्कशॉप की अनुशंसाओं के साथ समापन टिप्पणी प्रस्तुत करें। ओके, वेल चलिए मंचासीन हमारे जो अतिथि हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री आदित्य बिल्लोरे जी। सर्वप्रथम श्री आदित्य बिल्लोरे जी, प्रोफेसर IIM इंदौर। इसके पश्चात श्री कमल राज जी, सेंटर इंचार्ज। इसके पश्चात श्री मुरली कृष्णन जी, जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज। श्री पुरुषोत्तम धीमान सर, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ के द्वारा अब भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग का अभिनंदन। चलिए, भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग, इसके पश्चात प्रबंध संचालक जी का अभिनंदन करेंगे। अब अनुशंसाओं के साथ जो हमारी समापन टिप्पणी है वो प्रस्तुत करेंगे प्रबंध संचालक महोदय। सभी को पुनः नमस्कार। मुझे लगता है सब लोगों ने चाय तो पी ली होगी। जिन्होंने चाय नहीं पी वो हाथ खड़ा करें। आपको मिली नहीं? अभी ख़त्म होने के बाद चाय पियेंगे, क्योंकि हम लोग क्योंकि जितना मैंने सुना उतना ही आप सब लोगों ने भी सुना, लेकिन मैं जो समझ पाया थोड़ा थोड़ा, और जितना फिशरी सेक्टर को आप लोग जानते हैं उससे मैं कम जानता हूँ। मैं बैरकपुर भी गया था, सीखने के लिए गया था। अभी मैं मंच पे बैठे हमारे जो आदित्य बिल्लोरे हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, मैं IIM इंदौर से पढ़ा हूँ और इन लोगों ने मेरे को पढ़ाया है। मैं इसलिए पढ़ा इनके पास क्योंकि मैंने इन सर्विस पढ़ा। ये मेरे से छोटे हैं बहुत, लेकिन हम लोग सैटरडे संडे को IIM इंदौर में पढ़ने जाते थे। तो हम ही ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जो IIM इंदौर जो है हमारा स्टेट में स्थापित है और कुछ ब्रांडिंग और उस पर काम किया जाए। तो सर से साथ बैठे बैठे जो है कई चर्चाएं हुई। आपने, क्योंकि सुबह के सेशन में भी थोड़ा टाइम लग गया और वो जो आफ्टरनून में सेशन हुआ उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। मेरे को सबसे अच्छा जो टॉपिक लगा, वैसे मैं जो हमारे जो विशाखापट्टनम से जो आए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वैसे गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग उस जो मूव करेंगे, ये जो इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट बताए उन्हीं की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है ये इम्फेसाइज करते हैं केवल मेराइन फिश पे। अभी जो हमारे NFDB के साथी हैं उनसे मेरी चर्चा चल रही थी कि हम लोग सरकार के माध्यम से इसको मूव करेंगे, क्योंकि हमारी जो रॉ फिश है सारे की सारी कोलकाता, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी सब चली जाती है। बलदेवगढ़ का एक तालाब है, मैं कभी CO जिला पंचायत रहा हूँ वहाँ टीकमगढ़ में, तो वहाँ की सारी फिश जो है, हसन साहब मेरे से सहमत होंगे, कोलकाता की मंडी में बहुत वो है। इन्हीं चीज़ की ब्रांडिंग करनी है और इसी चीज़ को हम लोग ब्रांडिंग के लिए अपना पार्टनर बनाए हैं IIM इंदौर को। और आज जो इनके डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात हुई है, प्रोफेसर साहब भी आए, और हम लोग इसमें जो है बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मतलब अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उन लोगों से गुजारिश है। देखिए कि जो
आप छोटी सी कंट्री है नेपाल में, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब वो बिजली का भी कंसेशन दे रहे हैं, अपने ज़मीन का भी कंसेशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स में भी है, तो वो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। मैं तो बल्कि उल्टा सुझाव दूंगा कि आप तो इंडस्ट्री लगाइए यूपी में बॉर्डर पे और उसको सीधा एक्सपोर्ट कर दीजिए, वहाँ पे भी बहुत डिमांड है। मॉरिशस वाले जो हैं, थाईलैंड वाले, ये सब लोग बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से हम लोगों को सीखना है। और मुझे मतलब विदेश में तो बाद में जाना है, लेकिन मैं जो ये विशाखापट्टनम वाली जो इंस्टीट्यूट है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। कितने सारे प्रोडक्ट तो इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन इसको रेप्लिकेशन की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, नहीं, हम लोग तो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से वो सेंटर को वो कराएंगे कि एक इंस्टीट्यूट जो है मध्य प्रदेश में भी खोला जाए ताकि इसका रेप्लिकेशन हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि एफडीआई, नेपाल में एफडीआई जो है 100% है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपको अलाउड है। वियतनाम में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मॉरिशस में जैसे कैंड टूना और रेड ड्रम जो है, जैसे वो कर रहे हैं, वैसे हमारे ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो दे आर कन्फाइंड टू मेराइन फिश ओनली। तो हम लोगों को यहाँ पे इसलिए उसको शायद ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले जो है नदियों में ही फिशिंग होती थी। ये जितने भी डैम बने, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग मतलब दूसरी स्टेट से आए हैं, हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट डैम है एशिया का, और उसका जो रिजर्वर का हेक्टर का एरिया है 60,000 हेक्टर। और जब वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है कि आप समुद्र में आ गए। गांधी सागर है, बहुत अच्छे अच्छे नए नए डैम बने हैं। एक राजगढ़ जिला होता था पड़ोस में हमारे यहाँ, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल। जब से डैम बने हैं, 2 डैम बन चुके हैं, 2 और बनने वाले हैं। वो सबसे अच्छा फर्टाइल एरिया हो गया है। जल, जंगल, ज़मीन, मतलब सब लोग जानते हैं, यदि जंगल रहेगा तो जल आएगा, जल रहेगा तो मछली आएगी, मछली आएगी तो प्रोटीन आएगा। और पोस्ट कोरोना जो है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। यहाँ मेरे कुछ जो है मत्स्य पालक भी उपलब्ध हैं, साथी सुबह से सुन रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों ने कितना हो गया, ये तो एक बिगिनिंग है। और हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत इच्छा है कि ये कार्यशाला यहाँ कराई जाए और इसमें मतलब सब लोगों को बुलाया जाए। हम लोगों ने कोशिश की कुछ, तो फिर ये हुआ कि जो हमारे कंडीशन की तरह जिन स्टेट की कंडीशन है उनके लोगों को बुलाया जाए। तो कुछ लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इवन जो सिफरी से आए, सिफा से आए, आपके विशाखापट्टनम से आए, एनएफडीबी, एनसीडीसी, सब लोगों ने अपने अपनी तरफ से कोशिश की। अब हम लोग एक क्लोज डोर मतलब और भी इसके आगे ले जाएंगे, और किस तरह से ले जाना है, जो भी एक्सपर्ट की, जैसे मान लिया हमको विशाखापट्टनम वालों की ज़रूरत है तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे, उन्हीं के यहाँ से हम लोग सीखेंगे कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि ये तो मतलब ये एंड है, ये शुरुआत है। मतलब जैसे होता है ना इंदौर डिक्लेरेशन, तो इंदौर डिक्लेरेशन की तरह ये लिया जाए कि आज की डेट के बाद हम लोग फिश प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, फिश प्रोसेसिंग भी बढ़ाएंगे, और जैसे बाकी जगह और अच्छा काम हो रहा है उससे भी और अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आज से 20 साल पहले हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैंने भी देखा है जब ये डैम बन रहे थे इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, तो यहाँ पे इतना फिश प्रोडक्शन नहीं होता था, और इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और अभी जब भी ये डैम में बरसात के बाद मछली आती है तो एकदम मार्केट जो है क्रैश हो जाती है। तो जो 100 टन में आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो यदि प्रोसेसिंग करके या फिर और अच्छा वो करके, तो आप 50 टन में ही उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। वही एक सस्टेनेबिलिटी की बात, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे अपने IIM इंदौर वाले, तो मतलब वो सस्टेन भी होना चाहिए। ऐसे टेक्नोलॉजी जो है हम लोग मतलब इनकी जो इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जो विदेशी लोग थे, अभी हम वो पूछ रहे थे, हमने कहा कि थोड़ा जल्दी करिए। हमने कहा हमारे जो वैज्ञानिक लोग आए हैं, हम उनके भी लाभ का फ़ायदा लिया जाए, और मतलब बिल्कुल लाभ का फ़ायदा होगा, सब लोगों को होगा। रोहतक में जैसे अभी मेरे साथी बैठे थे तो उन्होंने बताया कि हम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन उनके वहाँ पे भी, क्योंकि उनका प्लस पॉइंट है दिल्ली के आसपास है और मार्केट उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसे जहाँ पे जिसका जो प्लस पॉइंट है, हमारा प्लस पॉइंट ये है कि इंदौर जो है ना कार्गो एयरपोर्ट है, और यहाँ पे सब जगह के लिए मतलब कार्गो का भी सामान भेजा जा सकता है, गल्फ़ कंट्री के लिए भी भेजा जा सकता है आने वाले टाइम में। और ये जब आप यदि रॉ में भेजेंगे तो कोलकाता जो है गाड़ी लेट पहुँचेगी, लेकिन कार्गो का यूज़ करेंगे तो आप गल्फ़ कंट्रीज में या दूसरी कंट्री में जल्दी भेज सकते हैं। और प्रोसेसिंग करेंगे तो वो जगह भी कम घेरेगा। और
मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें रेवोल्यूशन लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोगों को सबको मिल के काम करेंगे, एक दूसरे के जो अनुभव हैं उनसे सीखेंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग सुबह से आए हैं और आप लोगों ने बहुत गैर से अपने इंटरेस्ट से सुना, हम लोगों को सुना, और माननीय मंत्री जी ने पूरा समय दिया। और वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 4 लोगों के साथ वो साइन हुए हैं, तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरे साथी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं यहाँ पे, हमारे मत्स्य महासंघ के आदमी भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो सब मिलके जो है वो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, उनका भी फ़ायदा लिया जाए। जो सरकार की इच्छा है कि किसानों की आय भी बढ़ाई जाए, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तभी तो हमारा देश जो है समृद्ध हो पाएगा। अदरवाइज तो छोटे छोटे कंट्री जो हैं हम लोगों से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके जो है ज़्यादा जीडीपी कमा रहे हैं, और हम लोग को जो सरकार ने, भगवान ने जो दायित्व दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 के अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री भरत सिंह जी को, संचालक मत्स्योद्योग, आप कृपया आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। चलिए, स्मृति चिन्ह भेंट करना रह गया था। भरत सिंह जी, संचालक मत्स्योद्योग, अब स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री पुरुषोत्तम धीमान जी को, प्रबंध संचालक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभार प्रदर्शन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री भरत सिंह जी। आज की कार्यशाला जो हमारे माननीय विद्वान लोगों ने, वक्ताओं ने ये जो आपको यहाँ चर्चा की हैं, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ये हमारे मछुआरे पालक भाइयों के लिए प्रेरित करेंगी, उनका उत्साहवर्धन करेंगी, और जो टेक्निक्स यहाँ बताई गई हैं उनका हम अनुरोध करके पालन करेंगे। हमारे सिफा के साइंटिस्ट हैं, हमारे झारखंड से डायरेक्टर सर आए, हमारे सिफरी वाले साइंटिस्ट हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के भी बैठे हुए हैं। इन सब ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिए। मैं मछुआरा भाइयों से एक ही अनुरोध के साथ आपके वाणी को विराम दूंगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 चीज़ें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सूत्र हैं। इसको लेकर हम यहाँ पे जाएं और आगे हम मछली पालन के क्षेत्र में जो अभी तक प्रगति करते आ रहे हैं उसको सतत, निरंतर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में रखें। हम ऐसा नहीं करें कि एक साल हमने 3000 के जी का उत्पादन लिया, अगले साल हम उसको छोड़ दें। ड्रॉप करें, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्स्यिकी कार्यशाला 2022 को अब हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।